आपके बारे में इंटरनेट पे कुछ भी अवेलेबल नहीं है, तो ये कोई जानबूझ के कोई स्ट्रैटेजी है? दुर्गाराम चौधरी कौन है उसको कोई जानता नहीं। तो हमने फिर कुकू टीवी स्टार्ट किया, हमने रजिस्टर्ड किया 2017 के स्टार्ट में। आते 8 जनवरी को हमारे 10 मिलियन सब्सक्राइबर थे 2020 में, और डेली के हमारे व्यू थे 3 से 3.5 मिलियन एक चैनल पे। कैसेट और सीडी का दौर ये था ना, जो बंदा अपना कंपाइलेशन बनवाता था 100-125 रुपये दे के। 90 मिनट्स की कैसेट ए और बी साइड दोनों चलती थी। मैंने 150 रुपये लिया, हमारे गांव के पास ही स्टेशन है, वहाँ से मैंने ट्रेन पकड़ा, अहमदाबाद पहुँच गया मेट्रो रुपये में। सुबह मैं 10 बजे ऑफिस आता था और 8 बजे दुकान खोलता था। 8 से 11:30 बजे तक दुकान पर बैठता था। तब नौकरी 1800 रुपये की थी और दुकान की इनकम 3000 रुपये की थी। तो मैंने कहा अब बैलेंस ठीक है। जो भी सेलिब्रिटी के यहाँ पे जो भी कैसेट जो भेजते थे कॉम्प्लीमेंट्री, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कि उनके सबके घर पे जाके वो देना। 2010-11 में जब कैसेट का टाइम डाउन हुआ था, हमने बहुत सारी मैंने 6-7 कंपनियां खरीद दी थी उस टाइम में जो बेच रहे थे। हमने कहा हमारा तो CRBT कुछ न कुछ तो रिवेन्यू आ ही रहा है। तब तक मेरे पास 8-10 हज़ार गाने मेरे खुद के हो गए थे। डिस्कवरी बहुत चैलेंजिंग है आज की डेट में, बिकॉज यूट्यूब पे आज की डेट में 1 मिनट में 400 घंटे का कंटेंट अपलोड होता है। मैं यहाँ पे इसके लिए पहुंचा कि मैंने म्यूजिक को छोड़ा ही नहीं। अगर मैं म्यूजिक को छोड़ देता तो आप मुझे आज यहाँ नहीं बुलाते हैं। वेलकम बैक टू द म्यूज़िक पॉडकास्ट। दोस्तों, हम लोग आपसे वादा किया था कि द म्यूज़िक पॉडकास्ट में हम आपको अलग अलग कहानियाँ लेके आएंगे, अलग अलग लोगों से परिचय कराएंगे। आप में से ज़्यादातर जो लोग पॉडकास्ट देख रहे हैं, उन सब लोगों को लाइफ और करियर के बारे में बहुत सारे सवाल होंगे। आज के जो हमारे गेस्ट हैं, उनकी कहानी बहुत ही यूनिक है। आप लोगों ने बहुत कहानियाँ सुनी भी होंगी एक्चुअली कि कोई बच्चा घर छोड़ के भाग के आ गया ट्रेन में। उनमें से बहुत कम लोग होते हैं जो ज़िंदगी में बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर पाते हैं। आपने बहुत सारे एक्टर्स की कहानी सुनी होंगी, बहुत सिंगर्स की कहानी सुनी होंगी। आज के जो गेस्ट हैं, उनकी कहानी भी उनके जैसी भी है, लेकिन बिल्कुल यूनिक है। और 13 साल की उम्र में राजस्थान के ब्यावर ज़िले से, रायपुर गांव से ये अपना घर छोड़ के भाग के ट्रेन में बैठ के निकल गए। मुंबई आने के बाद इन्होंने शादी में वेटर का काम किया, लोगों के घर पे खाना बनाया, रनर का काम किया, बॉय का काम किया, ऐसे बहुत सारे काम किए। बहुत सारे काम करते करते, अलग जगह नौकरी करते करते फाइनली आज के दिन ये काफ़ी सारा बिजनेस करते हैं। 150 लोगों की टीम को चलाते हैं। इनकी कंपनीज़ हैं RDC मीडिया का सबसे मेन काम है कि ये रीजनल म्यूज़िक को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसके अलावा भी ये इंडिया के अलग अलग लैंग्वेज में काफ़ी काम करते हैं। 1000 से ज़्यादा इनके कंटेंट पार्टनर हैं और 1.5 लाख के आसपास इनके पास वीडियो हैं जिनको ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और मोनेटाइज करते हैं अपने पार्टनर्स के लिए। इसके अलावा ये साउथ की फिल्मों को फाइनेंस करते हैं और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। 100 से ज़्यादा फिल्में ये डिस्ट्रीब्यूट अब तक कर चुके हैं। इंडिया का स्टोरी बेस्ड चैनल कुकू टीवी, जिसको हम बोलते हैं, दैट कंपनी इज़ ओन्ड बाय हिम। 12.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं उस चैनल के, और वो चैनल 17 और भाषाओं में है। तो अगर हम सारे चैनल्स को मिलाएं तो तकरीबन 2.5 करोड़ सब्सक्राइबर्स हैं। तकरीबन 300 मिलियन व्यूज़ उनको उस चैनल को हर महीने के आते हैं, उससे ज़्यादा व्यूज़ आते हैं। इसके अलावा वो बहुत सारी इंडस्ट्री की बॉडीज़ में भी हिस्सेदार है। PDL है। PDL का जो मेन मकसद भी यही था कि जो रीजनल हमारा जो भारत के म्यूज़िक लेबल्स हैं, जिनको जितना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं मिलता सेंट्रलाइज एजेंसीज़ और एसोसिएशंस में, उनको डिस्ट्रीब्यूट करना। उनके ये फाउंडिंग मेंबर रह चुके हैं। RMPL, उनका भी मकसद यही है कि रीजनल जो भी छोटे लेबल्स हैं हर एक भाषाओं के, उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना, अच्छी तरह से मोनेटाइज करना। उनके भी फाउंडिंग मेंबर है। इसके अलावा उन्होंने रिसेंटली अपना हिंदी डिवोशनल म्यूज़िक लेबल लॉन्च किया है, उड़िया लेबल लॉन्च किया है, और भी बहुत सारे लेबल वो लॉन्च करने वाले हैं। ये सारे बिजनेस अगर हम मिलाएंगे, तकरीबन 300 से 400 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन इनकी होगी बिज़नेस की। और सबसे कमाल की बात है कि इंटरनेट पे इनके बारे में कुछ भी नहीं है। तो आप में से जितने भी लोग ये एपिसोड आज देखेंगे, मेरे ख्याल से 99% लोगों को ये पहली बार पता चलेगा इनकी कहानी। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ, एंड आपको अश्योर कर रहा हूँ कि आप में से जितने भी लोग ये कहानी सुनेंगे, आप लोगों को बहुत मोटिवेशन मिलेगा। विदाउट फर्दर डिले, प्लीज़ वेलकम दुर्गाराम चौधरी। दुर्गा, इतना अच्छा इंट्रोडक्शन देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सोचा नहीं था मैंने ऐसा। सब दिल से आ रहा है ऑटोमेटिक। थैंक यू वेरी मच। क्योंकि बहुत सारी सिमिलर चीज़ें हैं ना जी। जब छोटे शहर और छोटे गांव में हम होते हैं, कोई गॉडफादर नहीं होता, किसी को जानते नहीं है, तो हमको बचपन से हज़ारों लोगों ने हमेशा रोका होता है
कि ये मत करो, ऐसा नहीं कर सकते, वो बुरा मान जाएगा, वो गुस्सा हो जाएगा, और सपने मत देखो, क्योंकि सपने देखना सिर्फ अमीरों का हक है, जो जिनके पापा अमीर हैं या जिनके दादा अमीर थे, सिर्फ उनका हक है। तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि कोई गलत है, बट एज अ किड ऐसा फील होता है, आई एम श्योर आपको भी फील हुआ। उस भीड़ में से निकल के आके मेहनत करना, संयम रखना, जो भी चीज़ें बुरी होती है उन बुरी चीज़ों को इग्नोर करके सिर्फ अपने मिशन पे फोकस करना और वहाँ से निकल के आगे आना, ये बहुत कम लोग कर पाते हैं। तो आपने वो किया है जी। तो काबिले तारीफ बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन पहले तो। थैंक यू। तो दुर्गा, मैं ना आज कम बात करना चाहूँगा, जी। मैं एकदम इत्मीनान से बैठ के ना आपकी कहानी शुरू करना चाहते हैं, और आप आराम से टाइम लेके करें, हमको कोई जल्दी नहीं है, जी। पॉडकास्ट है जी। और म्यूज़िक से रिलेटेड है। तो शुरुआत से शुरू करते हैं, जब आप बिना बताए घर छोड़ के रायपुर से आए थे, और उससे भी पहले से शुरू करते हैं, घर में कितने लोग हैं जी। क्या क्या स्ट्रक्चर है, कैसे ज़िंदगी बीती थी, वहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं स्टार्ट करता हूँ, मैं आपके साथ जो बैठा हूँ उसके लिए तो मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि आपने मुझे इनवाइट किया। और दूसरा, आपके सामने बैठा हूँ वो एक आदमी की वजह से बैठा हूँ जिसका नाम है गणेश जैन। ये वीनस के मालिक थे। अब देखो, उनकी वजह से मैं आपके सामने बैठा हूँ और यही वजह है कि आज आपने मुझे बुलवाया और उन्होंने मुझे वो प्लेटफॉर्म दिया था जिसकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। अब मैं आपको शुरू से बताता हूँ कैसी कहानी शुरू हुई सारी की सारी। हम 3 भाई बहन हैं। मम्मी डैडी फार्मर है। माँ मेरी आज भी किसानी करती है। जिस दिन मैं घर जाऊँगा उस दिन वो खेत में नहीं जाएगी, अदरवाइज़ वो अभी भी खेत में जाती है, चाहे कुछ भी हो जाए। कल ही आया हूँ, कल ही वो मैं 3 बार कंफर्म किया, तू सुबह ही आ रहा है, मैं मैं सुबह आ रहा हूँ, तो वो खेत में जाएगी। जैसे ही पता चलता मैं दोपहर में आ रहा हूँ, वो खेत में जाती है। उसका रोज का आज का भी रूटीन यही है। 90 के आते आते मेरे को ये समझ में आ गया था, वो उसके जो घर की परिस्थिति है वहाँ पे जो हमको चाहिए वो नहीं मिल सकता है। जैसे कि पिताजी किसान थे, मम्मी किसान थी, और राजस्थान में उस टाइम में पानी का प्रॉब्लम था। उतना पानी होता नहीं था जहाँ से आप खेती करके आप पैसे बना सकते हो। तो पिताजी मजदूरी पे जाते थे, मम्मी भी मजदूरी पे जाती थी, बट वो पैसे उतने नहीं होते थे। और वो समझ में आ गया था कि भाई मम्मी डैडी के पास पैसे नहीं है, वो कहाँ से देंगे। तो मैं 90s से ही काम करना स्टार्ट कर लिया था वहाँ पे। 90s में मैं जैसी छुट्टी होती अपने खेत में काम करने चला गया। उस टाइम में मजदूरी मिलती थी 5 रुपये रोज़ का। 5 रुपये हमने मजदूरी करना स्टार्ट किया। धीरे धीरे जब भी छुट्टियाँ होती थी हम काम पे चले जाते थे, वो सारे काम करते। धीरे धीरे 2-4 पैसे मिलते तो अपनी चीज़ें पूरी हो जाती। जैसे 5 रुपये कमाते तो माँ 5 तो नहीं देती थी, बट आठाना दे देती थी कि आठाना लो, और वो आठाने की गोली खा के हम खुश होते थे कि भाई चल ठीक है, हो गया सारे के सारे। 91 आते आते मेरे को बोलने का बहुत शौक, मतलब बहुत, एक टाइम था जब बोलने का इतना शौक था कि हर आदमी बोलता है कहीं पे भी, यार कुछ नहीं है, कोई बोर हो रहा है, चलो इसको बोल देगा। तो 91 में जब इलेक्शन था, उस इलेक्शन में गांव में ना सारे के सारे कार चलती थी जहाँ पे अनाउंस होता था कि इलेक्शन में कौन खड़ा हुआ और किसको वोट देना है, सारा का सारा। तो 91 में मेरे को वो काम मिल गया। 20 दिन तक मैं घर से बाहर, 20 नहीं सॉरी 13 साल की उम्र में। 13 साल की उम्र में। एंड मैं ये था कि अगर मान लो सपोज कोई अगर एमएलए आ रहा है, एमपी आ रहा है, और उसको आने में 1 घंटा लेट है, तो स्टेज पे मैं खड़ा होता था और मैं भजन गाता होता, बिकॉज मेरे दादाजी भजन गायक थे, वो भजन गाते थे। तो उनसे एक भजन मैंने सीखा था, तो स्टेज पे खड़ा होकर मैं वो भजन गाता रहा। कौन सा भजन गाते? वो राजस्थानी भजन था, मत कर सांवरा हेलो वो थारे बराबर डेरो, है ना। मेरे बाबा दादा गाते थे, उनसे मैंने सीखा था वो, और वो मैं भजन गाता था स्टेज पे खड़ा होकर। तो कम से कम 5 मिनट तो लोग बोलते थे कि हाँ ठीक है भाई कुछ तो भजन सुनाओ ना। धीरे धीरे चला, बट वो हुआ क्या था, वो इलेक्शन जो था 91 का, वो 2 दिन आगे चला गया उस टाइम आए। तो इलेक्शन आगे जाने की वजह से मैं फेल हो गया सैलरी पे। कहानी वहाँ से स्टार्ट हो गया। अब वहाँ से 15 दिन का काम था, वो 21 दिन हो गया। 21 दिन के चक्कर में मैं फेल हो गया। अब घर पे कैसे बोलूँ मैं फेल हो गया। तो घर पे कुछ नहीं बोला, मैंने कहा मैंने एग्ज़ाम नहीं दिया, बट अब मैं प्राइवेट 10वीं का एग्ज़ाम दूंगा। तो गांव के लोग भोले थे, समझते नहीं थे, मुझे भी नहीं पता था कि मैंने बोल तो दिया, मैं करूँगा कैसे। तो मैंने बोला ठीक है चलो कोई बात नहीं, बोल तो दिया। अभी 3-4 महीने तक मैंने पिताजी को माताजी को घुमाया कि मैं 10वीं का एग्ज़ाम दे रहा हूँ, मैं पाली जा रहा हूँ, मैं वहाँ जा रहा हूँ, मैं ये पढ़ाई कर रहा हूँ। वैसे करके उन्होंने, उनसे मैंने 50-100 रुपये में खर्चे के निकाल लिए थे, पैसे मांग मांग के। बट वो ज़्यादा दिन छुप नहीं सकता है। तो 91 में फिर मैंने डिसाइड किया कि अब यहाँ पे नहीं होंगे। तो घर पे कुछ मम्मी की ज्वेलरी, मम्मी ने ज्वेलरी रखी थी चांदी की लगभग, मुझे याद है। मैंने ज्वेलरी उठाई, गांव में साहूकार के पास गया, मैंने कहा मुझे 150 रुपये चाहिए। तो वो जानता था मुझे, और मेरे पिताजी, उसने मुझे 150 रुपये तो दे दिया। और अच्छा आदमी था, उसने बोला कहीं बाहर जाएगा तो उसको लूट लेगा। उसने वो 150 रुपये मुझे दे दिया और आधा किलो चांदी उसने रख लिया। मैंने 150 रुपये लिया और मैं, हमारे गांव के पास स्टेशन है, वहाँ से मैंने ट्रेन पकड़ा। मुझे ये पता था कि ये ट्रेन अहमदाबाद तक जाती है,
18 रुपये का टिकट था मेरे को लगता है वहाँ पे उस टाइम, हाफ टिकट लगता था। इतना तो पता था कि 18 रुपये का टिकट, अहमदाबाद पहुँच गया मैं 18 रुपये में। अब ये था कि हमारे यहाँ पे जितने भी लोग थे राजस्थान के वो सारे साउथ में होते थे, बॉम्बे में कोई नहीं होते हैं। तो मुझे ये पता था कि अहमदाबाद से ट्रेन चेंज होती है और वहाँ से अपन या तो बेंगलुरु या चेन्नई या हैदराबाद तीनों जगह जाएंगे, कोई इनको तो नौकरी में मिल जाएगा। और दो धंधे सारे मारवाड़ी लोग बात करते थे, या तो कपड़े की दुकान होनी चाहिए या ज्वेलरी की शॉप होनी चाहिए। ये दो ही धंधे होते थे उस टाइम में, तीसरा होता नहीं था। तो 91 में फिर आए तो रास्ते में हमने देखा कि बहुत सारे लोग थे वो राजस्थान से एक पार्ट, आप हमारा जैसे ही गांव आप क्रॉस करते हो तो फिर आगे वाले जो लोग हैं वो मैक्सिमम लोग महाराष्ट्र में हैं। तो ट्रेन में एक बंदा मिला, बोला मेरे को ऐसे पूछा कहाँ जा रहा है, मैंने कहा मैं अहमदाबाद जा रहा हूँ। उसने बोला मैं बॉम्बे जा रहा हूँ। तो मैंने बोला हाँ मैं भी बॉम्बे जा रहा हूँ। तो उसके साथ साथ मैं अहमदाबाद से मैं उतरा, जैसे ही उतरा तो उसने बोला चल बॉम्बे जाना, तो चल टिकट ट्रेन चेंज करना पड़ेगा। तो वहाँ से अहमदाबाद से बॉम्बे 12 रुपये का टिकट, टिकट लिया हाफ टिकट, 150 रुपये में से 18 और 12 40 रुपये खर्च हो गए, 10 रुपये 30 रास्ते रुपये। में, हाँ 10 रुपये 10 रुपये रास्ते में, 50 रुपये खर्च हो गए, बचे 100 रुपये। 100 रुपये बचने के बाद में 91 में आया था। तो जो बंदा जो मेरे को लेकर आया था उसने मुझे एक शॉप पे काम पे रखवा दिया कि बस तू यहाँ पे काम कर ले, तेरे को पैसे नहीं देंगे बट खाना दे देंगे तेरे को, और बाद में जैसे ही काम सीख जाएगा तेरी सैलरी स्टार्ट करेंगे 200 रुपये पर महीना। मैंने कहा ठीक है। बट क्या था उस टाइम में ना, 10-15 दिन काम करने के बाद मुझे लगा कि यार ये तो क्या है, खाना खाने के लिए कौन काम करता है, खाली कुछ तो मिलना ही चाहिए पैसा सारा का सारा। तो मैंने वो नौकरी छोड़ दी। मैंने कहा नहीं करनी, अपनों कुछ और देखेंगे। और वो देखने के बाद में 2-3 दिन हुआ तो सारे दिन में तारे दिखने स्टार्ट हो गए, भाई अब तो ना तो काम है ना कुछ है, रहने के लिए जगह भी नहीं है। तो ऐसे करके फिर वहीं पास पास गायवाड़ी के सामने ही माधो बाग और सीपी टैंकर की जगह थी, वहाँ पे मंदिर है शिव जी का, वो मंदिर के बाहर में बैठता था। तो वहाँ से प्रसाद वगैरह मिल जाता था मेरे को, तो मैं खा के मस्त रहता था प्रसाद पूरा का पूरा। और वहीं पे आसपास में आर्य समाज का मंदिर था जहाँ पे शादी होती रहती, रोज के दिन में 2 शादी होती थी वहाँ पे। और वहाँ पे जो है ना कॉन्ट्रैक्टर होते थे ये सारे, जो वेटर वगैरह टेम्प्ररी बेसिस पे लेके आते हैं, 15 रुपये पर डे की फीस थी, आपको मिल जाती थी तो खाना मिल जाता था। लेकिन कुछ थे दिन में अगर एक शादी भी हो गई, अपने को 2 टाइम का खाने में इंटरेस्ट था पैसों से ज़्यादा तो उस टाइम में, तो 15 रुपये लेते थे। और उस टाइम में वहाँ पे लॉन्ड्री होती थी, जोड़ी कपड़ा था, तो जहाँ पे लॉन्ड्री होती थी वहाँ पे नहाने की भी जगह होती थी। तो 10 दिन एक जोड़ी कपड़ा पहनो, फिर जैसे ही पैसा आएगा नहाने जाओ, पुरानी उससे लेके पहन लो, नई वाली धोने के लिए दे दो उसको। तो ये 5 से 6 महीना चला अपना सारा सिलसिला। उस 5-6 महीने के बीच में मैंने बहुत सारे काम किए, जैसे टेम्प्ररी वेटर का काम किया। तो जहाँ मैं जहाँ से वहाँ रह रहा था वहाँ पे शादी के कार्ड का बहुत बड़ा मार्केट था, वहाँ पे स्क्रीन पेंटिंग होती थी सारी की सारी। वहाँ पे उस टाइम में 20 रुपये रोज के मिलते थे, तो मैं स्क्रीन पेंटिंग सीखने जाता था। शायद मेरे ख्याल से उस टाइम में पहला रहूँगा जो 3 दिन में स्क्रीन पेंटिंग सीखे, और मैं रबड़ चलाता था उस टाइम में। बाकी नॉर्मली लोग होते थे वो टाइम लगता था उनको सीखने के लिए, बट मेरे को बड़ा कीड़ा था वो सीखने के लिए, क्योंकि मैं रात भर वहीं रहता था। तो मैं रात को ही बोलता था मैं काम कर लूँगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, खाना दे देना तुम, मैं काम कर लूँगा पूरा का। वो सीखा मैंने, बट 1 महीना फिर बोर हो गया। कहानी वही थी, बिकॉज काम वहाँ करते थे, रहने के लिए जगह नहीं थी। तो जहाँ पे ये काम होता था उसके बाहर एक शॉप थी, वो गुजराती बंदा था। उसने बोला कि तू जिन लोगों के साथ रह रहा है ये सारे लोग सारा नशा करते हैं, दारू से लेके सारे जितने भी बुरे नशे होते हैं सारे करते हैं, तू इनके साथ बिगड़ जाएगा। मैं तेरे को घर में नौकरी लगवा देता हूँ, तेरे को खाना मिल जाएगा और 2 पैसे भी मिल जाएंगे। मैंने कहा दे दो, अपने को तो मेन जरूरत रहने की और खाने की थी। मैंने कहा आप दिला दूँ। तो इन्होंने मुझे एक मारवाड़ी सेठ के यहाँ पे इन्होंने मुझे नौकरी दिलाई, जहाँ मैंने 1.5 साल काम किया। बट वो 1.5 साल में ऐसा था कि काम बहुत होता था और 1.5 साल में सैलरी नहीं था मेरा। तो मैंने फिर वहाँ से काम छोड़ दिया उनको बिना तो मेरे को बताए। बताया कि सुबह 6 से लेकर रात को 1 सुबह बजे 6 बजे से लेकर रात को 1 बजे तक मतलब आप नहीं होता। और मैंने, मुझे याद है कि वो 1.5 साल तक मैंने कहीं पे भी अगर मुझे आप 1 मिनट भी बोलते हैं तो यहाँ खड़ा होता तो मैं नींद आ जाता, बिकॉज नींद पूरी होती नहीं थी तो सारी की सारी। तो वहाँ से डेट 93 के दिसंबर में मैंने वहाँ से नौकरी छोड़ दिया। और फिर मैंने एक डॉक्टर के यहाँ पे जॉब किया। वहाँ पे एक पंडित जी आते थे, उन्होंने मुझे एक जॉब लगाया डॉक्टर के यहाँ पे। काम वही था, अगेन हाउस बॉय का ही काम था। आप खाना बनाना, झाड़ू पोछा, जो आपको घर का काम होता है वो आपको काम करना है। वो स्टार्ट करने के वहाँ पे जब काम करने के बाद में 7-8 महीने में उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से रखा। उन्होंने मुझे सारी चीज़ें सिखाई, खाने बनाने से लेके सारी की सारी। और 6-7 महीना मैं सीखा था। बट फिर अगेन जैसे मैंने कहा कि मैं बहुत जल्दी बोर हो जाता हूँ, मुझे नहीं होता है। फिर मैंने वो बॉस को बोला कि सर मेरे से घर का काम नहीं होता है, मुझे अभी इलेक्ट्रिशियन बनना है। तो इलेक्ट्रिशियन बना, तो उन्होंने बोला भाई तो देख ले तू तेरा नौकरी दूसरा। तो मैंने वहाँ से अक्टूबर नवंबर में मैंने वहाँ से नौकरी छोड़ दिया 93 में, सॉरी 94 में। तो अब उसके बाद में मैंने नौकरी तो छोड़ दी। 1 महीना मैंने सारा ट्राई किया, मेरा कुछ काम हुआ नहीं। तो 1 महीने वापस कहानी ज़ीरो। जो पैसे कमाए थे वो 1 महीने में खा के पूरे फ्री, 4-4.5 हज़ार रुपये कमाए थे,
वो 1 महीने में 4,000 रुपये खा के फिर नील बट्टा सन्नाटा, कुछ नहीं पास में। तो उस सेम बिल्डिंग में विनस के गणेश जैन रहते थे। ये 94 के नवंबर दिसंबर की बात है। तो गणेश जी की वाइफ जो थी उनसे मेरी पहचान हो गई थी, तो कुछ भी उनका काम होता था, वो नीचे आते थे, कुछ भी काम होगा गाड़ी में सामान रख दो या सामान तो घर पे डॉक्टर दे साहब दो। और गणेश जी सेम बिल्डिंग सेम में? बिल्डिंग में रहते थे। अच्छा। ये रेस कोर्स के पास इनकी बिल्डिंग थी, वहाँ पे रहते थे। तो भाभी जी कुछ भी काम बोलते थे, तो घर ऊपर से कभी सामान बोल गया, कभी बैग दे दो, कभी सब्जी रख दो, सारा का सारा। और मैं मारवाड़ी में बात करता था, बिकॉज वो भी वहीं से थे हमारे वहाँ से, तो मारवाड़ी में बात करता, उन्होंने बोला कि हमको बंदा चाहिए जो हमारे घर पे सारा काम कर ले, खाना बना ले और घर का काम काज सारा कर ले। तो मैंने कहा मुझे ही रख लो, बिकॉज तब तक तो भूत उतर चुका था वो कि अब तो नौकरी है नहीं। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो मैंने इनके यहाँ काम किया, स्टार्ट किया काम। फिर वहाँ से स्टार्ट करके 6-7 महीने हुआ, फिर वही कहानी कि भाई मुझे तो फिर इलेक्ट्रिशियन बनना है। तो मैंने फिर बॉस को बोला एक दिन सुबह चाय दे के कि सर मेरे को इलेक्ट्रिशियन बनना है और मैं नौकरी छोड़ना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला है कि ठीक है, हमको एक बंदा दे दो दूसरा जो घर का काम करे, भाभी जी को दे दो और तुम जाओ, तुमको जो करना करो तुम। फिर मैंने ढूंढा, बट कहानी बनी नहीं 1 महीने की। 1 महीने के बाद में जो गणेश जी का ऑफिस में खाना बनाता था बंदा, नेपाली था, वो नेपाल चला गया। तो गणेश जी आए घर पे, कि बोले तेरे को घर पे नहीं करना ना? मैंने बोला नहीं। तो बोले तू ऑफिस चल, सुबह शाम मेरा खाना बनाना और फिर मैं तेरे को दूसरे काम पे लगा देता हूँ। तो 95 की बात है, जून जुलाई की, एग्जैक्ट डेट तो याद नहीं है। जून जुलाई में मुझे ऑफिस में लेकर आ गए और वहाँ से फिर कहानी सारी शुरू हुई। तो 95 में जब वो वहाँ लेकर आए तो उन्होंने मुझे कैसेट पैकिंग करने के लिए इनका एक्सपोर्ट डिवीज़न होता था, वहाँ पे इन्होंने बोला कि भाई नीचे जाके तुम कैसेट पैकिंग करो। तो मैंने कैसेट पैकिंग की। अगेन कहानी हुई, 3 साल के बाद आप कैसेट पैकिंग में नया क्या करोगे? 3 महीने में कार्टून चढ़ा के कैसेट पैक करके फिर बोर हो गया। 3 महीने में, 3 साल, 3 महीने तीन में? महीने में तीन हाँ। महीने में 3 साल तो लगे तो फिर कहानी खत्म हो जाती है। तो 3 महीने में फिर मैं बोर हो गया, तो अभी ये काम होगा नहीं। तो हमारे छोटे बॉस थे चंपक जैन, उनका काम बहुत इंटरेस्टिंग लगता था मुझे, क्योंकि वो रोज़ डेली रिकॉर्डिंग में जा रहे हैं, डेली रिकॉर्डिंग में जा रहे हैं, डेली सिंगर उनसे मिलने आ रहे हैं, डेली जो भी फिल्म के ट्रेलर आएंगे वही अप्रूव करेंगे, वही एडिटिंग स्टूडियो में जाके बोलेंगे क्या प्रमोशन होना, क्या मार्केटिंग होना। दिन भर टेप लेके जाना, बिकॉज ऑफिस में बैठना नहीं होता ना, आपको किसी को चाय पानी नहीं पिलाना होता है। आप टैप लेके बाहर निकल गए, मतलब आप शाम तक आराम से आओ, आपको कोई दूसरे काम नहीं हो। मेरे को बड़ा इंटरेस्टिंग लगता था। और एक ये था कि मैं खाना अच्छा बना लेता था, तो मेरे को सारे बॉस घर पे बुलाते थे खाना बनाने के लिए। तो उससे मेरा बहुत सारे काम आसान हो जाते थे। खाना बनाता था, बॉस से मैं कुछ भी बोल सकता था तो बॉस मान लेते थे। तो चंपक जी को मैंने 1-2 बार बोला कि सर मैं अभी कैसेट पैक कर रहा हूँ, बट उधर मैंने कर लिया, मुझे एडिटिंग सीखनी है, आपके डिपार्टमेंट में आना है। तो बोले ठीक है। तो 2 बार बोला, तीसरी बार में उन्होंने मुझे उसके लिए बुला लिया, एडिटिंग के लिए, कि बोले ठीक है तुम ऊपर आ जाओ। तो मैं ऊपर आया उस टाइम में, तब वो यूमेटिक चलता था पूरा का पूरा। तो एक एडिटर था, उसके साथ मुझे लगा दिया कि भाई तुम इनके साथ जो स्टूडियो में जो भी जहाँ पे भी जाना तुम इनके साथ रहो, सीखो काम क्या कर सकते हो पूरा का पूरा। वो सीखा मैं, काफ़ी टाइम सीखा उसमें। फिर टाइम आ गया बॉस इसमें भी आपको कंप्यूटर आने की ज़रूरत है, बिकॉज आपको हर प्रोमो के आगे आपको एक कार्ड बना के डालना होता है, वो कंप्यूटर आना होता है। तो पैसे थे नहीं। फिर बॉस को बोला मैं सर वो कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ती है, पैसे नहीं है। तो बॉस ने मेरे को उस टाइम में 5,000 रुपये दिए कि बोले तो 5,000 रुपये रख और कंप्यूटर सीख जा। तो मैंने वहाँ से सीखा कंप्यूटर। कंप्यूटर सीखने के बाद में, ये बात थी 96 के जून जुलाई की बात हो गई। दिसंबर आते आते, बिकॉज मैं वहीं रहता था ऑफिस में ही, जहाँ इनका ऑफिस था वहीं पे टॉप फ्लोर पे इन्होंने मुझे एक रूम दिया हुआ था जहाँ पे हम रहते थे, खाना वहीं बनता था सारा का सारा। तो वहीं रहते थे, बिकॉज क्या, और फिर क्या होता कि रात को सब चले गए, आप ही रहते हो, तो बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है ना, क्या करते क्या नहीं करते सारी की सारी। तो 96 के दिसंबर में मैंने वहाँ से नौकरी छोड़ दी। ठीक है, बिकॉज अभी ऐसा था कि आज तक कोई घर नहीं था, कुछ नहीं था, तो रहते तो हम वहीं थे, बॉस की बिल्डिंग में रहते थे। अब हमारे पास रहने के लिए घर नहीं, तो अब हम क्या करें? तो हमारे दूसरे बॉस थे रतन जैन, उनका ड्राइवर रहता था वहाँ पे, स्लम है पास ही गजर बांध, वहाँ पे वो रहते थे। तो उन्होंने बोला कि चल तू चिंता मत कर, मेरे साथ रह ले थोड़े दिन के लिए। तो मैं उनके साथ गया फिर रहने के लिए। तो 3-4 महीने उनके पास रहा। 3-4 में मैंने बहुत सारे काम ढूंढे, मुझे काम मिले ही नहीं कहीं पे भी, सारे के सारे। तो फिर काम नहीं मिला। 3-4 महीने में जो पैसे जमा थे 20-25-30 हज़ार रुपये, वो पूरा फिर अगेन नील बट्टा सन्नाटा, सारी कहानी फिर ख़त्म। अब 30 मार्च 31 मार्च आता है तो मुझे पता है बॉस कि अब मेरे पास पैसे नहीं है, अगले महीने का गुजारा कैसे होगा पता नहीं है। तभी मेरे मैडम है नसरीन मैडम, वो उन्होंने टीसीएस ज्वाइन किया था। तो मैंने उनको फ़ोन किया, मैडम आपने टीसीएस ज्वाइन किया, मेरे लिए कुछ नौकरी होगा तो देखिए। तो उन्होंने बोला कि मैं तेरे को बुलाती हूँ, देखती हूँ।
तो मुझे याद है अभी भी, एग्जैक्ट डेट याद है, 7 अप्रैल को उन्होंने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया था, 97 7 अप्रैल को। और आई थिंक मेरे ख्याल से मेरे बायोडाटा पे भूषण जी ने साइन किए थे। उस टाइम उन्होंने बोला कि भाई ऑफिस बॉय को 1500 मिलता है, तुम इसको 1800 की पगार दे रहे हो, मुझे अच्छे से याद है। तो मैडम ने बोला होगा, नहीं बोले कि आप जैसा सोच रहे हो उससे स्मार्ट है बंदा, सारा काम करेगा, इसलिए हम 300 ज़्यादा दे रहे हैं इसको। ठीक है, वो कहानी किया। बट मेरा काम वहाँ पे ये था कि इन्होंने एक सीरियल स्टार्ट किया था, शिव महापुराण। उस सीरियल के लास्ट में एक क्वेश्चन आता था, उस क्वेश्चन के लिए पोस्ट बॉक्स का नंबर उस होता जमाने था, में पोस्ट पोस्ट बॉक्स नंबर होता था, क्वेश्चन भेजो, गिफ्ट क्वेश्चन मिलेगा। भेजो सारा का सारा। तो वहाँ पे वो कार्ड आते थे सारे। तो मेरा काम ये होता था कि हर हफ्ते पोस्ट ऑफिस जाना, 2-4 गोनी भर के वहाँ पे ये होते थे पूरे पोस्ट कार्ड लाना, पोस्ट कार्ड लाके वो सारे पोस्ट कार्ड पढ़ना, उसमें से सही और गलत, जिसका सही जवाब है उसको साइड में रखना, जो गलत जवाब है उसको फेंक देना सारा का सारा। तो फिर वो सारा हर हफ्ते होता था। हर हफ्ते बॉस आते थे गुलशन जी, उसमें से 3 कार्ड निकालते, फर्स्ट सेकंड और थर्ड प्राइज़ का, फिर हम शूट करते थे। ये कहानी चली। वो इसके साथ साथ में ऐसा था कि मेरे को, जैसे मैंने बताया कि मैं सीखने के बाद मेरे को ये कीड़ा होता, मैं नया क्या करूँ। तो वहाँ पे हमारे मेरे बॉस थे मुकेश देसाई, उनको, वो सीईओ थे कंपनी के। तो कुछ भी काम बोलते, जैसे मैं आपको कुछ भी काम बोलते, मैं मना नहीं करता, चाहे कुछ भी काम हो। आप मुझे झाड़ू मारने के लिए बोलो, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। आप मुझे पानी लाने के लिए बोलो, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। आप मुझे बाथरूम साफ करने के लिए बोलो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे काम से प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी काम आप बोलो। तो कुछ भी काम होता है मेरे को बुलाते थे सारा का सारा। तो वो कार्ड पढ़ने से लेके धीरे धीरे मैं यहाँ तक आ गया कि भाई उसके बाद में कहीं पे भी जाना हो, कहीं पे भी किसी के भी यहाँ पे जाना हो, सेलिब्रिटी के यहाँ पे भी जाना हो, तो दुर्गा को भेज दो। कहीं पे भी कुछ भी काम होगा तो दुर्गा को भेज दो। तो धीरे धीरे करके वैसे वहाँ पे एक काम से दूसरे काम आए, कहानी वहाँ धीरे चली। तब तक आपको 98 आ गया, अप्रैल मई जून का। फिर बिकॉज मारवाड़ी आदमी है, कहीं ना कहीं तो कुछ सोचेगा अलग से। तो फिर मैंने कहा यार कि 3 बार हम ज़ीरो से स्टार्ट कर चुका हूँ। पहली बार राजस्थान से आके ज़ीरो, फिर 1.5 साल नौकरी की उसने पैसे नहीं दिया, फिर ज़ीरो। डॉक्टर के यहाँ पे काम किया, 7-8 महीने काम किए, 4-5 हज़ार रुपये जमा किए, 1 महीने में खा के फ्री, और फिर ज़ीरो। फिर विनस में नौकरी की, 1.5 साल नौकरी की, 25-30 हज़ार रुपये जमा किए, फिर 4 महीने में खा के ज़ीरो। मैंने कहा अब ये ज़ीरो वाली कहानी तो नहीं चल सकती है। तो 90 जहाँ पे मैं रहता था बांध पे, वहीं पे एक कैसेट की दुकान हुआ करती थी, जहाँ पे वो बंदा गवर्नमेंट सर्वेंट था और वो हफ्ते की 1 या 2 बार दुकान खोलता था। तो मुझे भी याद नहीं रहती थी कि उसकी दुकान थी कहाँ, बिकॉज एक बार देखी, उसके बाद आपको 10-15 दिन तक नहीं दिखी। तो मुझे लगा कहाँ हो गया। तो 2-3 महीने के बाद मैंने उसको ऐसे ही मिला, मैंने कहा दुकान तुम्हारी है क्या? बोला हाँ। तो मतलब खोलते क्यों नहीं हो? बोले मैं तो गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, जब मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं खोल देता हूँ, और जब भी खोलता हूँ मेरे को 300-400 की कमाई हो जाती है, महीने में 5-7 दिन खोलता हूँ। तो मैंने कहा तुम नहीं चलाते तो मुझसे ले लो, मुझसे भाड़ा ले लो, मुझे दे दो। तो बोले नहीं नहीं यार, हमारी फैमिली मना करेंगे, हम तो खुद ही चलाएंगे सारा का सारा। तो मैंने कहा तुम चलो ठीक है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं। तब तक मुझे पता था कि मुझे करना, तो मैं हर महीने 1,000 रुपये जमा करके, मैंने 8-10 हज़ार रुपये जमा हो गए थे, बिकॉज तब तक वो 8-9 महीने हो गए थे, 8-10 हज़ार रुपये मेरे पास जमा हो गए। 2 से 3 महीने के बाद में बंदा मुझे ढूंढते ढूंढते आया रात को कि अरे वो टी सीरीज में जो नौकरी करता बंदा यहाँ पे रहता है ना, कहाँ है वो? तो 2-3 लोगों को नहीं पता था, चौथा आदमी ने बोला कि वो सामने रहता है वहाँ पे। तो तो मैं चौल 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 था पूरा का हाँ, पूरा, चौल के एग्जैक्टली गली से बाहर निकलती सामने दुकान थी उसकी। तो उसको मैंने बोला तो था ही कि मैं उधर रहता हूँ। तो वो आ गया, बोले कि मेरे को दुकान भाड़े पे देनी है। मैंने कहा ठीक है, मैं ले लेता हूँ। तो उसने मुझे दुकान दे दी। 1,800 रुपये भाड़े पे बात हुई थी। डिपॉजिट का कुछ 10,000 रुपये था, और उसमें 530 कैसेट थे, मुझे याद है। और वो कैसेट का पैसा बोला कि कैसेट का पैसा, तो मैंने कहा भाई मैं हर महीने 50 कैसेट का पैसा दूंगा, एक साथ में पैसा नहीं है। तो हर महीने उसको मैं 50 कैसेट के पैसे देता उस टाइम में। और वहाँ से धीरे धीरे फिर मैंने दुकान कैसेट का किया। मैंने कहा ये ठीक है। तो आप जॉब भी कर रहे थे, कैसे की दुकान में चला? जॉब भी कर रहे थे। तो मैं, होता यह था कि सुबह मैं 10 बजे ऑफिस आता था, 6 बजे तक ऑफिस में रहता था। 6:30 ऑफिस से निकलने में टाइम हो जाता था, 7:30-8 बजे आता था, और 8 बजे दुकान खोलता था। 8 से 11:30 बजे तक दुकान पे बैठता था। तो मेरा एक टारगेट होता था कि मिनिमम 10 कैसेट तो बिकनी चाहिए, बिकॉज एक कैसेट पे 10 रुपये का एवरेज मार्जिन होता था। 15 से 20 रुपये होता था, बट बिकॉज वो पूरा स्लम एरिया था, तो वहाँ पे ऑटो वाले जो भी आते थे बोले भाई डिस्काउंट देगा तो लेंगे। तो 35 रुपये की कैसेट होती थी, 30 रुपये में देते थे, 20 रुपये में आती थी, 10 रुपये का मार्जिन होता था। तो 10 कैसेट बिक गई, मतलब आपको 100 रुपये मिल गया। ठीक है। तो ये सिलसिला चला, स्टार्ट हुआ धीरे धीरे। तब नौकरी 1,800 रुपये की थी और दुकान की इनकम 3,000 रुपये की थी। तो मैंने कहा अब बैलेंस ठीक है ना, कहानी बन रही है अभी थोड़ी। तो उसके बाद में ये दुकान हमने की धीरे धीरे। फिर ये हुआ कैसेट पे जब दुकान करते तो वहाँ पे रीजनल म्यूज़िक बहुत बिकता था, बिकॉज जिस एरिया में मैं था वहाँ पे 2 पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी, महाराष्ट्रियन एंड यूपी बिहार वाले जो लोग थे। तो वहाँ पे 2 लैंग्वेज की कैसेट, मैं हिंदी दुकान में 3 लैंग्वेज की रखता था, हिंदी,
मराठी भोजपुरी। एंड भोजपुरी। तो अगर मैं हिंदी की एक कैसेट ला रहा हूँ तो मैं मराठी और भोजपुरी की 10-10 कैसेट ला रहा हूँ किसी भी नए टाइटल की, तो वो ज़्यादा बिकता था सारा। तो ये सिलसिला चला धीरे धीरे धीरे, कैसेट चली, कैसेट के बाद सीडी आई, सीडी के बाद MP3 आई, MP3 के बाद आपका वीडियो सीडी आई। तो ये ट्रांजेक्शन है ना बहुत फास्ट हुआ, कैसेट का लंबा चढ़ा, MP3 का ट्रांजेक्शन बहुत छोटा रहा, वीडियो सीडी का बिकॉज मोजेबेर आने के बाद में वो भी ऐसा हो गया कि न के बराबर कचरे के बराबर हो गया। तो ये जितना भी 2007 से 8 से जो एक सीडी और डीवीडी का स्टार्ट हुआ, 2012-13 आता तो पूरा का पूरा खत्म हो गया। करेक्ट। मतलब विद इन 3 इयर्स पूरा का पूरा मार्केट वो सीडी, MP3 से वीडियो सीडी, वीडियो सीडी से डीवीडी, डीवीडी से ब्लू रे, सारा खत्म 4 साल के अंदर पूरा का पूरा, कहानी पूरी खत्म हो गई। तो दुकान मैंने किया, तब तो मेरे को म्यूज़िक का समझ में आ गया, तो बट वो कैसेट में बेचता ही था। तो धीरे धीरे वो उसकी नॉलेज से और उसकी समझ से मैंने 1 से 2 दुकान कर ली। एक मेरी जहाँ मैं रहता था बांध पे, वहाँ दुकान थी पहली, और एक मैंने सांडापुर स्टेशन पे मैंने दुकान कर ली थी सारी। इसके साथ में बिकॉज मैंने बताया टी सीरीज़ में सारा का सारा मैं काम करता, तो टी सीरीज़ में मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती थी कि बस कहीं पे कोई भी नया प्रोडक्ट रिलीज़ करेंगे, चाहे कोई भी फिल्म हो, कोई भी एल्बम हो, रिलीज़ करेंगे, तो जो भी सेलिब्रिटी के यहाँ पे जो भी कैसेट जो भेजते थे कॉम्प्लीमेंट्री, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कि उनके सबके घर पे जाके वो देना है। A to Z टॉप के स्टार जिनकी भी जो मूवी रिलीज़ होती थी उनके घर पे सीडी पहुँचाने का काम मेरा। कुछ कुछ टाइटल ऐसे होते थे जो पूरी इंडस्ट्री को जाते थे, लगभग 300-400 लोग की लिस्ट बनाई हुई थी, जिसमें सारे टॉप रेटेड आर्टिस्ट थे सारे के सारे। अमिताभ बच्चन साहब से लेके, शाहरुख खान साहब से लेके, सलमान खान साहब से लेके, सारे के सारे लोग के यहाँ पे जाता था। और कुछ ऐसा होता जो मूवी बेस्ड होता था, तो उस मूवी बेस्ड में जो भी होता है, प्रोड्यूसर हो गया, डायरेक्टर हो गया, राइटर हो गया, लिरिक्स राइटर, म्यूजिक डायरेक्टर, तो 2 तरह के सेगमेंट बनते थे। एक मूवी बेस्ड हो गया, एक जेनरिक पूरा बड़ा टाइटल है पूरी इंडस्ट्री को जाएगा, तो मेरा काम धीरे धीरे वो करना था। तो ये सिलसिला चलता रहा धीरे धीरे, 3-4-5 साल हो गए। ये 97 से लेके 2001-2002 तक चला। इस बीच में मैंने बहुत सारी जगह पे जब जाता था, तो हमारे रिलायंस के चेयरमैन थे और प्लस चैनल के ऑनर थे मिस्टर अमित खन्ना, उनके एग्जीक्यूटिव थे मिस्टर चेरियन चाको। तो उनके साथ मेरी जान पहचान हो गई, और तब अमित खन्ना साहब ने रिलायंस ज्वाइन किया एज ए चेयरमैन। इंटरटेनमेंट के चेयरमैन साहब रिलायंस में अमित खन्ना थे। तो इंटरटेनमेंट के जो भी रिलेटेड जो भी काम होते थे वो सारे अमित खन्ना ही देखते थे, और चेयरमैन उसको एग्जीक्यूट करता था पूरा का पूरा। तो 2002 में इन्होंने रिलायंस मोबाइल इन्होंने लॉन्च किया था, 2000 दिसंबर की बात है। तो चेयरमैन का फ़ोन आया, बोले कि भाई नौकरी चेंज करेगा? मैंने कहा बिल्कुल करूँगा, पैसे कितने दोगे? आरकॉम कर लो दुनिया मुट्ठी में। कर लो दुनिया मुट्ठी में, आरकॉम को। तो मैंने बोला क्या काम होगा? बोले तो ज्वाइन करना, काम से क्या करना तेरे को? मैंने कहा ठीक है, पैसे कितना दोगे? बोले 7-8 हज़ार रुपये दे दूँगा। मैंने कहा यार 7 से नीचे तो नहीं होगा, क्योंकि तुम कोपर कराने रोज़ के आने जाने के लिए रोज़ के 2-4 घंटे चाहिए। तो बोले 7 हज़ार पक्का करवा दूँगा। तो टी सीरीज़ में सैलरी थी 4,800 या 5,000 की सैलरी थी, और 7,000 में मैंने रिलायंस ज्वाइन कर लिया। बट तब तक ये था कि बिकॉज दुकान से मेरी 1 से 2 दुकान हो गई थी, तो मेरा दुकान से अर्निंग रोज़ का कम से कम 200, 250, 300 रुपये की दुकान से मेरी अर्निंग थी। तो वो कोई और भी चला लेता था? मैंने फिर आदमी रख लिया था दोनों जगह पे कि भाई तुम ले लो। तब आदमी भी, मेरा जो बंदा था वो भी कितना 1500 रुपये लेता था महीने का। तो मैंने कहा 1500 वो लेता है, 2 दुकान से 1500 लेकर मैं रोज़ के अगर एक दुकान से 3-4 हज़ार भी कमा रहा हूँ तो आधा तो मुझे बच ही रहा है कम से कम, है ना, सारा का सारा। और बट इसके बीच में दुकान में ये था कि जब मैं शॉप चलाता था कंपाइलेशन बहुत करता था। बिकॉज नॉर्मली क्या होता है कि आप एक मूवी का होता है, एक मूवी में 3 गाने अच्छे होते हैं, 4 गाने अच्छे होते हैं, तो गाने लोग ऑटो वाले जो एक्चुअल यूज़र होता है ना, वो अपनी वैल्यू देखता है पैसों की, वो क्या लेगा। तो दुकान पे मैं बहुत सारे कंपाइलेशन करते थे। कुछ पायरेसी आती थी, कुछ चीज़ें होती जो खुद आप वो आपका लिस्ट लेकर आते थे बॉस कि मुझे ये गाने भर के चाहिए सारे के सारे। तो मैं डेली श्योर करता था कि बॉस सुबह और शाम में एक एक गाना, एक एक कैसेट रिकॉर्ड करूँ, बिकॉज उस कैसेट के मुझे 125 रुपये मिलते थे। दिन के 10 कैसेट बेच के मुझे 100 रुपये मिलते थे, और वो एक कैसेट रिकॉर्ड करके देने में मुझे 100 रुपये मिलते थे, बिकॉज 25 रुपये की ब्लैंक कैसेट आती थी सोनी की, और 125 रुपये हम लेते थे। बट उसके लिए आपको 90 मिनट्स की कैसेट को रिकॉर्ड करने के लिए आपको 90 मिनट्स से लेके लगभग 2 घंटे का टाइम लगता है, बिकॉज सारे गाने को क्यू करना, फिर गाने को रिकॉर्ड करना, फिर उसके बाद वापस कैसेट को एज इट इज़ पैक करके वापस बेचने के लिए भी रखनी है कैसेट को। तो ये सारा प्रोसेस करके तो वहाँ से मेरा ठीक अर्निंग होने लग गया। तो ये धीरे धीरे वहाँ से फिर एक टाइम ये आया कि जहाँ पे मेरी नौकरी थी, वो नौकरी का 5-7 हज़ार रुपये सैलरी थी, बट मेरा साइड इनकम जो था 10 से 15 हज़ार रुपये होना स्टार्ट हो गया जब मैं रिलायंस में आया था तभी। फिर मैंने रिलायंस में मुझे नौकरी मिल गई। तो टी सीरीज़ से मुझे ये फ़ायदा हुआ कि मैंने कैसेट का धंधा सीख गया, बस के कैसेट का धंधा कैसा चलता है, कहाँ पे कैसेट का माल बनता है। और बिकॉज दुकान की वजह से मुझे हर रीजनल लैंग्वेज का पता था कि कौन सा बंदा कहाँ से किस तरह का म्यूज़िक बनाता है।
आप अगर मुझे पूछते कि बॉस भोजपुरी में कितनी म्यूज़िक कंपनी है, तो मैं आपको 1 मिनट में बता देता। आप मुझे पूछते कि बॉस टी सीरीज़ में कैसा था, तो टी सीरीज़ के बॉस से ज़्यादा मुझे पता होता कौन सा टाइटल चलेगा, कौन सा इसमें गाना है। क्योंकि मैं दिन भर एंड यूज़र से कोऑर्डिनेट करता था डायरेक्टली, कौन बंदा है, और वो बंदा वही गाना लेता था जो उसको अच्छा लगे, क्योंकि वो 25 से 30 रुपये देता था उस टाइम में, है ना। तो वो मेरा अंडरस्टैंडिंग अच्छा हो गया था बॉस कि कौन सा म्यूज़िक चलेगा इसमें। और वही रीज़न रहा कि मेरा दुकान मेरे को टी सीरीज़ से वो सीखने के बाद जो हम कैसेट भी मार्केट से लाते थे, वो इतना समझ में आ गया कि बस भोजपुरी बंदा आएगा तो वो कौन सा आर्टिस्ट का गाना मांगेगा, वो किस तरह का गाना मांगेगा, कौन सा आर्टिस्ट पॉपुलर है। सेम मराठी में था, किस तरह का म्यूज़िक बिकेगा, कौन सा टाइटल चलेगा, कौन सा फेस्टिवल का टाइटल चलेगा, वो सारी चीज़ें बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो चुकी थी। 4-5 साल दुकान चलाया। उसके बाद में जब टी सीरीज़ छोड़ के जब रिलायंस में नौकरी लगी, तो रिलायंस में अगेन रिलायंस में नौकरी लग गई। उन्होंने अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया, अपॉइंटमेंट लेटर दिया। मैं घर लेना था। 2003 में नौकरी ली। मैंने कहा अब घर ले लेते हैं 2003 में ही। मैंने कहा रिलायंस की नौकरी है, लोन तो मिल ही जाएगा। तो बैंक वाले से मेरी मीटिंग हुई, तो बैंक वाला बोलता है अच्छा अपॉइंटमेंट लेटर दो। मैंने अपॉइंटमेंट लेटर दिया उसको, तो बोले यार लोन नहीं हो सकता। मैंने बोले क्यों नहीं हो सकता भाई, 7,000 रुपये तनख्वाह है, मैं तेरे से 2 लाख रुपये लोन मांग रहा हूँ। तो बोले नहीं, बोले कि यार वो एग्जीक्यूटिव को ही मिलता है। तो मैंने कहा ये क्या है, तो बोले रनर लिखा हुआ है। बोले इसका क्या मतलब होता है तो बोले भाई ऑफिस बॉय होता है। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा ठीक है चल घर नहीं लेते हैं। तो कहानी हुई वहाँ से। अब वहाँ से मेरा जॉब ये था वहाँ पे कि चेरियन चाको जितने भी प्रोड्यूसर से डील करता था कि बॉस आपके जो भी गाने होंगे वो आर वर्ल्ड पे हम लाइव करेंगे और उसका मार्केटिंग प्रमोशन करेंगे। मेरे ख्याल से उस टाइम में आर वर्ल्ड एक इकलौता प्लेटफॉर्म था मोबाइल पे जो वीडियो को पब्लिश करता था। और हर हफ्ते मेरी ड्यूटी ये होती थी कि जितने भी ये ब्रॉडकास्टर है, जी से लेके सोनी टीवी से लेके, इनका प्री कैप चलाते थे सीरियल्स का। जो सीरियल्स चलता है ना, प्री कैप प्रमोशन करते थे नेक्स्ट करेक्ट। एपिसोड के लिए सारा का सारा। तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती थी कि मैं सारे ब्रॉडकास्टर के ऑफिस में जाता, वहाँ से बीटा टैप कलेक्ट करता, जूम एक स्टूडियो जो उनके आर वर्ल्ड के फॉर्मेट में कन्वर्ट करता, उनसे कन्वर्ट करवाता रात को वो बैठ के। प्री इंटरनेट डेज थे, मतलब फिर इंटरनेट इंटरनेट नया डेज नया आया था। बिल्कुल बिल्कुल पूरा हाँ। वो था। उनसे मैं वो पूरे फाइल कन्वर्ट करवाता, और कन्वर्ट कराने के बाद में ऑफिस में जाके टीम को देता, वो टीम अपलोड करती, उसको चेक करती, और फिर अगेन ये स्टोरी चलती रही धीरे 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 सारी। बट वहाँ पे सीखने के लिए बहुत मिला मुझे रिलायंस में, बिकॉज आपका आर वर्ल्ड हो गया, दिन भर आपको ऑफिस से बाहर रहना था। और एक टाइम के बाद ऐसा हो गया था कि कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो डायरेक्टली मेरे से पूछने लग गए थे, बिकॉज उनको सबको पता था कि ये म्यूज़िक की दुकान है और ये म्यूज़िक समझता है। तो 2004 की बात है, बट 3 में। आपको अलाउड था दुकान चलाना उस टाइम पे जॉब पे? उनको पता नहीं था ना, हाँ, अच्छा। पता नहीं। चेरियन को पता था कंपनी को नहीं पता था, हाँ। चेरियन को पता था। और जो मेरे रिपोर्टिंग बॉस और चेरियन दोनों को पता था मेरी दुकान थी, ठीक है, और उनको पता था। और वो पहले और बिकॉज ऐसे भी मेरे ख्याल से आप जिस एंट्री लेवल के थे उस पे किसी को वो तो फर्क भी नहीं पड़ता। पड़ता, हाँ, बिकॉज वो करेक्ट। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी तो नहीं था ना उसके करेक्ट, अंदर। करेक्ट। मेरा अलग बिजनेस था, इनका कोई थॉट प्रोसेस ही नहीं था सारा। तो वहाँ से फिर 2004 आते आते वो लोग डायरेक्टली जो बिजनेस टीम थी वो डायरेक्टली बोलने मेरे से बात करने लगे, माइनस चेरियन। तो नवरात्रि का टाइम था 2004 का। इन्होंने बोला कि यार हमको मोनोपोली चाहिए। ये सीआरबीटी के पहले का टाइम है, जहाँ पे आपको नया नया हैंडसेट आया था, और वो आपका टिपिकल रिंगटोन है उसको लोग कन्वर्ट कर रहे थे मोनो और पॉली में। 2 तरह के टोन होते थे जो आप वेब के थ्रू डाउनलोड करते थे, तो उसका मोनो और पॉली बनाना होता है। तो नवरात्रि का टाइम था, तो उन्होंने बोला कि हमको नवरात्रि का फिलर चाहिए हमको, तो हमको राइट्स चाहिए जहाँ मोनो मतलब से मोनो साउंड और पॉली साउंड। मोनो साउंड पॉली साउंड, हाँ, बट उस पर मतलब हाँ साउंड दोगे, बट उस तब वो रिंगटोन का टाइम था, करेक्ट। प्री सीआरबीटी आई एम टॉकिंग। तो वहाँ पे उनका था। तो फिर हमने इनको, गुजरात का एक बहुत बड़ा म्यूज़िक लेबल है सुर मंदिर, मैंने उनको कांटेक्ट किया, और उनको मुझे कन्विंस करने में थोड़ा टाइम लगा, बट मैंने उनको कन्विंस करके उनका वीडियो भी लेकर आया आर वर्ल्ड के लिए, और उनका ऑडियो भी लेकर आया मैं आर वर्ल्ड के लिए। ये हमारा पहला डील था जहाँ पे मैंने डायरेक्टली कंटेंट लेकर आया और इनको मोनोपोली के लिए कंटेंट दिया सारा का सारा। बट वो मोनोपोली वाला जो टाइम था ना, बहुत शॉर्ट टाइम था। उसके इमीडिएटली बाद में ट्रू टोन आ गया। ट्रू टोन का ये था कि आप वेब के थ्रू एक ओरिजिनल सॉन्ग डाउनलोड करो, और उस सॉन्ग को एज ए ट्रू टोन आप उसको करेक्ट। आपकी रिंगटोन सेट कर लो। लोगों के फोन पर से तो गाना बजता था उस गाना टाइम। बजता था सारा, हाँ। उसको हम ट्रू टोन बोलते थे सारा का सारा। बट तब आप बाहर से डाउनलोड करके सॉन्ग को ट्रू टोन नहीं रख सकते थे, आपको वेब के थ्रू डाउनलोड करना होता था। वो था, उसका भी टाइम बहुत छोटा था। 2004 के एंड में जाते जाते सीआरबीटी आ गया, कॉलर CRBT आ बैक गया। रिंगटोन आ गया था। तब तक वो वोडाफोन में और एयरटेल में लॉन्च हो चुका था, रिलायंस में नहीं हुआ था। जब रिलायंस में सीआरबीटी लॉन्च हुआ, ये हुआ मेरे 4 के एंड में या 5 के स्टार्ट में हुआ था। तो इन्होंने मुझे बोला कि भाई हमको सीआरबीटी के लिए कंटेंट चाहिए सारा का सारा। तो हमने कहा ठीक है। तो मैंने आई थिंक मेरे ख्याल से महाराष्ट्र का पहला गाना अगर सीआरबीटी पे लेके गया तो शायद रीजनल लेवल का, मैं ही नहीं कहूँगा टी सीरीज़ का और सारेगामा का,
बट रीजनल का गाना ढूंढ के सबसे पहले मैं लेके आया था बॉस के रिलायंस पे कि ये कौन सा गाना था आपको याद है? गाना मुझे मराठी गाना था, सुमित म्यूजिक का गाना था, मुझे गाना अभी याद नहीं मराठी वाला वो, ओके। बट आगे मैं आपको बता दूँ कौन सा उस पे था। तो वो पहला गाना हम लेके आए सुमित का, और पहला गाना हमने उनको चढ़ाया था। और पहला गाना का जब मैंने उनको रॉयल्टी दिया तो जो उनको चेहरे की खुशी देख के वो बताया भाई ये क्या हो गया उनका, मतलब जो पहला उनका मंत्र, हाँ पहला उनका हिंदी मंत्र उनमें से मैंने निकाल के डाला, गायत्री मंत्र। उस गायत्री मंत्र का उनका फर्स्ट मंथ का रेवेन्यू था मेरे ख्याल से सीआरबीटी का, रिलायंस से मेरे ख्याल से डेट से ₹2.25 डायरेक्टली। मैं अब ये बात बताऊँ 2004 में 2 लाख 2004 के रुपए 5 एक गाने से एक महीने का रेवेन्यू। एक महीने का रेवेन्यू सीआरबीटी और बहुत गायत्री बड़ा। मंत्र था, बाकी मराठी और भी था, बट 10 से 12 गाने लिए थे हमने। तो वो सारे गाने लिए थे। उस गाने के बाद में वो इतना समझ में आ गया कि सीआरबीटी मार्केट बड़ा हो रहा है सारा का सारा। तो गुजराती गाना लेके आ गए थे, मराठी गाना लेके आ गए थे। तो ये धीरे धीरे कहानी बनने लगी। तब तक सिस्टम में पता चल गया आपको म्यूज़िक कुछ भी चाहिए तो दुर्गा से मंगवा लो, वो लेके आ जाएगा। म्यूज़िक लेके आया। म्यूज़िक के बाद में 2006 में जो हंगामा का अकाउंट हेड करती थी मेरी फ्रेंड है सुरुचि, वो हंगामा से रिलायंस का अकाउंट मैनेज करती थी। तो उससे मिलते रहते थे सारा का सारा, और उसको पता चला कि मैं टीसीएस में काम करता था और टीसीएस एक्सक्लूसिव था हंगामा के पास में। तो हमारी जब भी बात होती है तो मैं उनको फ़ोन करता, अरे यार तुम ये गाना भेज दो, तुम्हारे पास ये गाना पड़ा हुआ है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग होते थे, अरे यार रिलायंस वाले सामने से बता रहे कि हमको ये गाना चाहिए। बिकॉज तब तक मराठी रीजनल गाने कुछ भी चाहिए तो उनसे टी सीरीज से बेटर मुझे पता था उस टाइम में, जो डिजिटल मैनेज करते उससे बेटर मुझे पता था उनके पास क्या कंटेंट और क्या चलेगा। तो मैं रिलायंस को सामने से, इनको हंगामा को सामने से कॉल करता था कि ये एल्बम है, ये गाना है, ये आप हमको भेजो। एंड उसका उनको बिजनेस दिखने लग गया 1 साल के अंदर कि यार हमारा बिजनेस तो ठीक हो रहा है, जो गाना हम सजेस्ट कर रहे हैं। तो सूरज ने एक दिन बोला यार तू सलीम से मिल ले एक बार आके। बोले क्या करूँगा, बोले मिल तो ले, कुछ भी सलीम देखते was the हैं। head of हंगामा। सलीम बिजनेस हेड थे, सीईओ थे हंगामा के, नेक्स्ट टू नीरज रॉय, पूरा वही मैनेज करते थे। तो उन्होंने मुझे बोला कि भाई तू एक बार मिल तो ले उनसे। मैंने कहा ठीक है मिल लेता हूँ। मुझे याद है मैं रात को बाइक लेके गया था, ऑफिस से निकला था 5 साढ़े 5 बजे निकला, 6:30 7 बजे पहुँचा वहाँ पे। तो सलीम सर को लगा होगा कि मैं इंटरव्यू के लिए आया, तो उन्होंने बोला सीवी दो। तो मैंने बोला सर मैंने तो सीवी बनाया नहीं, मैं तो ऐसे ही आपसे मिलने के लिए आया हूँ। तो बोले ठीक है 5 मिनट मिल के मैं निकलता हूँ, फिर बात करते हैं, सुरुचि बात कर लेगी। मैंने कहा ठीक है। तो मैं उनसे बात करने बैठा, म्यूज़िक के बारे में सारा का सारा, थोड़ा बैकग्राउंड दिया मेरा, मैं क्या करता हूँ, क्या म्यूज़िक है, सारा का सारा। तो जो 5 मिनट की मीटिंग थी हमारी 1.5 घंटा मीटिंग चली, ठीक है। और 1.5 घंटे में मेरे पास ऑफ़र लेटर है। जब तक मैं कैबिन से कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकला मेरे पास साथ में मेरा ऑफ़र लेटर था। रिलायंस में मेरी सैलरी थी एनुअली कुछ 1.5 लाख रुपये उस टाइम में, और उन्होंने मुझे ऑफ़र दिया 4.5 लाख का। मैं कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकलने से पहले 1.5 घंटे के अंदर मेरा ऑफ़र लेटर मेरे हाथ में था। मैं बहुत खुश, सुपर एक्साइटेड। कहाँ 1.5 लाख रुपये और कहाँ 4.5 लाख रुपये बहुत मायने रखता है उस टाइम में। ये बात 2006 की है। तो कितनी बार देखा अपॉइंटमेंट लेटर फिर वो? 20 बार 20 बार देखा, और वो पेज आज भी घर पे रखा हुआ मैंने, पूरा एग्जैक्टली देख रखा हुआ है। 20 बार लेटर देखा, बहुत खुश। नेक्स्ट डे फुल एक्साइटमेंट बॉस के पास। तब तक चेरियन रिलायंस छोड़ चुका था, और अमित खन्ना के पास डायरेक्टली कुछ भी काम होता, अमित खन्ना की सेक्रेटरी डायरेक्टली मुझे कॉल करती थी, मुझे बॉस से जाके इंस्ट्रक्शन लेने होते थे। बिकॉज उनके जो भी पर्सनल काम होते थे सारे मैं करता था, कुछ भी चाहे कुछ भी हो, बैंक में जाना है, सीए के पास जाना है, कुछ भी काम होगा सारा मैं जाता था। मैं खुश, बॉस को बोला बॉस मेरे को नौकरी मिल गई है 4.5 लाख रुपये। बॉस का रिएक्शन उल्टा, बोले कहाँ से? बोला हंगामा से। बिना लेटर देखे हुए ही कॉल्ड नीरज रॉय, हाउ कैन यू टेक माई पर्सन, ही इज़ नॉट ज्वाइनिंग, फोन कट। मैंने कहा कहानी ख़त्म, अब क्या करेंगे सारा। तो फिर उन्होंने बोला नो यू गो एंड मीट महेश प्रसाद, आई विल कॉल हिम। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने सलीम को बोला, मैंने कहा यार मैं नहीं ज्वाइन कर सकता। सलीम खफा हो गया, बोले ये क्या बात हुई है, वाई अमित खन्ना इज टेकिंग कॉल। मैंने कहा सर बॉस ने मना कर दिया, अब क्या कर सकते हैं। एक बार रिस्पेक्ट तो करनी पड़ेगी, एक बार तो रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। उन्होंने सामने से इतना हक से बोला है कि बॉस ये नहीं ज्वाइन करेगा, मैं बताऊंगा कब ज्वाइन करेगा तभी। तो मैंने कहा मैं नहीं लूँगा ऑफर। तो मैंने नहीं गया, मैं सारा का सारा। मतलब सैलरी बढ़ी फिर? सैलरी फिर 3,000 बढ़ गई। अच्छा, नहीं सॉरी 5,000 बढ़ गई, 12 से 18 हो गई, 12 से 18 हो गई, 15 से, हाँ 12 से या 15 से 18 होगी, जो भी था एग्जैक्टली याद नहीं है। तो सैलरी बढ़ गई, लेकिन बट उस बीच में ये हुआ कि हंगामा के साथ मेरा सलीम के साथ, और हंगामा का दूसरा मेरा कलीग था आशीष जोशी, उनके साथ मेरी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई। तो इनको जब भी कुछ भी म्यूज़िक के बारे में चाहिए होता रीजनल, तो ये हो गया था। और उन्होंने मुझे उस टाइम में बोल भी दिया था तू कंसल्टिंग कर ले यार हमारे लिए।
तो मैंने कहा ठीक मैं तो कर लूँगा, मुझे क्या फ़र्क। तब मैं इतना समझता नहीं था कि एक कंपनी में काम करके दूसरे के लिए नहीं कर सकते, क्योंकि मैं तो दुकान भी चलाता था, नौकरी भी करता था, कंसल्टिंग भी करता, मैं सारे काम कर लेता। बीइंग मारवाड़ी, जहाँ से मेरे को 2 पैसा मिलेगा, मेरे को जैसे पता है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं काम करने में, मेरे को 2 पैसा मिले मैं काम कर लूँगा, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं कंसल्ट यहाँ नौकरी करता, वहाँ दुकान चलाते, यहाँ पे कंसल्टिंग फीस लेता। मैंने कहा मेरी तो चारों उंगली घी में है। तो हो गया वो धीरे धीरे। जब उसका 96 में जब मैंने ऑफ़र नहीं लिया तो थोड़े खफा हो, बट बाद में रिलेशन ठीक हो गए। 2006 में 2006 में, हाँ 2006 में, 2007 में फिर हमारी ऐसे ही जनरली एक दिन मैं बैठा था, मेरा कलीग जो मेरा इमीडिएट बॉस था, आशीष और सलीम सर जो थे, हम तीनों बैठे थे क्यूबिकल में और जनरल डिस्कशन हो रहा था म्यूज़िक के ऊपर कि हिंदुस्तान में क्या म्यूज़िक बिकता है। तो उन्होंने बोला कि हिंदुस्तान में ना सिर्फ बॉलीवुड और टी सीरीज़ बिकता है। मैंने कहा सर बिल्कुल टी सीरीज़ और बॉलीवुड बिकता है, बट मैंने कहा सर बाकी भी चीज़ें जो बिकती है सारी की सारी। बोले कि नहीं कुछ नहीं बिकता, तू प्रूव कर कैसे बिकता है। तो मैंने कहा ठीक है सर, 3 महीना आप वो करो जो मैं बोलता हूँ, नहीं तो पूरी ज़िंदगी मैं वो करूँगा जो आप बोलते हो। बोले ठीक है कर तू 3 महीने जो करना है सारा का सारा। एक गाना मुझे पता था, जो गाना बहुत चलता था, वो गुजराती गाना था वो सारा का सारा। उस गाने को ढूंढने के लिए मुझे लगभग, मैंने बहुत ट्रैवल किया और मैंने वो गाना ढूंढा। वो गाना ढूंढने में मुझे लगभग लगे होंगे मेरे ख्याल से 15 से 17 दिन लगा मुझे एग्जैक्ट कॉपीराइट ऑनर के पास पहुंचने के लिए। 15 से 17 दिन लगा। वो गाना मैं उससे राइट्स लेके आया सारा का सारा, और उस गाने को मैंने CRBT पे डिप्लॉय किया। और गाना CRBT, याद है वो वाला? हाँ, मारा मन्नाडा नमीत, कविता दास सिंगर थी, मारा मन्नाडा नमीत और मुन्ना राजा का म्यूज़िक था, कोमल स्टूडियो महसाणा का लेबल था। हमने वो म्यूज़िक लिया इसका और उस म्यूज़िक को मैंने CRBT पे अपलोड किया। ये लगभग बात है मेरे ख्याल से जुलाई अगस्त की बात होगी, 97 की, 2007 की, हाँ 2007 के जुलाई अगस्त की बात होगी। मनोरमा नमित हमने गाना CRBT पे डिप्लॉय किया। और दिवाली पे बॉलीवुड की बड़ी मूवी रिलीज़ हो रही थी टी सीरीज़ की, ओम ओम शांति ओम। और वोडाफोन का सबसे मेन अकाउंट हुआ करता था, सॉरी, हंगामा का मेन अकाउंट हुआ करता था वोडाफोन, जहाँ पे सारे बॉसेस हफ्ते की एक मीटिंग करते थे। मिस्टर रॉय से लेके, मिस्टर मोबानी से लेके, आशीष जोशी से लेके, सर्कल मैनेजर से लेके, सर्कल हेड से लेके, हर बंदा ये करता था, बिकॉज बहुत ही एकदम प्रीमियम अकाउंट होता है ना वो था। और जो हंगामा बोल देगा वोडाफोन में वो होता था। तो सारे लोग जाते थे मीटिंग के लिए सारा का सारा। तो जो गाना हमने जुलाई अगस्त में किया था वो 4-5 महीने के बाद रिपोर्ट आती थी। तो दिसंबर या जैन में रिपोर्ट आया था उसका। तो ओम शांति ओम का गाना का रिपोर्ट आया, सब बहुत खुश कि बॉस 1.5 लाख डाउनलोड हो गया है। 1.5 लाख डाउनलोड उस टाइम में, बिकॉज आपको तब आज तो आप एक स्ट्रीम होती तो आपको 3 पैसे 4 पैसे 5 पैसे मिलते, तब एक CRBT डाउनलोड होता था आपको मिनिमम, आपको 30 रुपये महीना 15 रुपये लेते। चार्ज नहीं, 15 रुपये चार्ज का मिलता था, प्लस आपको सब्सक्रिप्शन से मिलता था। जो 15 रुपये मिलता था उसका मिनिमम 25% तो मिलता ही था, विच इज़ अप्रोक्सीमेटली 3 रुपये 75 पैसा एक CRBT का। बट बीइंग ए लीडर, हंगामा लीडर था तो उसको जो था वो 35% मिलता था। तो अप्रोक्सीमेटली 5 रुपये के आसपास, 4.5 से 5 रुपये के आसपास वो पर CRBT डाउनलोड का रेट मिलता था। उस CRBT रेट का ओम शांति ओम का आया तो सब लोग बहुत खुश थे, बॉस 1.5 लाख डाउनलोड, 1.5 लाख डाउनलोड, पैन इंडिया से 1.5 लाख डाउनलोड ओम शांति ओम के। सेम मंथ में मेरा गाना आया और उस गाने के गुजरात का गुजराती गाना था, CRBT गुजरात सर्कल से 3,75,000 डाउनलोड। सेम पीरियड में, सेम टाइम में, सेम गाना, ओम शांति ओम नेशनली, हमारा मनड़ा नामित ओनली गुजरात, 3,75,000 डाउनलोड हुए थे। और फिर सारी कहानी चेंज होगी सारी की सारी। उसके बाद में फिर मुझे ये समझ में आ गया बॉस के रीजनल का मार्केट बहुत स्कोप है, क्योंकि मेरे को पता था कि बॉस मैं दुकान पे बैठ के जब मैं मार्केट से कोई भी नया टाइटल लॉन्च होता है तो मैं हिंदी 2 लाता हूँ, बट रीजनल 10-10 लाता हूँ। मुझे पता है कि ये 10 बिक जाएगी सारी की सारी। तो फिर मैंने क्या कि बॉस, जो मैंने दुकान रखी थी, दुकान का नाम ही रखा था रमा गीत सेंटर, मेरी दुकान का नाम था। तो फिर मैंने कहा कि मैं अपनी कंपनी बनाऊंगा रमा कम्युनिकेशन, है ना। तब तक मुझे ये पता चल गया था कि सारे लोग कम्युनिकेशन रख रहे हैं, है ना, रिलायंस नाम। कम्युनिकेशन। हाँ एग्जैक्टली वही था, है ना। बिकॉज मेरे दोस्त लोग बोलते थे, बोले तू आरकॉम छोड़ देगा क्या। मैंने बोला नहीं, हम भी आरकॉम ही रखेंगे। तो रमा कम्युनिकेशन आरकॉम ही होता है। मजाक मजाक में रखा था, बट वो रमा तो रखना ही था ऑब्वियसली। रमेश मदर्स ने। रमा इज़ माई मदर्स नेम, है ना, वो तो रखना ही था उस पर। तो हमने वो आरकॉम रखा। और मैंने दुकान पे बैठ के ना सबको फ़ोन करना स्टार्ट किया, कि बॉस आपका गाना मोबाइल पे जा सकता है, और जो आप कैसेट से पैसा कमा रहे हो ये पैसा आपको वो आएगा जहाँ पे आपका 1 रुपये का खर्चा नहीं है। तो मुझे 3 महीने तक मैंने लोगों को समझाया, कोई समझने को तैयार नहीं है। उस 3 महीने में मैंने पूरा राजस्थान और
पूरा राजस्थान तब ट्रैवल ये किया भी मैंने। आप हंगामा के लिए काम कर रहे थे, ये नहीं, वाला? तब मैं हंगामा कंसल्टिंग करता था, हाँ, बट मैंने कहा मैं अपना करूँगा, अपना डिस्ट्रीब्यूशन अपना डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करूँगा मैं। तो मैंने लोगों को फ़ोन करना स्टार्ट किया सारा का सारा। सारी जगह मैं गया था। मैंने ये भी टाइम देखा जहाँ पे मैं कैसेट का टाइम था 2000 जो 7-8 का टाइम था, कैसेट का पीक टाइम था, मतलब अच्छा टाइम था। बिकॉज हिंदी में तो MP3 आ गई थी, बट राजस्थानी में उतना बड़ा MP3 रीजनल में था। इतना, हाँ मतलब कैसेट हिंदी था में और तो सीडी बुरी भी था। हालत थी। हाँ, कैसेट और सीडी बिक रहे थे, मतलब बिक रहे थे बट करेक्ट, अच्छे करेक्ट। खासे बिक रहे थे सारे। तो जब हम दुकान के बाहर बैठते थे तो वो बंदा दोपहर से लेकर रात को 10 बजे तक बैठे, उसका टाइम ही नहीं बात करने के लिए, बिकॉज जो फ्री होगा तो हमसे बात करेगा। तो ऐसा एक दुकान पे ऐसा मेरा 3 बार हो गया, मैं 3 दिन बैठा रहा, तीसरे दिन वो मुझे मिला कि भाई चल ठीक है। बट वो तीसरे दिन जब मिला था तो देसी आदमी था, तो जब मिला तो उसने मुझे बोला ठीक है क्या पेपर चाहिए, बोलो मैं साइन करके देता हूँ। उन्होंने मुझे साइन करके दे दिया। ये बात है 2007 के जुलाई अगस्त की बात है। और हमारे ना राजस्थान में एक बहुत बड़ा फेयर लगता है, पीर बाबा रामदेव है, रुनेचा में एक तीर्थ मेला एक धाम है, होता है। मेला लगता है वहाँ पे। वहाँ पे एवरी ईयर है ना 20 से 25 लाख लोग आते हैं पैदल, मतलब 20 से 25 लाख, और वो भी एक ही महीने में। जो भादरवा महीना जो होता है ना, ये जो एग्जैक्टली हमारे यहाँ सावन के बाद वाला जो मैंने। सावन के बाद वाला जो महीना भादरवा महीना बोलते हैं हमारे। तो एक महीने में कम से कम 20 से 25 लाख लोग आते हैं। वो आते हैं MP, राजस्थान और गुजरात से, मैक्सिमम लोग इन 3 जगह से आते हैं। और वहाँ पे उस दौरान ना कम से कम उस 5-7 किलोमीटर के एरिया के अंदर 400 से 500 कैसेट की दुकानें लगती थी टेम्पररी, जो सिर्फ कैसेट बेचते थे। हर तरह का शॉप लगती थी, बट अपन म्यूजिक में थे तो म्यूजिक का ही ध्यान देते थे कितने देते। 400 कैसेट की दुकानें कम से कम लगती थी वहाँ पे, और हर कंपनी अपना हब वहाँ पे बनाती थी। जितनी भी कैसेट कंपनी अपना हब बनाए ताकि डिस्ट्रीब्यूशन कर पाए जो टाइटल होगा। उस साल मुझे याद है एक गाना हिट हुआ था, रुनेचा में भीड़ गणी। दैट इज अ राजस्थानी टाइटल, रुनेचा में भीड़ गणी। भीड़गनी। वो रिलीज़ हुआ था। रोनेचा में बहुत भीड़। बहुत भीड़ थी, हाँ, हाँ, वो बहुत भीड़ थी वहाँ पे ना। वो टाइटल वहाँ पे रिलीज़ हुआ, और मेरी भी वहाँ पे एक शॉप है, उस 400 में से एक मेरी भी है ना। तो मैंने भी वहाँ पे लगाई हुई। एक मेरा दोस्त था, वो अब रहे नहीं इस दुनिया में, मोहन गढ़वी। तो हमने कहा कि चलो हम भी वहाँ पे दुकान खोलेंगे और वहीं से हम कंपनी भी खोलेंगे, म्यूज़िक कंपनी। मैंने कहा ठीक है चलो। वहाँ पे हम 7 दिन रुके, और उस 7 दिन में मैं देखा कि जो 400 दुकानें हैं, वो 400 दुकानों पे एक ही गाना बज रहा है, रोनेचा में भीड़ गई। भीड़गनी। ठीक है। तब मेरे पास, मैंने दुकान पे जो माल लिया था लगभग 50,000 का। बट 400 जगह सेम ही गाना बज रहा था, अलग अलग वर्जन। 400 का सेम गाना बज रहा था, सिंगर अलग होगा। ओरिजिनल गाना जो था ओरिजिनल था ही, बट क्या होता था कि वहाँ पे कॉपीराइट इतना। राजस्थान का मार्केट है ना तरसेम भाई, वो कॉपीराइट उतना समझता नहीं है। उनको ये लगता है कि एक गाना हिट हो गया तो ये मेरा राइट्स हो गया, मैं इसको दूसरे सिंगर से गवा के मार्केट में भेज दूंगा। और हाँ, अब तो ये चेंज हो प्रॉब्लम गया। आज तक है, अभी भी है। आज तक प्रॉब्लम है। ये सबसे बड़ा सेटबैक है राजस्थानी म्यूजिक हिट नहीं होने का, और राजस्थानी म्यूजिक बड़ा नहीं होने का, ये सबसे बड़ा सेटबैक है। और आज भी लोग एजुकेट नहीं हो रहे हैं, धीरे धीरे हो रहे हैं, बट अभी भी मैं कहूँगा सिर्फ 10% है, 90% आप भी वैसा ही चलता है सारा का सारा। तो सारे लोग गाने बना रहे थे। जो मेन सिंगर थी दुर्गा जसराज, उसका गाना था। बाकी सब लोग जिस जिसके जो सिंगर अवेलेबल थे, उन्होंने सबका अपना गाना बना के सब अलग भेजे। बिकॉज गांव के लोग जो होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा आर्टिस्ट स्पेसिफिक नहीं समझते हैं उसको, बोले गाना होते हैं, गाना हाँ, समझते हैं। हाँ, मतलब हाँ समझते हैं। भाई रोने चाहिए भीड़ गनी कैसेट देना, तो वो कैसेट दिया और ले गए सारे। तो उसमें सबसे लर्निंग पॉइंट मेरे लिए था वो, उसके गाना एक है, अलग अलग वर्जन है, बट 400 दुकान में बजे एक ही गाना रहा है। मैंने दुकान बंद किया, मैंने वो सीडी उठाया, और ये वही दुकान है जहाँ पे मैं 3 दिन बैठ के मैंने वो पेपर लेकर आया था उनसे साइन करके, और वो गाना उन्हीं का रिलीज़ हुआ। जालोर के मेरे भंवरलाल जी मेरे बहुत ही प्रेमी आदमी हैं। प्रकाश कैसेट का पहला गाना था ये, बाद में कंपनी मैंने खरीदी ली उनसे 2010 में। बट वो बहुत प्रेमी आदमी थे, उन्होंने मुझे वो गाने के राइट्स दे दिए। उनका बेटा धर्मेंद्र था, बोले कि भाई आप ये ले लो गाना, राइट्स ले लो आप मोबाइल पे, आप गाना मेरा मोबाइल पे डालो। तो गाना लिया, तो मैं वो गाना लिया, दुकान बंद की। दुकान में लगभग 50,000 का माल था उस टाइम में। तो उन्होंने बोला यार क्यों नुकसान कर रहा है, क्या होगा इसका। मैंने बोला नहीं यार मैं जा रहा हूँ। मैंने वो कैसेट लिया, और वो कैसेट लेके आया, हंगामा में इंजेस्ट करवाया। और तब सर्कल है ना, तब CRBT के लिए ना आउटबाउंड डायल बहुत मेजर पार्ट रोल प्ले करता था ना। आप जो प्रमोशन करते हो ना, CRBT का जो प्रमोशन होता था वो आउटबाउंड डायल होते थे, OBD जिसको हम बोलते थे। और वो सर्कल से रन होती थी। आउटबाउंड होता क्या था? आउटबाउंड डायल, जो आप एक कॉल आता आपको, और कॉल में डायरेक्टली आपको IVR जो वॉइस IVR, आप ये गाना सुनने, ये गाना आपका कॉलर सुनने ट्यून के लिए, सेट हाँ, करने करेक्ट, के लिए आप करेक्ट, 1 दबाओ या 2 करेक्ट, दबाओ 3 दबाओ, है ना। करेक्ट, करेक्ट। तो वो आउटबाउंड डायलर जो होता था उसके लिए होता था। तो मैं वो गाना लेके आया, गाना डिप्लॉय करवाया, और राजस्थान वोडाफोन सर्कल पे गया मिलने के लिए। वोडाफोन का मेरा दोस्त था विनय मंगल, वेरी गुड फ्रेंड। मैंने उसको बोला भाई देख मैं रुड़ाचा में था,
और ये गाना 400 दुकान थी, 400 दुकान में एक ही गाना बज रहा है, सिंगर अलग हो सकता है बट गाना एक ही बज रहा है। तो बोला कि ठीक है तू मेरे को गाना भेज। मैंने गाना भेजा, आउटबाउंड डायल पे उसने लगा के बोले मैं एक दिन लगा के देखता हूँ। उसने एक दिन लगा के देखा गाना, वो गाना फट गया। मतलब उसका फ़ोन आ गया मुझे, बोले भाई गाने ने धमाल कर दिया। तो रोज़ के उस टाइम में नंबर देता था वो मुझे डेली, ऑफलाइन नंबर देता था। बोले आज 10,000 डाउनलोड हुए, आज 5,000 डाउनलोड हुए। तो मैं तो सीधा कैलकुलेशन करता भाई 3 रुपये 75 पैसा। 30,000 आए, 40,000 30,000 आए। आए, 50% हंगामा चले गए। सपोज मेरे पास 50% है, अब उस 50% में से मेरे को लेबल को देना है। तो मैं तो सीधा कैलकुलेशन, भाई जितने डाउनलोड, अपन तो रोज़ की डायरी रखे ना भाई कि कितना डाउनलोड, कितना पैसा आया, सारा का सारा। तो वहाँ से तरसेम भाई कहानी चालू हुई। एग्जैक्टली जो रमा कम्युनिकेशन जो होता, उस एक गाना, वो पहला गाना था मेरा, और उस गाने से पूरी कहानी चालू हुई कि बॉस कैसे सीआरबीटी का धंधा होता है, कैसे गाने सेलेक्ट करना। जो मुझे 3-4 महीने लगे थे पहला गाना लेके मुझे सीआरबीटी अपलोड करने के लिए, उसके बाद 1 महीना लगा मुझे 1 से 100 पार्टनर करने के लिए पूरा का पूरा। बिकॉज गुजरात में वो हमारा मनरला नमित गाना पॉपुलर हो चुका था, और राजस्थान में रोनेचे में बेड़गनी गाना पॉपुलर हो चुका था। तो ये धीरे धीरे ये सारी कहानियाँ बनती गई सारी की सारी। फिर लोग एक से आए, दो आए। ये बात तब तक आप आते आते 2008-2009 हो गया। 2008-2009 हो गया। फिर मैं हंगामा में नौकरी करता था। बट क्या होता है कि एक चीज़ तो था कि मुझे ये मेरे माइनस पॉइंट मुझे पता थे कि बॉस मेरे क्या क्या लाइफ में माइनस पॉइंट है ना, मैं उसको छुपाता नहीं था। मेरे को पता था भाई ये मेरी लिमिट है ना, इसके ऊपर मेरा कुछ नहीं हो सकता है। तो 2009-10 में आता था ना, मुझे ये समझ में आ गया था बॉस कि अब हंगामा में ना मैं, मतलब मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं। बिकॉज मैं, नो डाउट मुझे कोई क्वेश्चनिंग नहीं थी मैं क्या करता हूँ क्या नहीं करता हूँ। मतलब सिद्धार्थ सर से लेके नीरज सर से लेके कभी भी मुझे क्वेश्चन नहीं किया कि बॉस मैं क्या काम कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। जो भी मैंने बोला उन्होंने बिलीव किया, और मुझे उन्होंने वो सारी फैसिलिटी दी जो एक बॉस किसी को दे सकता है। बेस्ट फैसिलिटी मैं बता रहा हूँ, क्योंकि कौन बॉस है जो अपना बिजनेस भी करने को अलाउ कर रहा है, आपको नौकरी भी अलाउ कर रहा है, आपको और भी सारी चीज़ें दे रहा है। उन्होंने मुझे वो सारा दिया। तो 2010 में आता तो मुझे ये लगा बॉस कि अब मेरी जो ग्रोथ है ना वो हंगामा में एक लेवल के ऊपर आपकी नहीं हो सकती। बिकॉज मैं 7वीं फेल हूँ, तो मेरे को क्या मेरे को सीईओ तो बना नहीं सकते, प्रेसिडेंट बना नहीं सकते। उन्होंने मुझे एजीएम बनाया जस्ट बिकॉज कि चलो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से बना दो। बट फिर भी मुझे पता था ना मेरी लिमिट कितनी हो सकती है, मेरे को पता है मेरी लिमिट कितनी है। ठीक है, तब ये हो गया कि नहीं मुझे हंगामा छोड़ना चाहिए। तब तक 2010 आए ना, तो सीआरबीटी धीरे धीरे ड्रॉप डाउन होना स्टार्ट हो गया। Right. 10-11 के बाद ना थोड़ा थोड़ा, मतलब लोग बातें करने स्टार्ट हो गए थे कि भाई सीआरबीटी का बिजनेस जो है आज 5% कम है, अगले महीने 10% कम है। उसके बीच में फिर आपको नेम ट्यून आ गया था, है ना। तो नेम ट्यून आने से इनका बिजनेस का बड़ा डैमेज हो, बिकॉज हर बंदे गाने लगाने की जगह सब बंदे ने नाम लगा दिया। दुर्गाराम चौधरी को कॉल करने के लिए धन्यवाद, हम अभी आपका कॉल लेंगे, है ना। लोगों ये कॉलर ट्यून आया, तो इससे उनका और 5-7% बिजनेस ड्रॉप हुआ सारा। तो तब मैं तो बाहर बातें करते था लोगों से, तो लोगों ने मुझे, किसी 2-4 लोगों ने बोला कि यार ये यूट्यूब का धंधा ना अच्छा चला, तुम लोग कैसा करो यूट्यूब का। तो मैंने कहा ये क्या होता है पहले तुम मुझे बताओ, मैं समझूँ तो ये क्या होता है यूट्यूब का। बोले वीडियो पे पैसे बनते हैं। बोले ये कैसे बनते हैं। बोले कि नहीं वीडियो हम डालते हैं, एडवर्टाइजमेंट से पैसे बनते हैं और हम बहुत अच्छा पैसा कमा। बोले कितना कमा। बोले मैं रोज़ के $600-700 कमा लेता है। मैंने कहा कैलकुलेशन करके मैंने देखा उस टाइम में 55 या 60 रुपये का डॉलर का रेट था मेरे ख्याल से, है ना, 55-60 रुपये का। मैंने कहा ये तो अच्छा धंधा है। मैं गया बॉस के पास, नीरज सर के पास। मैंने कहा सर हमको यूट्यूब का धंधा करना चाहिए। सिद्धार्थ के पास भी गया, मैंने कहा सर हमको यूट्यूब का बिजनेस करना चाहिए, सारे लोग कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं। मैं गया बट कन्विंस नहीं थे मेरी बात से कोई भी। मेरे को नीरज सर ने भी बोला कि नहीं यार ये यूट्यूब का धंधा नहीं चलता है, ये फ्री वाला कुछ नहीं चलेगा। टी सीरीज ने भी उनको लीगल नोटिस भेजा हुआ है, यशराज ने लीगल नोटिस भेजा हुआ है, इधर सब बंद हो जाएंगे सारे, फ्री कुछ नहीं चलने वाला है, सब पैसा दे के लेंगे और ये सब लीगल केस होने वाला, तू देखना 1 साल के अंदर सब बंद हो जाएंगे। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा बड़ा आदमी कह रहा है तो सही हो गया सारा का सारा। 2012 में मैं फिर लोगों से मिला, वो फिर मुझे बोल रहे कि बोले मैं $700 का रेवेन्यू $1000 हो गया। तो नौकरी चल रही थी मैं आपकी? नौकरी चल रही थी, ये 2011 की बात थी। 11 मैंने उनको बोला यूट्यूब स्टार्ट करने के लिए। तो जब मैंने 11 में जब मैंने बोला ये नहीं कर रहे थे, मैंने बोला मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ। फिर जब मैंने बोला मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ, तो इन्होंने एक बंदे को बोला, बोले तुम 2 चैनल खोल दो राजस्थानी गुजराती के यूट्यूब पे। उन्होंने चैनल खोल दिया, वहाँ पे मैंने कंटेंट ला के डालना स्टार्ट किया। बट रिजल्ट क्या था, महीने के $50 $100। तो यूट्यूब को लेके हंगामा कभी उतना कीन नहीं था बिजनेस करने के लिए। उस टाइम पे कोई कीन नहीं था बिल्कुल भी, है ना, कीन बिल्कुल भी। मतलब टॉप से लेके नीचे तो कोई नहीं थे। बट मुझे तो करना था, मुझे पता था कि सब लोग पैसा कमा रहे, तो सीआरबीटी अगर गिरेगी तो नेक्स्ट अल्टरनेटिव क्या है, कुछ तो चाहिए अपने को सर्वाइव करने के लिए।
एंड फिर ये एक लेवल पे ये भी आ गया कि फिर जब आपकी एक कंपनी आपकी बड़ी होती है, जब मैं हंगामा का पार्ट तब था जब 30 से 40 लोग थे, और जब मैंने छोड़ा तो 1200-1300 लोग थे। तो आपके वो भी होता है बॉस कि जैसे कंपनी बड़ी होगी वैसे लोग आएंगे। लोग आने के बाद में हर आदमी का अपना बिजनेस पॉलिसी है, सब कुछ अपना है सारा का सारा। तो मैंने कहा यार ठीक है। मैंने 2011 में जब मैंने पेपर डाला तो उन्होंने यूट्यूब स्टार्ट कर दिया, तो मैं रुक गया। मैंने कहा चलो ठीक है, स्टार्ट कर ही रहे हैं। 2012 में फिर मैंने कहा कि अरे अब नहीं होगा, अब मैं इंडिपेंडेंटली करूँगा सारा का सारा। तो मैंने 2012 में फिर से पेपर डाले सारे के सारे पेपर। तो कैसेट की दुकान नहीं चालू थी, अच्छा कैसेट की दुकान चालू थी। कैसेट बिकती थी तब भी? हाँ बिकती थी, तो मतलब बहुत उतनी ज़्यादा नहीं बिकती थी कैसेट की दुकान, बट थी। तो नहीं, मेरा बिजनेस आरडीसी चालू करने से पहले 2010 तक तो कैसेट की दुकान थी मेरी, 10-11 तक कैसेट की दुकान थी। इस बार तो मैंने श्योर था कि मुझे अब नौकरी नहीं करनी है सारा का सारा, मुझे कुछ भी हो जाए मुझे नौकरी नहीं करनी। तो मुझे बॉस छोड़ नहीं रहे थे, तो मैंने बोला सर मैं तो फील्ड ही चेंज कर रहा हूँ, मैं तो ज्वेलरी का बिजनेस करूँगा। एंड मैंने जनरली ज्वेलरी का बिजनेस स्टार्ट किया था, बट मैं एक्टिव मेंबर नहीं था उसमें, स्लीपिंग पार्टनर की तरह मैंने अपने कजिन ब्रदर के साथ स्टार्ट किया था। मैंने कहा सर मैं तो गोल्ड का करूँगा और मैं ये बिजनेस ही नहीं करना चाहता। उन्होंने मुझे मार्च में रिलीव, जैन के लास्ट में उन्होंने मुझे रिलीव किया, और मैंने अप्रैल में अपनी जो पुरानी कंपनी थी रमा डिजिटल कंटेंट को मैंने रीनेम किया आरडीसी मीडिया प्राइवेट लिमिटेड। और अप्रैल 2013 के अंदर मैंने इंडिपेंडेंटली अपना बिजनेस स्टार्ट किया आरडीसी मीडिया का। तब तक आपको बॉम्बे आए हुए 22 साल हो चुके तब हैं। तक 22 साल होते सारे का सारे। तो आज आपके पास जो भी है वो जर्नी उस दिन एक्चुअली प्रॉपरली शुरू हुई। प्रॉपरली शुरू हुई, पूरी की पूरी सारी हुई थी। इस बीच में ये था कि जब एक चीज़ मैं भूल गया इसमें ना, बिकॉज जब मैं स्टार्टिंग के जब मैं राजस्थान से आया था तो मैं 2000 तक मेरे घर पे किसी को पता नहीं था कि मैं हूँ या नहीं हूँ। मैं पूछने वाला भी था। हाँ मतलब 2000 बिकॉज 91 से मैं आ गया था, तो मेरा घर से कोई मेरा एक कम्युनिकेशन नहीं सवाल था। था उसमें, ऐसा कभी डर नहीं लगा कि कोई उठा के ले जाएगा? बिकॉज उस टाइम तो मुझे याद है मैं भी 42 ईयर्स का हो जाऊंगा अभी, हम 4 साल का डिफरेंस है। और जब आप एक छोटे गांव से आते हो तो उस टाइम तो टीवी का भी एक्सेस नहीं होता था सबके पास। हमने टीवी देखा ही नहीं कभी। हाँ एक गांव में एक ही टीवी होता था, उसके बाद रामायण और महाभारत देखते थे। तो अब अगर मान लो आप निकल गए तो उस टाइम छोटा सा बच्चा, ना किसी को जानते हो, पैसे भी उतने ही है, किस्मत है अच्छी कि कुछ गलत नहीं हुआ, बट ऐसी बहुत सारी गलत चीजें भी होती हैं, बच्चों को उठा के ले जाते हैं। तो आपको डर नहीं लगा एक बार भी? समझ नहीं थी एक्चुअली, समझ नहीं थी ना। समझ होगी तो डर लगेगा, जब समझ ही नहीं होगा तो आपको क्या डर लगेगा? सही बात है। हाँ ना, जो समझ ही नहीं थी कि अच्छा बुरा क्या होता है ना, तो बाद में पता और चलेगा अच्छा बुरा आपके क्या जो होता है। 3 भाई बहन है, आप 2 छोटे हैं बड़े हैं आपसे? हाँ, एक बहन है मेरे से छोटी और एक भाई उससे भी छोटा है, तो तो सबसे ऐसा बड़ा मतलब मैं ही भाई बहन मम्मी पापा सबको छोड़ के निकलने के लिए में से फील भी कुछ नहीं हुआ? हूँ। नहीं, बिकॉज मार से बचना था ना, बिकॉज फेल हो गए थे ना घर वाले को, आंसर क्या करोगे आप पूरा का पूरा। और आप आए 91 में, 91 में। 91 से 2009 साल, हाँ 9 साल आपने बात नहीं की? हाँ, बिल्कुल बात नहीं की मैंने। तो 9 साल उनको क्या लग रहा था उनको कि पता है, वो उन्होंने तो होप छोड़ दिया था कि है कि नहीं है। उन्होंने ढूंढने की कोशिश तो करी होगी? बहुत बहुत कोशिश की उन्होंने, जहाँ पॉसिबल था वहाँ पे। बिकॉज गांव में क्या होता है, या तो आप रिलेटिव से पूछोगे, जो बाहर से आता है उससे पूछोगे। गांव में सब होते हैं ना, पीर बाबा फकीर के यहाँ जाते हैं सारे के सारे कि हमारा बेटा कहाँ है किधर है, तो सब यही बोलते थे कि भाई जिंदा आ जाएगा, बस इतना ही बोलते थे उनको। तो खुश थे वो सारे के सारे। बाप रे, ओके। हाँ आप जितना कैजुअली बोल रहे हो वहाँ नहीं, क्या वो बीता माँ बाप होगा का सबका मैं समझ सकता हूँ उसको उनको ही वहाँ पर, पता है। बिकॉज जब मैं गया था तब देखा था उनको, मतलब पूरा छोड़ा था उसमें। ओके। हाँ और फिर 2000 में बात आपने की? हाँ, 2000 के बाद मैंने बात की, फिर मैंने लेटर लिखा उनको, मेरे फादर को फर्स्ट टाइम। तो मेरे फादर आए मुझसे मिलने के लिए बॉम्बे, 2 दिन रुके वो। फिर वो बोले चल मेरे साथ, तो मैंने कहा मैं अभी तो नहीं आता हूँ, मैं आपको वापस, आप चलिए मैं दशहरे पे आता कैसा हूँ। था मोमेंट पापा से आए तो? मैं मारा कि नहीं? बोल नहीं सकता, नहीं बिल्कुल नहीं मारा। फादर मेरे बहुत कूल थे एकदम। मार तो मम्मी 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 था, कोई मस्ती करता तो मम्मी मारती थी, पापा नहीं मारते थे। पापा मारते थे समझो कि मैंने बहुत बड़ी गलती की, नहीं तो नहीं मारते, वो तो गुस्सा होके चले जाते थे। तो वो हो गया, फिर उस पर वापस जाने लग गया, फिर रिलेशन ठीक हो गए। तो इसमें इंटरेस्टिंग ये था कि जब मैं वापस गांव चला गया तो तब हमारे यहाँ पे ना कोई आदमी इतना फ्लाइट में जाता नहीं था। और थैंक्स टू हंगामा कि मैंने कभी फिर एक बार हंगामा ज्वाइन किया, मैंने ट्रेन में ट्रैवल नहीं करने दिया उन्होंने मुझे। तो मैं जब भी ज़्यादा फ्लाइट से जाता तो मेरे पापा, मेरे नानी, मेरे जितने भी लोग थे जो मेरे को प्यार करते थे, वो सब इतने खुश होते थे मैं हवाई जहाज़ से आया। तो वो लोग हवाई जहाज़ नहीं बोलते, उड़नी बोलते थे कि भाई उड़नी में आया हुआ है, मेरा बेटा उड़नी में आया हुआ है। तो मेरे फादर को कोई पूछते थे कि भाई तुम्हारा बेटा क्या काम करता है, बिकॉज नौकरी करता था। तो हमारे यहाँ पे मारवाड़ियों में प्रॉब्लम है कि भाई जो
पेडी जिसकी होती है, जिसको हम दुकान बोलते हैं, उसकी ज़्यादा वैल्यू होती है नौकरी वाले से, है ना, वो भी प्राइवेट नौकरी वाले से सारा का सारा। भले मैं कुछ भी कर लूँ तब भी है तो नौकरी ना भाई, सारा का सारा। पेडी 10 लाख की भी बड़ी है नौकरी से। तो मेरे फादर को पूछते थे, बोले तुम्हारा बेटा क्या काम करता है, तो मेरे को पूछते थे क्या काम करता है। मैंने कहा ये जो आप कॉलर ट्यून सुन रहे हो ना, ये मैं देता हूँ उनको, वो लेते हैं। तो फादर को पूछते, फादर बोलते बेटा क्या काम करता, तो बोलते मेरा बेटा ना फ़ोन में गाने भरता है है ना। तो मेरे को बड़ा हंसी आती है। मैंने कहा सही बात है, फ़ोन में गाने ही भर रहे हैं हम सारे के सारे। तो ऐसे थे फादर मेरे, मस्त एकदम फर्स्ट क्लास। तो जब 2013 में जब हमने वापस बिजनेस स्टार्ट किया, तो जब स्टार्ट किया फिर शुरू का वही अगेन स्ट्रगल। अब हमने नौकरी छोड़ के आ गए, हमारे पास कुछ है नहीं। फिर मैंने वापस अगेन जो 2006 में स्टार्ट किया था, मैंने वापस 2013 में वापस स्टार्ट किया। बिकॉज तब मेरे पास तब मुझे मतलब पहली बार था, कोई कंपटीशन नहीं था, मार्केट में कोई था नहीं, तो लोगों को कन्विंस करने में टाइम लगा, बट लोगों को धीरे धीरे कन्विंस हो गया। बिकॉज एक आदमी को पैसा दिया तो वो बात फिर आग की तरफ फैलती है, तो वो काम हो गया। अब 2013 आते आते ना फिर तो लोग हंगामा को भी जानने लग गए, लोग दूसरी और भी कंपनियां थी, लोग उनको जानने लग गए। तो वहाँ पे जाके फिर थोड़ा चैलेंजिंग होने लग गया कि बॉस अब कैसे अपन खड़ा करेंगे 2013 में। तो 2013 में अगेन फिर से वही जर्नी स्टार्ट जीरो वाली की बॉस, वापस अभी अपने को अपने, बिकॉज बट इस बार नील बटे सन्नाटा नहीं था। नहीं, नील बटा सन्नाटा नहीं था, बिकॉज इस बार तो अच्छा खासा सब कुछ था। तो 2013 में फिर अगेन गुजरात गया वापस पहली बार। गुजरात में मेरे 3-4 प्रेमी लोग हैं। प्रेमी मतलब क्या बोलूँ, बड़े भाई की तरह। हमारे जूनागढ़ के हमारे मनोज भाई है, पहले उनके पास गया। मैंने बोला मनोज भाई अपना दोबारा काम स्टार्ट कर रहा हूँ, मेरे को आपसे 50 सीढ़ी चाहिए। बोले क्या करेगा। मैंने कहा मैं आपको पैसे बना के दूंगा, आप मुझे 50 सीढ़ी दे दो। और उसके पहले उनकी हंगामा के थ्रू उनकी रॉयल्टी थी 20,000 रुपये साल की CRBT की, क्योंकि वो लाइव बनाते थे बहुत ज़्यादा भजन ना, तो वो CRBT में भजन उतने चलते नहीं, तो 20,000 रुपये इनकम थी उनकी। तो मैंने उनको बोला कि आपको 20,000 आ रहा है ना, तो 20,000 तो मैं आपको पक्का कमा के दूंगा, ज़्यादा भी आ सकता है, बट 20,000 का आपका नुकसान नहीं होने दूंगा। 2 साल के अंदर आपको 40,000 से ज़्यादा ही कमा के दूंगा, पहले साल हो सकता कम होगा। तो मनोज भाई ने बोला कि ठीक है तुम ले जाओ जो 50 कैसेट, उन्होंने बिना कुछ पूछे हुए, जहाँ जो मैंने पेपर दिया उन्होंने साइन किया और उन्होंने मुझे 50 सीडी दे दी। अब मैं 50 सीडी लेके आ गया। फिर मैं गया अहमदाबाद, हमारे दूसरे भाई रमेश भाई एकता साउंड वाले, मैं उनके पास गया। मैंने कहा रमेश भाई मैंने हंगामा नौकरी छोड़ दिया और अपना स्टार्ट कर रहा हूँ। तो बोले यार मेरा तो ना हंगामा चल रहा है, बट यूट्यूब मैं तेरे को नॉन एक्सक्लूसिव दे देता हूँ। मेरे को CRBT नहीं दिया उन्होंने, बट बोला कि यूट्यूब अब मैं तेरे को नॉन एक्सक्लूसिव दे देता हूँ, तो तू चला। मैंने उनसे भी सीडी ली, फिर गया सारा। फिर मेरे तो आप एक्चुअली उनके कंटेंट को डिजिटलाइज करते थे। पूरा, मैं उनका पहले ऑलरेडी CRBT करते था ना, बिकॉज उनका पहला गाना डिप्लॉय मैंने ही किया था। ये और जितने तब भी तक ऑडियो स्ट्रीमिंग तो आया नहीं था। ऑडियो स्ट्रीमिंग तब आया नहीं था ना, ऑडियो स्ट्रीमिंग आया नहीं था। और इसमें एक इंटरेस्टिंग ये तारसिम भाई के ये जितने भी लोग हैं ना, मैं आपको बता रहा हूँ, इनके सबके CD से पहले मैंने इनके गाने कन्वर्ट किए थे मोबाइल अपने कंप्यूटर में। इनसे कैसेट लाता था, रात को कैसेट से कंप्यूटर में गाने वेव फाइल बनाता था, उसको रीनेमिंग करता था, फिर CRBT अपलोड करता था। तो वो एक रेपो बन गया था कि भाई ये आदमी मेहनती है, अपना काम कर लेगा सारा का सारा। तो बट दोबारा आपको जर्नी स्टार्ट, पहले क्या था उनका 0 रेवेन्यू था मोबाइल से, बट जब मैंने दोबारा स्टार्ट किया तब उनके पास एक साइजेबल रेवेन्यू आ चुका था। रेवेन्यू आ चुका था। उसके बाद उनसे लेके आना वो Correct. थोड़ा टफ था। तो ऐसे मेरे 3 लोग थे जो अच्छे टॉप के म्यूज़िक लेवल है, आज नंबर 1 लेवल में रहते हैं वो गुजरात के। उन्होंने मुझे 3, हमारे दूसरे संजय भाई है राम ऑडियो वाले, रमेश भाई एकता साउंड वाले, मनोज भाई आपके स्टूडियो सरस्वती वाले, इन्होंने मुझे सबने जो मैंने बोला उन्होंने मुझे दिया पेपर साइन करके। तो 2013 अगेन फुल स्ट्रगल, बिकॉज आप एक तरफ आपका मंथली करोड़ रुपए की, साल की आपकी करोड़ रुपए की अर्निंग, और आपने कंपनी स्टार्ट की जहाँ पे अब आपके पास जिम्मेदारी ज़्यादा, बिकॉज वहाँ पे हंगामा का बैकिंग था, यहाँ पे आप खुद हो। तो अब आपको बिजनेस स्टार्ट करना है। और तब तक मैं कंटेंट तो लेके आएगा, बट मुझे यूट्यूब का ये भी नहीं पता कि वो CMS क्या होता है, यूट्यूब क्या होता है, कैसे होता है सारा का सारा। बट मैंने यूट्यूब का चैनल स्टार्ट किया, RDC गुजराती, RDC राजस्थानी। तब है ना लेबल के नाम से चैनल नहीं होते थे, हम अपनी मीडिया कंपनी अपने नाम से चैनल बनाती थी सारी। तो हमने RDC के नाम से सारे चैनल बनाए। और उस बीच में ये हुआ था 2010-11 में जब कैसेट का टाइम डाउन हुआ था ना, हमने बहुत सारी मैंने 6-7 कंपनियां खरीद ली थी उस टाइम में, जो बेच रहे थे। हमने कहा चलो हमारा तो CRBT कुछ न कुछ तो रेवेन्यू आ ही रहा है, तो वो कंपनियां मैं खरीदते गया। तब तक मेरे पास 8-10 हज़ार गाने मेरे खुद के हो गए थे जो खरीदी थी मैंने कंपनियाँ। तो कुछ वो लेके, कुछ इन पार्टनर का सपोर्ट लेके सारा का सारा, फिर हमने यूट्यूब में अपना चैनल स्टार्ट किया। और वो धीरे 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 ग्रेजुअली हमने स्टार्ट किया। अब रेवेन्यू आया पहले महीने का,
कुछ मेरे को आज भी याद है, $1.47 था पहला रेवेन्यू गुजराती का। तो अब हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम इस पर खुश हुए या रोए है ना। सीआरबीटी का रेवेन्यू जो था हमारा, बिकॉज हंगामा के साथ जब हम थे तो प्रीमियम रेट मिलता था। अब हम डायरेक्ट लिए तो हमारा रेट भी नॉमिनल है, बिकॉज हमारा सीआरबीटी का एग्रीमेंट, तो बिकॉज हमारा एग्जिस्टिंग कंटेंट था जो हंगामा के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था वो, तो हमारा एग्रीमेंट तो ईजिली हो गया सबके साथ। बट जो रेट था वो बहुत ही नॉमिनल वाला जो रेट होता है वो होता है स्टैंडर्ड रेट जो होता है ना, कि हंगामा को अगर ₹5 मिल रहा है तो मेरे को ₹3 मिलेगा, तो आपका 50% तो ड्रॉप ऐसे ही हो गया, तो आप लेबल को क्या दोगे सारा। तो हमने हमारा मार्जिन पूरा कट किया 1 साल के लिए। हमने कहा कि हम नहीं रखेंगे पैसा, हमको अगर जहाँ हमारा 30% मार्जिन होना चाहिए हम 10% लेंगे, हमने सारा का सारा। हमने 1 साल चलाया सारा का सारा। 1 साल में धीरे धीरे हमारा यूट्यूब स्टार्ट हो गया चलना, राजस्थान और गुजरात। फिर हमने किया ना, हमारे बहुत सारे दोस्त लोग थे जो वीडियो डायरेक्टर थे, है ना। तो वो लोग वीडियो बनाते थे पहले, और सारी कंपनियों को उनके गाने वगैरह वीडियो बना के देते थे, और जब कैसेट और डीवीडी खत्म हुआ तो उन्होंने वीडियो बनाना कर दिया बंद। अब वो सारे लोग फ्री हैं। तो उसमें से मेरे दोस्त है एक सज्जन सिंह गहलोत, वो जोधपुर में थे। उन्होंने मुझे फ़ोन किया, बोले सर आपसे मिलने के लिए आना है बॉम्बे। मतलब क्या काम है, बोला वहीं से आने की क्या ज़रूरत है आपको। बोले नहीं नहीं आपसे मिल के बात करनी है। मैंने बोला आ जाओ। तो फिर उन्होंने बोला कि सर कैसेट की हम घर के 5 आदमी काम करते हैं और महीने की 20,000 रुपये की इनकम है, बिकॉज सीडी और डीवीडी बिकना बंद हो गया पूरा। ओके। तो मैंने कहा बोलो, मैंने कहा ठीक है आप काम स्टार्ट, मैं आपको बताता हूँ वैसे आप काम स्टार्ट करो और उसके बाद अपन देखते हैं। तो उन्होंने बोला है कि मैं मेरे नाम से नहीं कर सकता बिकॉज बॉस मेरा नाराज़ हो जाएगा। तो मैंने कहा मैं 2 महीना मैं अपने नाम से करता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ पूरा का पूरा आपको कैसे काम करना है। तो मैंने 2 महीने अपने नाम से रिलीज़ किया गाने उनके। बट फिर मैंने कहा सर ये लॉन्ग टर्म में नहीं चल पाएगा, अगर मेरे नाम पे होगा ना तो लॉन्ग टर्म में हम इस पर धंधा कर ही नहीं पाएंगे। तो उन्होंने बोला क्या करें। तो मैंने कहा अच्छा आ जाओ। फिर दोबारा उनको बॉम्बे बुलाया। मैंने कहा चलो बताओ अभी आप बताओ मेरे को आपके लिए इंपॉर्टेंट कौन से हैं। बोले मेरी वाइफ और मेरी बच्ची है। मैंने कहा चलो आपको वाइफ का पहला अक्षर उठाओ, बच्ची का पहला अक्षर उठाओ और सरनेम डालो। तो मैंने कंपनी फॉर्म की पीआरजी आज के राजस्थान की सबसे बड़ा कैटलॉग है उसका। उसके पास कम से कम नहीं तो 25,000 वीडियो होंगे, 25,000 ऑडियो वीडियो पूरा उसका कैटलॉग होगा। एंड इज़ अ नंबर 1, अपना खुद का वहाँ पे फिल्म सिटी बनाया, स्टूडियो बनाया आज की डेट में सारा, एंड ही इज़ वेल सेटल नाउ। तो नाम हमने रखा। ऐसे हमने बहुत सारे लोगों को आइडेंटिफाई किया जो ऐसे काम करते थे, जो वीडियो बनाते थे और जो बिकॉज ऑफ सीडी और डीवीडी बनने की वजह से जिनका काम बिल्कुल बंद हो गया था। तो ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई किया, उनको इंकरेज किया, उनको समझाया कि कैसे रेवेन्यू आ सकता है, क्या आ सकता है। एंड आज उसमें से कम 10 कंपनी ऐसी है जो 2013 में थे भी नहीं, और आज वो उस रीजन की स्टेब्लिश कंपनियां हैं पूरी, सारी की सारी पूरा। तो ये वैसा ही राजस्थान का हुआ। फिर हमने कहा कि यार राजस्थान गुजरात से कितना करेंगे हम सारा का सारा। तो फिर हमने कहा कि हम दूसरे मार्केट में जाएंगे, बिकॉज जब मैं हंगामा में था तो मैं ट्रैवल तो पैन इंडिया ही करता था। तो फिर मैं कलकत्ता गया। मैंने कलकत्ता से फिर जितने भी चांदनी चौक के जितने भी म्यूज़िक लेबल है मैंने उनके पास गया, उनको समझाया, उनसे कंटेंट लाया। फिर धीरे धीरे उनका यूट्यूब स्टार्ट किया, यूट्यूब के बाद फिर दूसरी चीज़ें स्टार्ट की। फिर हमने उड़ीसा चले गए। उड़ीसा के जो हमारे बड़े भाई साहब है सीताराम जी, नंबर 1 चैनल है उनका, नंबर 1 म्यूज़िक कंपनी है उनका, ब्रॉडकास्टर भी है, रेडियो उनका रेडियो भी है, चैनल्स भी है। उनके साथ मैंने काम नहीं किया डायरेक्टली 2013-14 तक, बट वो कुछ भी काम करते थे मुझसे कंसल्ट जरूर करते थे। बीइंग ए ब्रॉडकास्टर, कुछ भी काम डिजिटल पे करना होगा तो एक बार किसी के साथ भी कुछ भी डील करेंगे ना तो मुझसे पूछे बिना वो डील नहीं करते थे। इवन एक टाइम आया था जब उनको स्टार्टिंग में जब चैनल स्टार्ट करना था तो टाइम्स वाले उनको पैसे दे रहे थे कुछ लगभग 2-2.5 करोड़ रुपये। तो उन्होंने मुझे पूछा था, मैंने कहा आपको पैसों की ज़रूरत है तो ले लो, अदरवाइज़ आप रहने दो। तो उन्होंने वो पैसे लिए। जब रिन्यूअल हो रहा था उनका वापस 2015-16 में, तो उन्होंने मुझे फिर फ़ोन किया कि मुझे टाइम्स वाले पैसे दे रहे हैं। तो मैंने कहा कितना दे रहे हैं, कि बोले कि हमको 2 से 3 करोड़ रुपये दे रहे हैं सारा। तो मैंने कहा सर इससे ज़्यादा मैं आपको बना के दूंगा, गारंटी है मेरी, इससे ज़्यादा मैं आपको बना के दूंगा। तो बोले क्या करना चाहिए, मतलब हम डायरेक्टली करेंगे, यूट्यूब में मैनेज करूँगा सारा हमने सारा का सारा। 2016 में फिर उनका जो टाइम्स का मैंने उनको नहीं करने दिया, फिर उन्होंने मुझे दिया सारा का सारा कंटेंट। और आज की डेट में मेरे ख्याल से हम डिजिटली, अगर हम फिगर बोलना तो ठीक नहीं रहेगा, बट जो वो सोच रहे थे उससे 20 गुना ज़्यादा आज हम उनका साल का बिजनेस करके देते हैं, जितना उनको पूरे साल का वो दे रहे थे सारा का सारा। क्या बात है। पूरा। उसके बाद में एंड वो हमारा रिलेशन ऐसा हो गया कि वो कुछ भी काम करेंगे ना बिना पूछे नहीं करेंगे, और मेरा भी ऐसा रिलेशन है कि मैं भी उनसे एडवाइस लूँगा, वो मुझसे एडवाइस लेंगे पूरा।
तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन विंग है। ये मेरा डिस्ट्रीब्यूशन थिंग है सारा बट का आपका सारा। कोको फिर कब शुरू हुआ? मैं अभी उस पे आता हूँ, ये तो 2015 तक की कहानी है। अच्छा। फिर उसके बाद फिर ये हो गया 2015 तक। अगेन जैसे मैंने आपको, मैं बहुत जल्दी बोर हो जाता हूँ, फिर मुझे ऐसा लगा कि बस अब इस डिस्ट्रीब्यूशन में आपका सारा हो गया, और एक लेवल पे ये हो गया कि आपको अब लोगों के पास जाने की जरूरत नहीं है, लोग आपके पास आ जाते हैं, बिकॉज रेफरेंस से रेफरेंस से लोग आ जाता है करेक्ट। आपको सारा का सारा, है ना। और फिर एक बार होने के बाद फिर आप वो, और आपके पास वो 10-15 फैमिली वाले पार्टनर्स भी हैं जो जिनके साथ आपकी लॉन्ग टेल सर रिलेशनशिप। वो आज तक है मेरे पास। हाँ करेक्ट। आज तक मेरे पास है, मार्केट में कंपटीशन है, सब कुछ है। वो लोग 2008 में मेरे साथ थे और 2024 में वो मेरे साथ है, पूरे के पूरे सारे के सारे लोग। मतलब आप मेरे से वही बंदा छोड़ के गया जिसको 2 रुपये चाहिए थे और सामने वाला 20 रुपये दे के गया, वही बंदा फिर मेरे तो से गया, वही obvious सी बंदा। बात है। और फिर मेरा मैं उनको रोक नहीं सकता, क्यों रोकूं मैं? आप 2 का 20 रुपये दे रहे हैं वो। आप अमित खन्ना नहीं बनना चाहते। हाँ मैं नहीं बना। दो का With दो का due दो का respect to हाँ him, हाँ, ऑफकोर्स just one ऑफकोर्स, joking, दो yeah. का 20 रुपया नहीं रोक सकता। वही आदमी मेरे को छोड़ के गया, अदरवाइज कोई नहीं गया छोड़ के। तो हाँ, तो 2016 में फिर सारा ये हो गया। तो 2016 में फिर मैंने कहा कि यार ये तो वही वाली कहानी है, रोज लाओ कंटेंट डालो सब कुछ, कुछ नहीं है। तो बहुत सारे लोग ना किड्स की बात करते थे सारा का सारा। तो 2014 में ना मैं मिपकॉम गया था, कांस में मिपकॉम लगता है, समझने के लिए कि एनिमेशन क्या होता है। बिकॉज तब है ना यूट्यूब पे रैम्स बहुत चलते थे, और रैम्स पे लोग हम बात करते थे, कुछ कुछ रैम्स ऐसे थे जिन पे महीने के 20-20 हज़ार डॉलर का रेवेन्यू होता था एक एक रैम्स। कोकोमेलन मेरे ख्याल से कोको मेलन नहीं था तभी, नहीं। कोको मेलन नहीं था, यूबोनो करके था, है ना, होपला किड्स करके हुआ करता था। ये 13-14 की बात है, तब उनका करोड़ों का बिजनेस हुआ करता था उस टाइम में, और तब सीपीएम रेट बहुत अच्छा था। तो मैं वहाँ तो मेरी पे बेटी पैदा हुई थी 2011 में, मुझे याद है। हाँ सभी यस, उस टाइम होपला में किड्स देखते बहुत थे। चलता था उस टाइम में। तो होपला किड्स चलता था, उसके बाद चूचू टीवी आ गया, सारा बहुत सारे पेप्पा लोग आ गए। पिग, हाँ पूरे ये आ गए थे सब। सर, हाँ। हाँ तो 2014 में जब मैं मिपकॉम गया था समझने के लिए एनिमेशन मार्केट क्या होता है सारा का सारा, मैं गया, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। एक ही समझ में आया कि चल मैंने कांस घूम लिया ना। तो मैं वापस आ गया पूरा कांस घूम के। ये बात 2014 की थी। और 14 में मैंने फिर राइम्स का एक चैनल स्टार्ट किया था, जो खुद ही बनाता था। 100 राइम्स किया, बट मेरा चला नहीं। जितने पैसे लगाए थे मैंने, 5-7 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किए थे, वो पैसे आ गए थे। मैंने कहा ये अपने बस का काम नहीं है, छोड़ देते हैं उसको। 2016 आते आते फिर हमने कहा कि यार ये तो एक बार दोबारा ट्राई करनी चाहिए। तो 2016 हमने कहा कि हम इस बार म्यूज़िक नहीं करेंगे, हम इस बार स्टोरी बनाएंगे। तो हमने एक कॉन्सेप्ट बनाया। कॉन्सेप्ट में एक फैमिली होती है, और 2 बच्चे होते हैं, दादा दादी, मदर फादर और सन एंड डॉटर, ये होते हैं। और ये बहुत सारी चीज़ों पे गलतियाँ करते हैं, और फिर पेरेंट्स इनकी गलतियाँ थ्रू स्टोरी सुधारते हैं। तो पहले एक फैमिली आएगी, एक मिस्टेक करेंगे, एक पंचतंत्र की कहानी आएगी, रेजुलेशन में वो बताएंगे कि तुमको इस कहानी से क्या सीखना है। ये फॉर्मेट बनाया हमने। 2 जून 2017 को हमने चैनल लॉन्च किया। 16 में हमने स्टार्ट किया था, और 16 को हमने पहले नाम कुछ और सोचा था, बट हमें वो कॉपीराइट के हिसाब से मिला नहीं। तो फिर हमने कहा हम डॉटर के नाम से स्टार्ट करेंगे। तो कुकू डॉटर नहीं, का नाम है कुकू। कुकू उसका निक नेम है कुकू, तो हमने कहा उसके नाम से करेंगे। तो हमने कहा ये नाम इजीली मिल जाएगा। तो हमने फिर कुकू टीवी स्टार्ट किया। हमने रजिस्टर्ड किया 2017 के स्टार्ट में, और 2017 के 2 जून को हमने पहला वीडियो पब्लिश किया। दिसंबर तक आते आते ना हमारे रोज़ के 1000 व्यू आते थे पूरे चैनल पे, और तब तक हमें हफ्ते के हम 2 वीडियो लाइव करते थे। तो लगभग 6 महीने में हमारे पास, महीने के अगर 8 वीडियो हो गए तो 6 महीने में हमारे पास साइजेबल वीडियो हो गए थे, 8 वीडियो के एवरेज के हिसाब से। तो दिसंबर तक हमारे पास 3000 सब्सक्राइबर और 1000, 1500, 2000 के व्यू रोज के थे सारे के सारे। 3 या 4 जैन से ना कहानी चेंज हो गई। सडनली एक दिन रात को उठा था मैंने, और जो 1500 व्यू थे वो सीधे 15000 थे। शाम को वो 15000 के व्यू 30000 थे। कैसे ऐसे ही अपने आप? ऑर्गेनिकली, कुछ नहीं किया हमने। मतलब सुबह जो आज रात को 12 बजे तक जो 3000 व्यू थे, नेक्स्ट डे मॉर्निंग में 11:30 बजे तक वो 12-13 हज़ार थे, शाम तक वो 25-30 हज़ार थे, और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में लाख के ऊपर व्यू थे, है ना। एक वीडियो जब आपका चलेगा ना, तो अलगोरिदम में सारे वीडियो आगे पीछे सजेस्टेड हो जाते हैं सारे के सारे। एंड फॉर्मेट बहुत प्यारा था। अगर आप कभी देखोगे, कुकू टीवी साइनी शाशा के नाम से हमने बनाया था। वो एक अलग से, फिर पहले हमने कुकू टीवी में डाला था, फिर हमने एक नई सीरीज स्टार्ट कर ली थी, कुकू टीवी साइनी शाशा। उस पर भी अगर आप देखो 100 मिलियन के वीडियोज़ होंगे। एकदम सिंपल फॉर्मेट है, पंचतंत्र की कहानियाँ, सिर्फ एक फैमिली ऐड की हमने आगे और पीछे, दैट्स इट, पूरा का पूरा। तो 2 जैन से कहानी चेंज हो गई। फिर हमने कहा बॉस गेम है इसमें। हमने कहा कि अब हम एनिमेशन टीम इन हाउस हायर करेंगे। जैन की थी, हमने फेब में एनिमेशन टीम, जो बंदे जिनको हमने आउटसोर्स किया था, हमने उन्हीं को बोला बस तुम नौकरी करोगे क्या। तो बोले सैलरी कितनी। मैंने कहा तू बता कितनी चाहिए।
तो उन्होंने बोला कि सीनियर जो था उसकी एक्स और बाकी जो थे उनके 3 बंदे थे। मैंने कहा ठीक है, चारों बंदे आ जाओ ऑफिस में बैठ के, यहाँ तुम एनिमेशन बनाओ। तो मैंने कहा पहले तो जो हम रोज़ हफ्ते के 2 वीडियो डाले हम इसको 3 करेंगे। हमने हफ्ते के 3 वीडियो किए। और तरसेम भाई सब बड़ों का आशीर्वाद रहा है कि वो 1 साल के अंदर पूरी इंडस्ट्री हमको फॉलो करने लग गई। जो आदमी हमको पहले आके ज्ञान देते थे कि बॉस सिर्फ 3D चलता है, इंटरनेशनल चलता है, जो तुम बना रहे हो उसको कौन देखेगा, क्या देखेगा, एग्जैक्टली 1 साल के बाद सब आके बता रहे थे कुछ साथ में कर सकते हैं क्या, है ना। वो एग्जैक्टली कुछ कर सकते हैं, ऐसा होता कुछ है। आइडियाज़ दो, सारा के सारा। एंड 20 जनवरी मतलब 17-18 जनवरी को कहानी स्टार्ट हुई थी, बिकॉज 2 जून 2017 को चैनल लॉन्च किया था। 2 जून 2018 को कहानी स्टार्ट हुई थी और जनवरी 7 या 8 जनवरी को हमारे 10 मिलियन सब्सक्राइबर थे 2020 में। 3 साल के अंदर 10 मिलियन सब्सक्राइबर ऑर्गेनिकली। और डेली के हमारे व्यू थे 3 से 3.5 मिलियन एक चैनल पे। डेली के? डेली के एक वाओ। चैनल पे 3-3.5 मिलियन हमारे हिंदी पे व्यू थे। फिर हमारा शुरू से एक रहा, बिकॉज मैं रीजनल का बड़ा फ़ैन रहा हूँ। मेरी जो भी पहुँचा हूँ मैं रीजनल की वजह से यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो मैं जो भी काम करता हूँ मुझे पता है बॉस कि मेरे 8 से 10 लैंग्वेज तो चाहिए मुझे। तो मेरे पास एनिमेशन की ब्यूटी ये है कि बॉस आप उसको किसी भी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दो वो उसी लैंग्वेज का लगता है। आप मूवी कर लोगे तो आपको पता चलता है बॉस ये Correct. लिपसिंग हो गया सब कुछ, जो एनिमेशन में कुछ नहीं लगता है। एनिमेशन वही है जो है ना। तो हमने पहले सबसे पहले हमारे पास इजी था, बिकॉज मेरा कलीग है संदेश, वो मेरे साथ भी मेरा बिजनेस ऐड करता है, तो वो कोचिंग से ऑपरेट करता है। तो मैंने कहा यार इसको, तो उसने एक मलयालम स्टूडियो ढूंढा, तो बोला कि हमने मलयालम लॉन्च करेंगे। तो हमने मलयालम सबसे पहले लॉन्च किया। तो हिंदी, मलयालम, और हमने इंग्लिश भी किया था इनिशियल, बट बाद में हमने धीरे धीरे इंग्लिश पे काम करना बंद कर लिया, बिकॉज अगर हिंदी में मेरे 3 मिलियन है तो इंग्लिश में मुझे 30,000 भी नहीं आ रहे थे। तो मैंने कहा अन्य से डबिंग की कॉस्ट क्यों करनी है, अपने को तो जो चलता है वही चला है। उसके बाद फिर हमने कहा कि हम 10 लैंग्वेज करेंगे। तो फिर अपन ने फिर हमने रीज़न किया चलो हम ईस्ट में देखते हैं। तो ईस्ट में 3 बड़ी लैंग्वेज है, आपकी उड़िया, आसामी एंड बंगाली। बंगाली। फिर हम साउथ की 4 लैंग्वेज लेते हो तो फिर इसमें आ गया तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़। कन्नड़। फिर हमने कहा वेस्ट में आती तो वेस्ट में आपकी मराठी हो गई और आपकी गुजराती हो गई। तो हमने पहले सारी लैंग्वेज स्टार्ट की थी कि हमने कहा हम सारी स्टार्ट करेंगे। स्लोली हमने ये देखा बस कमर्शियली कौन सा वाइबल है ना। बहुत सारी लैंग्वेज ऐसी हो तो आप करते हो बट नहीं चलता है। हमने जैसे भोजपुरी किया, हमारा नहीं चला एनिमेशन में। हमने गुजराती किया, हमारा उतना अच्छा नहीं चल पाया। बट टचवुड बंगाली फैंटास्टिक चल गया। मतलब बंगाली पे आज भी हमारे 5-6 मिलियन सब्सक्राइबर बेस होंगे कम से कम। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ पे 2-2, 2.5, 3-3 मिलियन से ऊपर सब्सक्राइबर बेस है सारा। तो ये हमने सारा बिजनेस पूरा सेट कर लिया। हमने सारी लैंग्वेज हमने कर ली, जो चलते थे उनको एक्सपांड कर लिया, जो नहीं चलते थे हमने बंद कर दिया सारा का सारा। 2020 के 7 जनवरी को आगे फिर कहानी चेंज हो गई। गूगल में कोपा का पॉलिसी आ गया और जहाँ पे किड्स कंटेंट पे पर्सनलाइज एडवर्टाइजमेंट ज़ीरो हो गई। तो जो हमारा 100 रुपये का रेवेन्यू था 6 जैन 2020 को 100 रुपये का रेवेन्यू था, 7 जैन 2020 को 10 रुपये सुबह उठते ही। मतलब आप जैसे भी एनालिटिक्स ओपन करोगे तो एक पहाड़ है और नीचे ज़मीन है सीधा, ये था पूरा का पूरा। अब हम क्या करें, अब आपके पास कोपा पॉलिसी के बारे में बताओ ना, मेरे ख्याल से बहुत लोगों को नहीं पता होगा। कोपा पॉलिसी चाइल्ड स्पेसिफिक जो कंटेंट होता है अर्ली चाइल्ड का, वहाँ पे आप उस पर पर्सनलाइज एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते हो। तो उसकी वजह से जो किड्स कंटेंट है वहाँ पे अर्ली चाइल्ड जो होता है, जो 12 साल के नीचे का जो बंदा है या 13 साल, उसके नीचे के बंदे को आप पर्सनलाइज एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते हो। करेक्ट। तो इसकी वजह से आपका जेनरिक revenue पूरा- एडवर्टाइजमेंट हो सकती है, बिल्कुल हाँ, जो सूटेबल फॉर चिल्ड्रन, जो सूटेबल जो है ना, तो वो हो सकती है। उसकी वजह से आपका 90% बिजनेस ड्रॉप हो गया पूरा का पूरा। अब कहानी ज़ीरो, अब क्या करें, फिर वापस वही कहानी अगेन ज़ीरो। तो फिर हमने बट उसमें ये किया कि हमने फिर हॉरर सीरीज़ स्टार्ट किया था। अभी हॉरर सीरीज़ हमारा कुकू टीवी हॉरर जो है उस पर भी हमारे वही अगेन 10 लैंग्वेज है पूरी सारी। तो उस पर भी अगेन हमारे 7-8 मिलियन सब्सक्राइबर बेस है। तो वहाँ से हमने फिर रेवेन्यू जनरेट स्टार्ट किया और ऐसे करके हमने एनिमेशन बिल्ड किया। अगेन 2020 में जब लॉकडाउन हुआ था तो हमें भी कीड़ा चढ़ा, बिकॉज हमारा एनिमेशन में तब तक अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो गई थी। तो हमने कहा कि चलो हम करेंगे क्या। तो एनिमेशन में हमने कहा कि चलो हम एजुकेशन बेस्ड करेंगे, बिकॉज यहाँ पे वैसे ही चिल्ड्रन बच्चों के लिए एडवर्टाइजमेंट नहीं है। हम अपना ऐप ही लॉन्च करेंगे एजुकेशनल कंटेंट के बेस पे। तो 2020 के लॉकडाउन के दौरान ही मैं और संदेश ने दोनों ने डिस्कस किया और फिर हमने कहा कि चलो हम बंदे हायर करते हैं जो हमारे लिए कंटेंट बनाएंगे। बट इस बार हम ये क्लियर थे कि हम कंटेंट हम खुद, मतलब जो पंचतंत्र के दिन हम अपनी क्रिएटिविटी डालते रहते थे कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए।
हम राइटर के साथ बैठ के खुद ही आइडियाज़ दे देते, बिकॉज जब आपको लगता है ना कि एक स्टोरी चल जाती है, आपको लगता है कि आप ही क्रिएटिव हो गए सारे का सारा ना, वो कीड़ा होता था। बट इस पर हम क्लियर थे कि जब हम एजुकेशन बेस्ड कंटेंट करेंगे तो हम नहीं कर सकते, बिकॉज हमें उतनी समझ नहीं है कि बच्चों को क्या एग्जैक्टली सीखना चाहिए सारा का सारा। तो हमने वो स्टार्ट किया। फिर हमने क्या किया कि हमने जितने भी सीनियर एडुकेटर हैं जो अच्छी खासी चेन ऑफ स्कूल में काम करते, जैसे पोद्दार से हमने बंदे लिए, विबग्योर से हमने बंदे हायर किए, जो स्कूल का करिकुलम बनाते स्पेसिफिकली अर्ली चाइल्ड पे, जो जिनका फोटो ही वही था कि बस आप अर्ली चाइल्ड के बच्चों को सिखा। तो हमने वो पूरी टीम हायर की, जहाँ पे हमने कंटेंट हेड हायर किया, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हमने हायर किए, कंटेंट डेवलपर हायर किए, फिर हमने क्यूसी टीम हायर की पूरी। ऐसे करके हमने पूरे लॉकडाउन में 35 से 40 लोग की टीम बनाई और हमने वो पूरा का पूरा कंटेंट उस पर डेवलप करना स्टार्ट किया। आज उसको 4 साल हो गए। हमने पूरा कंटेंट एग्जैक्टली जो गवर्नमेंट की न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके हिसाब से हमने स्कूल का जितने भी बच्चा 3 साल से लेके 7 साल तक का बच्चा जो भी स्कूल में पढ़ता है, वो हमने सारा एनिमेशन स्टोरी फॉर्म में कन्वर्ट किया पूरा का पूरा। और इसमें हमने एक चीज़ और ऐड की जो शायद हर पेरेंट्स बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, वो स्कूल भी नहीं पढ़ाता और पेरेंट्स को पता नहीं कि उनको क्या पढ़ाना है, वो है TCM, ट्रेडिशनल कल्चर एंड माइथोलॉजी। तो अगर आप एक 3 साल का बच्चा है, आपको अगर उसको जन्माष्टमी के बारे में बताना है, या आपको होली के बारे में बताना है, या बैसाखी के बारे में बताना है, या दिवाली के बारे में बताना है, भाई दूज के बारे में बताना है, तो वो सारे वीडियो आपको उस एज अप्रोप्रिएट के हिसाब से अवेलेबल है। सपोज़ जैसे मैं जन्माष्टमी का वीडियो अगर ले लूँ तो 3 साल के लिए अलग बच्चा अलग वीडियो होगा, 5 साल वाले के लिए अलग वीडियो होगा, 7 साल वाले के लिए अलग वीडियो, बिकॉज तीनों का इन्फॉर्मेशन कंज्यूम करने का लेवल जो है ना वो वेरीज है पूरा का पूरा। तो हमने इतना ध्यान रख के हमने वो कंटेंट बनाया पूरा का पूरा। वो प्रोडक्ट हमारा अभी ऑलरेडी लॉन्च है, अवेलेबल है एंड्रॉयड एंड iOS पे। और अब हमने उसका मार्केटिंग किया नहीं, बट नेक्स्ट ईयर से हम उसकी मार्केटिंग स्टार्ट करेंगे। और ये था। फिर 2017 में जब हम इतना सारा काम करे तो 2017-18 में फिर हमारे पास अपॉर्चुनिटी, बिकॉज मेरा फ्रेंड है जो मेरा रूममेट भी था जब हम चौड़ में रहते थे, पंडित। तो पंडित फेमस हो जाएगा। हाँ तो पंडित जो है ना वो बिजनेस कंसल्ट करता था साउथ की फिल्मों का। तो जितने भी जो गोल्ड माइन वगैरह जो है इनके लिए बिजनेस कंसल्ट करता था, उसका साउथ में बहुत अच्छा रेपो था। तो पंडित और उसका पार्टनर विजय था। तो ये दिल्ली हम शाम को बैठते थे, मतलब दिल्ली शाम को बैठते ही थे 1-2 घंटे के लिए। तो रोज़ बैठते थे, रोज़ डिस्कशन होता था कि आज ये फिल्म 2 करोड़ में ली, 2.5 करोड़ में बेची, 5 करोड़ में ली, 7 करोड़ में बेची, या जो भी उनका जो होता था। वो बड़ा अट्रैक्ट करता था कि बस पिक्चर ली और बेची, मतलब कुछ तो अच्छा है। तो हमने कहा यार मुझे भी करने में इंटरेस्ट है। तो उन्होंने पहले 1 साल तो सीरियस नहीं लिया, बोले यार कभी नुकसान हो जाएगा, आपस में बैठे हैं रोज जवाब देना, बिकॉज आप जब रिलेशन में होते हो ना आपको ये लगता है कि यार जवाबदारी क्यों लूँ मैं किसी की, करेक्ट। है ना? दोस्ती में बिजनेस करना दोस्ती में बहुत बिजनेस नहीं है। बट फिर मैंने उनको एक दिन बोला, मैंने कहा यार ये पैसे गए तो गए, तू टेंशन मत ले, ये पैसे गए तो गए। तो हमने एक सेफ सौदा किया पहले, जहाँ पे हमको पता था कि हमने 1-2 फिल्में खरीदी थी साउथ की, और हमको पता था कि इस फिल्मों का आगे वाला बायर है, क्योंकि वो मूवी चैनल में अपलोड हो चुकी थी। हमने वो मूवी खरीदी। आई थिंक मुझे याद है 2 मूवी हमने उस टाइम में 2016 में हमने मूवी खरीदी थी। उस मूवी की लगभग कॉस्ट थी हमारी कॉस्ट थी लगभग 35 लाख की, और हमने 2 महीने में उसको 55 लाख में बेच दिया। तो हमको 20 लाख का प्रॉफिट जबान को लग गया बॉस की, ये लहू मुंह लग गया। लहू मुंह लग गया ना। तो 20 लाख का प्रॉफिट हमको लग गया। फिर हमने कहा हम यही धंधा करेंगे। फिर हम उसमें फुल टाइम वो बिजनेस सारा करने लगे। अब आज की डेट में जब हम कहते हैं हमने 100 फिल्में की, तो हमने 100 फिल्में वैसे की है। और प्लस उसके अलावा भी क्या होता है कि कुछ मूवी ऐसी होती है जिनका ब्रॉडकास्टर वैल्यू नहीं होता है ना, बट हर कंटेंट की कहीं ना कहीं वैल्यू है। तो हम ऐसे बहुत सारे कंटेंट जो होते हैं, जो मूवी अवेलेबल होती है मार्केट में, जो हमको लगता है कि इसका डिजिटली हम रिकवरी कर सकते हैं, यूट्यूब पे डाल सकते हो। यूट्यूब पे डाल सकते हैं, फेसबुक पे डाल सकते हैं। हमने अपना रिसेंटली फास्ट चैनल लॉन्च किया है जो सैमसंग पे अवेलेबल है, RDC मूवीज़ का। हम वहाँ पे उसका मोनेटाइजेशन कर सकते हैं। तो हम जो भी मूवी हमको लगता है कि बॉस ये हमारे वैल्यूबल है और ये हमारे रिकवरी कर सकते हैं, वो मूवी बाय करते रहते हम सारे के सारे। तो ऐसे हमने मूवी का बिजनेस स्टार्ट किया था। 2020 में हमारे पास फिर एक अपॉर्चुनिटी आई बॉस की, डबिंग बहुत हो गया, अब खुद का मूवी भी बनाना चाहिए। तो हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली, जो मलयालम बहुत हिट मूवी थी, द ग्रेट इंडियन किचन, है ना, ग्लोबली वेल अक्लेम्ड मूवी थी। तो उसका तमिल रीमेक हमने बना लिया, मतलब बन रहा था, हमने उसका फर्स्ट कॉपी ले लिया। हमने कहा हम प्रोड्यूस करेंगे पूरा का पूरा। पहले हमने उसको फाइनेंस किया था, उसके बाद हमने उसको एज ए प्रोड्यूसर कन्वर्ट कर लिया, बोला हम प्रोड्यूसर हम रहेंगे सारा का सारा। तो हमने कहा चलो हम फिल्म भी प्रोड्यूस कर लेते हैं सारा। हमने सक्सेसफुली हमने रिलीज़ की। वो जी पे अवेलेबल है, Z5 पे।
और सैटेलाइट राइट्स भी जी के पास ही है, तो वो हमारी मूवी भी रिलीज़ हो गई सारी। फिर उसके बाद मूवी प्रोडक्शन साइड में हमारा फोकस था, जहाँ पे हमने ऑलरेडी 1-2 डायरेक्टर साइन करके रखे हुए, बट बिकॉज मार्केट का सिनेरियो ऐसा है कि हम प्रोडक्शन में फ़िलहाल फोकस नहीं कर रहे। तो फिर अगेन ये आता था, ऐसा था कि 2021 में 21, 22, 23 आता थे, हमने हमारा एनिमेशन का थोड़ा सा ड्रॉप हुआ, तो हमने डिजिटल पे फोकस, दूसरी चीज़ों पे फोकस करके हमने वो रिवेन्यू को नहीं गिरने दिया। मतलब हमारा ये रहा कि बॉस एटलीस्ट दोनों कंपनी में से कहीं से भी अगर हम करें तो उसको प्लस ही होना चाहिए, माइनस नहीं होना चाहिए उसमें, है ना। मारवाड़ी होने का फ़ायदा। मारवाड़ी होने का फ़ायदा सारा का सारा ना। तो अब 23-24 आ गया। अब क्या हो गया कि जो आज की डेट में जो डिजिटल जो एरा है ना, उस पे जितने भी प्लेटफॉर्म है ना, वो सारे प्लेटफॉर्म आर्टिस्ट स्पेसिफिक होते जा रहे हैं डे बाय डे। हर बंदे को लग रहा है बस कि आपको आर्टिस्ट जो है ना, वो उसको ज़्यादा प्रेफरेंस है, बिकॉज आर्टिस्ट अपनी ऑडियंस बना सकता है, Correct. वो डायरेक्टली उनसे कनेक्ट कर सकता है। और एक कंपनी अपनी प्लेलिस्ट बनाती है और एक आर्टिस्ट प्लेलिस्ट बनाता है, उसमें बहुत फ़र्क पड़ता है गाने का सारा। तो हमें ऐसा लगता है कि जो अगेन अभी का जो टाइम है, उस पे अपनी आईपी बनाए विथ आर्टिस्ट। तो अभी हमने यही साल से हमने डिसाइड किया है कि हम अपना, अभी तक हमारा मैक्सिमम फोकस जो था वो डिस्ट्रीब्यूशन पे था। अब हम डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ हमारा आईपी बनाने पे फोकस कर रहे हैं, जहाँ पे हम जो हमारे स्ट्रॉन्ग मार्केट है, जहाँ पे हमको लगता है कि हम म्यूज़िक बना सकते हैं, हम वहाँ पे अपना लेवल स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे ओरिया, हमने अभी जुलाई में ही, रथ यात्रा के दिन ही हमने ओरिया लॉन्च, हमारा लेवल लॉन्च किया है। डिवोशनल हम ऑलरेडी कर रहे हैं सारा। इसके बाद हम और 1-2 लैंग्वेज है जहाँ पे हम डिस्कशन हमारा चल रहा है, होपफुली हम जैन फेब में वो भी स्टार्ट करेंगे। और रिसेंटली हमें एक और वो होता है ना अगेन कि बॉस कुछ करना है, तो बोर हो जाते हैं आप। बोर हो जाता है, तो अब हमको लगा कि अब हमको हिंदी करना चाहिए, है ना। तो अब हम हिंदी स्टार्ट करेंगे, मेन स्ट्रीम हिंदी स्टार्ट करेंगे, बट हम आईपी के साथ साथ आर्टिस्ट को साइन करके ही बनाएंगे। हम उस रेस में नहीं जाएंगे जहाँ पे हम किसी बड़े सिंगर के साथ जाके हम बड़ा गाना बनाएं। उससे बेटर है कि हम अपना एक आर्टिस्ट साइन करें, 1-2 साल उसके ऊपर मेहनत करें, और उसके साथ जो हमको खर्चा करना है या जो भी स्पेंड करना है, उसको जो भी हमें लगता है कि जो एक कंपनी को करना चाहिए, हम वो करेंगे। और एक आर्टिस्ट को हम 2 साल देंगे और देखते हैं फिर वो कैसे आगे जाता है। आई एम नॉट श्योर कि कैसे होगा, बिकॉज कंपटीशन बहुत है, डिस्कवरी बहुत चैलेंजिंग है आज की डेट में, बिकॉज यूट्यूब पे आज की डेट में 1 मिनट में 400 घंटे का कंटेंट अपलोड होता है। उसके अंदर आपका एक गाना डिस्कवरी सबसे चैलेंजिंग काम है। 1 मिनट में 400 घंटे का? 400 ये घंटे इंडिया का है ऑल ओवर द वर्ल्ड? ऑल ओवर वर्ल्ड, आई थिंक ऑल ओवर 400 घंटे। तो उसमें से आपका कंटेंट कैसे डिस्कवरी होगा, वो चैलेंजिंग है। बट अगेन, जैसे कि मैंने कहा, हम कंपनी लेके बैठे हुए हैं, तो हमें कुछ तो नया करना ही पड़ेगा एवरी ईयर। और अब हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फोकस है, हमारा साउथ मूवीज़ हमारा फोकस है, हमारा एनिमेशन जो हमारा ओटीटी है वो नेक्स्ट हमारा वो फोकस है। उसके साथ साथ हम अब म्यूज़िक क्रिएशन पे मैक्सिमम फोकस है, बिकॉज अभी एज ए इंडिविजुअल मी, अभी हम, आज तक ऐसा था कि मैंने कभी भी किसी एग्जीक्यूटिव को हायर नहीं किया। जो भी है जो करना अपने को करना, अपने क्लोज इन्वायरमेंट में जितने लोग हैं उतने के साथ काम करेंगे तो नहीं करेंगे। तो जो मेरी टीम है वो बहुत सपोर्टिव है। मेरा मतलब जो मेरा राइट हैंड है आकाश, वो सारा काम मेरा देख लेता है पूरा, मतलब मुझे कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। जो मेरा पेपर वर्क है, मेरा संदेश देख लेता है। बट अब कैसा हो गया कि जब आप इतनी बड़ी टीम और इतना बड़ा काम करने की एक जब टाइम आप के बाद सोचते हो ना, आपको स्ट्रक्चर करना हो, तो अब हम स्ट्रक्चर कर रहे हैं। अब हम एग्जीक्यूटिव प्रॉपर हर डिवीज़न के, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हेड अलग से लेकर आएंगे, आपका एक्विजिशन के लिए अलग से हेड होगा, और मेरा पूरा फोकस अब आईपी क्रिएशन में, जो अपना एक इंटरेस्टिंग एरिया था जो नहीं किया था अभी तक, अब हम उस पर अपना टाइम स्पेंड करेंगे। वाह, अलग अलग जो इंसान है सबकी अपनी कहानी होती है, बिल्कुल। और सब कहानी अलग होती है। तो जब एक इंसान शुरू करता है, शुरू से लेके आज तक की कहानी, तो आपने एक्चुअली पूरी कहानी अपनी नरेट कर दी, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। मेरे बहुत सारे सवाल हैं। पहली बात तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक यू। आपने बहुत आसानी से ना बहुत सारी चीज़ें बता दी, बट ट्रस्ट में मैं भी छोटे गांव में, छोटे शहर में पैदा हुआ हूँ, दुनिया देखी है। हर हफ्ते ऑन एन एवरेज मुझसे 2 या 3 नए लोग मिलते हैं। कुछ टीम मेंबर्स हैं, कुछ कहीं नौकरी करते हैं, कुछ नए आर्टिस्ट हैं, और उन सब लोगों को ना मैं बहुत बार कुछ चीज़ों का आंसर नहीं दे पाता। मेरे ख्याल से आपका एपिसोड का लिंक दे दूंगा उनको, और उनको बोलूँगा कि यहाँ से आंसर ले लो, कि पहली बात शॉर्टकट नहीं है। जैसे सब ना जान पहचान ढूंढने पे रहते हैं,
और मैं एक्चुअली सबको ये बताना चाहता हूँ कि जान पहचान से कुछ नहीं होता है। आपकी कोई जान पहचान नहीं थी। नहीं सर, मैं आपको इस पे एक इंटरेस्टिंग बताता हूँ। मैंने किसी से पहले हेल्प नहीं ली कि बॉस कि मैं काम कर रहा हूँ तो मुझे हेल्प करो, करेक्ट, कभी आपके नहीं। अंदर वो एक आग होती हाँ, है, मैंने आपके अंदर वो कभी भी, एनर्जी हाँ होती मतलब है। जैसे मान लो मैंने दुकान करनी थी, मैं दुकान करने से पहले मुकेश जी के पास नहीं गया था। सर मैं दुकान स्टार्ट कर रहा हूँ, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। मुझे ये नहीं चाहिए कि वो दुकान चालू करने के लिए पैसे दो या मुझे गाइड दो, नहीं, मुझे दुकान चालू करनी। मैंने दुकान चालू की और जो सपोर्ट मुकेश जी से हो सकता था वो किया। तो इस जर्नी के अंदर जो 5 से 7 की लोग हैं, जो पहला, जो जिसको मैं गॉड से कम नहीं मानता, मिस्टर गणेश जैन, जिनकी वजह से मैं आपके साथ बैठ पाया हूँ एक्चुअली आज। नहीं तो मैं घर में खाना ही बना रहा होता या इलेक्ट्रिशियन होता, नहीं तो कहीं दुकान में कपड़े या सोना बेच रहा होता है। ये फैक्ट है, उनकी वजह से मुझे वो लाइन मिली। सेकंड जो मेरा लाइफ का टर्निंग पॉइंट है, नसरीन मैडम, जिन्होंने मुझे टीसीएस में नौकरी दिलाई। थर्ड मेरा टर्निंग पॉइंट है मिस्टर मुकेश देसाई, जो मैंने दुकान करने के साथ साथ उन्होंने मुझे नौकरी करने की परमिशन दी जहाँ पे सब ऑब्जेक्शन थे और बिजनेस भी कॉन्फ्लिक्ट का था पूरा का पूरा ना, तो उसके बावजूद उन्होंने मुझे नौकरी दी। चौथा जो मेरा पड़ाव था चेरियन चाको, जो मुझे रिलायंस में लेके गया। पांचवा पड़ाव था मिस्टर अमित खन्ना, जिन्होंने मुझे हंगामा ज्वाइन नहीं करने दिया, बिकॉज वो मेरे लिए प्लस था। अगर मैं नौकरी कर लेता मैं नौकरी करता रहता। सो वो अमित खन्ना का सबसे बड़ा योगदान है मेरी सक्सेस के अंदर, क्योंकि उन्होंने मुझे अलाउ नहीं करना ही मेरे लिए सक्सेस थी, करेक्ट, है आई ना। एग्री। पांचवा मेरा था सलीम सर। छठा, हाँ। छठा सलीम सर, आकाश एंड नीरज सर। उसके बाद सिद्धार्थ सर। और उसके बाद में जब मैं इंडिविजुअली करने लगा तो एक स्पेशल बंदा है मिस्टर नीरज कल्याण, जिन्होंने मुझे बहुत मतलब, जब भी मैं कुछ जो भी कि चीज़ टी पे, सीरीज की टी प्रेसिडेंट सीरीज है। के प्रेसिडेंट है, मैं जब भी अटकता था मुझे ऐसा लगता था कि यार ये चीज़, बिकॉज जब आप हंगामा से बाहर आए हो आप और आपको कुछ पता नहीं होता है तो आप किसके पास जाओगे। तो एक बंदा है जो मतलब कभी भी मैं रात को 12 बजे फ़ोन करूँ, सर मैं ये अटक गया, मुझे क्या होना चाहिए, इसका क्या होना चाहिए, तो उन्होंने बोला कि ठीक है बेटा, ऐसे ऐसे का तेरा काम हो जाएगा, ठीक है। तो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। और उसके बाद में क्या होता है, फिर आप जर्नी होती है, फिर आपको लोग मिलते रहते हैं सारा का करेक्ट, सारा आपके पार्टनर्स पूरा। हैं, अब टीम मेरे मेंबर्स पार्टनर्स हैं, है दोस्त और हैं। फिर जो मेरे सबसे बड़ा सपोर्ट, इन सब लोगों का सपोर्ट रहा मुझे आगे बढ़ने के लिए। अब उसके बाद आगे बढ़ने के लिए जो मटेरियल चाहिए, वो मटेरियल देने वाले जो मेरे पार्टनर्स हैं, जिसमें स्पेशली मनोज भाई, रमेश भाई, सज्जन सिंह, तरुण हसानी, संजय पटेल, ये जो वो लोग हैं, गुणवंत ठाकुर, ये वो लोग हैं जिन्होंने मुझे दिन रात सपोर्ट किया था उस टाइम से। उसके बाद तो फिर बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ, है करेक्ट। ना। उसके बाद तो अब जब आपका एक नाम बन जाता है आपके साथ सारे लोग जुड़ना चाहते हैं। बट ये वो लोग हैं जब कुछ भी नहीं था और ये लोग मेरे साथ खड़े थे, तो वो बहुत वैल्यूबल होता है। आज अगर मैं बोलता हूँ बॉस के मैं किसी के भी साथ बैठता हूँ, आज तो कोई भी आगे बैठना चाहेगा, क्या वो 2010 में बैठना चाहता था? नहीं। और उसमें सबसे प्लस पॉइंट ये था बॉस कि मैंने, जैसे मैंने कहा ना, मैंने कभी भी एक्सेल शीट नहीं बनाया था भाई आज तक लाइफ में, कि इसका नफ़ा क्या होगा, नुकसान क्या होगा। मैं आपको बताऊँ, जब मैंने ओटीटी भी स्टार्ट किया तो मैंने ये नहीं सोचा था मुझे कितने पैसे लगेंगे, है ना। हमने सिर्फ काम स्टार्ट किया और आज तक का रिकॉर्ड हमने एक्सेल शीट नहीं बनाया है। आज तक एक्सेल शीट नहीं बनाया बॉस कि इस धंधे में कितने पैसे लगेंगे। हमने सिर्फ एक चीज़ सेट की कि बॉस आज मुझे धंधा स्टार्ट करना है, इसको 3 साल देना है। अगर 3 साल में नहीं होगा तो इसको बंद करेंगे, अदरवाइज हम इसको चलाएंगे। एक्सेल शीट में नफ़ा नुकसान नहीं देखा है, सिर्फ टाइम पीरियड देखा बॉस के 3 साल तक चला नहीं चलाना है, चले या नहीं वो चले। बोलते हैं कि कोई भी बिजनेस या कोई भी आईपी बनाते हो तो 1000 डेज का साइकिल होता है। बिल्कुल 1000 दिन तक अगर बिल्कुल। आप और करते तीन रहो साल 3 साल तो आपको वो देना ही है तीन उसको साल पूरा। तो वो 3 साल तब। हमने नफ़ा नुकसान के हिसाब से नहीं देखा। और उससे भी प्लस पॉइंट ये था कि हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं था, पाने के लिए दुनिया थी। क्या था हमारे पास खोने के लिए? और आपको और दूसरी चीज़ समझ ही नहीं थी ना। समझ होगी तो खोएगा आदमी, समझ ही नहीं तो क्या खोएगा। मैं वही आपको बोल रहा हूँ कि अगर मैं जितने भी लोगों का आपने नाम लिया ना, उन सबसे जाके अगर मैं पूछूँ ना कि आपने दुर्गा की हेल्प क्यों करी, मैं आपको अश्योर कर सकता हूँ वो लोग बोलेंगे कि भाई उसके अंदर वो दिखता था, उसकी बात में, उसकी बॉडी लैंग्वेज में, उसके कमिटमेंट में, उसके काम में वो शिद्दत दिखती थी, इसीलिए हम लोगों ने सपोर्ट किया। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सबसे बड़ा आंसर है कि जब भी कोई किसी इंसान से आप हेल्प मांगते हो ना, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि अगर मान लो किसी की हेल्प नहीं की तो वो गुस्सा हो जाते हैं कि ये मेरी हेल्प कर सकता है। मैं एक्चुअली बहुत बार ये बोलता हूँ कि कोई भी आपकी हेल्प क्यों करेगा, और किसी को भी किसी की मदद करने की ड्यूटी नहीं होती है। आज आप एक पोजीशन पे हो, आपके पास 100 लोग आते हैं, 150 लोग आपके यहाँ काम करते हैं, इतने सारे पार्टनर्स हैं, जी। आप सबकी मदद नहीं करते हैं। बट अगर उसमें से कोई, अगर आपको ऐसा लगे कि यार ये मदद करने लायक है, तो आप डेफिनेटली उसकी मदद करोगे। करेक्ट। तो दैट सॉल्व्स अ लॉट ऑफ पजल। आपकी स्टोरी में बहुत कुछ सीखने के लिए कुछ कुछ चीज़ें मैं बोलूँगा जो देख रहे हैं, छोटे गांव से हैं, ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं जिनका कोई गॉडफादर नहीं है, वो
बहुत सारी चीज़ें सीखे, लेकिन घर से भागने वाली चीज़ नहीं सीखे, क्योंकि सेफ नहीं, नहीं मैं भी है। मानता हूँ इस चीज़ को, हाँ, नहीं ये भागना सेफ नहीं चाहिए। है। बिल्कुल। और एक बात मैं पहले भी बोल चुका हूँ लोगों को कि अ, किसी की भी कहानी सुन के ना उससे मोटिवेट होना चाहिए, बट उसको फॉलो नहीं करना चाहिए, हुँ, हुँ। क्योंकि हर इंसान की अपनी खुद की कहानी होती है। बिल आपको सिर्फ इस कहानी से ये पता चलेगा कि ऐसे भी हो सकता है। हज़ारों लोग सक्सेसफुल हुए हैं, उसमें से ये भी एक तरीका है। आप जब अपनी कहानी जीना शुरू करोगे तो आपकी भी कहानी बन जाएगी और आपको भी वो तरीका मिलेगा। आपको अपनी लाइफ से सीख क्या-क्या मिली है इस पूरी जर्नी से? मुझे जो सीख मिली, अगर मैं ओवरऑल देखने जाऊँ तो आपको आपके काम के प्रति कमिटेड जो अगर आप रहोगे तो आपको ओवरऑल आपको सक्सेस आपको मिल जाएगी। और सीख दूसरी ये है बॉस कि जो मैंने स्ट्रगल करने में जो मेरे दिन गए हैं, वो इसके लिए गए कि बॉस मैंने माँ-बाप को छोड़ के आ गया था, जिसको मैं प्लस में भी ले सकता हूँ, जो माइनस में भी ले सकता हूँ। प्लस में ये है कि बॉस अगर मैं वहीं रहता तो मैं शायद कपड़े की दुकान या सोने की दुकान पे होता, ये श्योर है, बिकॉज़ उसके अलावा दूसरा कोई धंधा होता ही नहीं था। और माइनस ये था कि बॉस मैंने अचीव तो सब कुछ कर लिया, बट वो माँ-बाप के कभी क्लोज़ नहीं रह पाया। जो एक इमोशनल कनेक्ट होता है ना, वो नहीं रह पाया कभी भी। सब कुछ है अभी, ऐसा नहीं कि नहीं है, सारी चीज़ें हैं, बट इसमें अगर वो साथ में रह के अगर वो होता तो वो कुछ और चीज़ बात होती अलग थी। होती है। बट फिर भी जो अगर मैं देखना चाहता हूँ, आज अगर मैं देखता हूँ तो माँ-बाप बहुत खुश हैं। शायद उतने खुश तब नहीं होते अगर वो मुझे कहीं किसी दुकान पे लगा रहे होते। जो रिस्पेक्ट उनको मिलता है, जो रिस्पेक्ट मेरे माँ और बाप को मिलता है, वो सबसे बड़ी मेरी कमाई है। मतलब मैं ये बोलूँ पैसों से ज़्यादा, मतलब पैसे आज है कल नहीं रहेंगे। मैं उस चीज़ को स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ उसको ना, कि लक्ष्मी चंचल होती है, वो कभी है कभी नहीं है। बट जो रिस्पेक्ट मेरे काम-काज करने से जो मेरे माँ और बाप को जो रिस्पेक्ट मिलता है, पूरे गाँव में लेके, पूरे समाज में लेके, अ, वो एक चीज़ का मेरे को बहुत ज़बरदस्त प्राउड है बॉस कि वो मैंने कमाया है। पैसे को मैं उतना महत्व नहीं देता, बिकॉज़ पैसा, जैसे मैंने कहा, मैंने सब कुछ देखा है। फुटपाथ से लेके यहाँ तक देखा, तो मुझे वो पैसा ना तो अट्रैक्ट करता है, ना मेरे को उससे मतलब लगाव भी नहीं है, तो जुड़ाव भी नहीं है ना? तो वो है, बट जो उनको जो रिस्पेक्ट मिलती है वो सबसे बड़ी मेरी कमाई है। पैसा सेकेंडरी है उसमें। तो मेरे भी, मैंने जैसे बोला, बहुत सारे सवाल हैं। बहुत सारे सवाल तो मुझे आ रहे हैं दिमाग में। कुछ-कुछ सवाल हम लोगों ने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया था, लोगों ने भी भेजे। वो भी सारे सवाल लेंगे। वो लेने से पहले एक इम्पोर्टेंट सवाल है कि अब जैसे आप गाँव पे जाते हो, रेगुलरली जाते हो गाँव? डेली हर 2-3 महीने में। तो जब उनको पता चलता है कि आप फ़िल्में बनाते हो, पहली बात तो सबको समझ में आता है आप क्या करते हो? अब समझ में आता है, बिकॉज़ मैंने क्या किया था कि 2017 तक मुझे कोई नहीं जानते थे। राजस्थान में मतलब मेरे लोगों को मुझे बताना पड़ता था कि मैं क्या काम करता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया, मेरे फ़ादर को कोई पूछता तो बोलते मोबाइल में गाने भरता है। सो ये परसेप्शन था लोगों का। गाना भरा है गाना फ़ोन भरा में। है, हाँ, मोबाइल में गाना भरा है ना, बोले फ़ोन में गाना, बिकॉज़ तब यूट्यूब भी नहीं था ना, जब स्टार्टिंग यूट्यूब भी तो 2013-14, तो मोबाइल में सीआरबीटी होते थे, उनको यही बोलते थे, वो फ़ोन में उनको लगा के देता था कि भाई ये क्वालिटी, ये मेरा गाना है, आप रहने देना, इसको चेंज मत करना। तो 2017 में मैंने क्या किया, मैं किन-किन लोगों को बताऊँगा कि मैं क्या करता हूँ। तो 2017 में मेरा राजस्थानी चैनल का 1 मिलियन सब्सक्राइबर हुआ था। तो मेरे सारे आर्टिस्ट बोले थे यार, बोले कि सबसे बड़ा पहला राजस्थानी चैनल है जिसका मिलियन सब्सक्राइबर हुआ है, तो हमको एक फंक्शन करना चाहिए। तो उन्होंने बोला ठीक है, मैंने कहा चलो करते हैं। तो 2017 में हमने बोला हम जोधपुर करेंगे, और हम हमारे जो सारे जो भी आर्टिस्ट हमारे साथ कनेक्टेड है उस टाइम के, वो सारे आर्टिस्ट को हम अ, बुलाएंगे और उनका सम्मान करेंगे सारा का सारा। तो फिर हमने कहा कि वो सम्मान करेंगे, तो फिर मेरे को आइडिया है कि यार मैं सम्मान, पैसे तो मेरे उतने ही लगने हैं, मैं अपने गाँव में करूँगा वो सम्मान समारोह पूरा का पूरा, है ना। तो मैंने गाँव में सम्मान समारोह करने के लिए मैंने, मेरे दोस्त लोग थे कुछ सारे, तो उनको मैंने पूछा, तो बोले हम सारा काम देख लेंगे, तू खाली देख ले कैसा करना। तो उन्होंने मुझे हाँ बोला, और मैंने पत्रिका छपा दी, और मैंने होर्डिंग वोर्डिंग सारे छपा दिए मैंने उसमें सारे। तो गाँव वाले सारे भौचक्कर रह गए कि बोले ये इतने सारे लोग हमारे आएंगे क्यों। हाँ। बोले ये सारे फ्रॉड है, बोले कि ऐसा कोई आता नहीं है ना। बिकॉज कौन आएंगे, बिकॉज राजस्थान के सारे कलाकार एक प्लेटफॉर्म पे, वो भी रायपुर में, जिनका कोई लेना देना नहीं है। और दुर्गाराम चौधरी कौन है, उसको कोई जानता नहीं है, कोई जानता नहीं है, सिवाय हमारे कम्युनिटी के जो कुछ लोग आसपास थे उनको छोड़ के बाकी कोई नहीं जानता है। कम्युनिटी के भी सारे लोग नहीं जानते। वो बोले ये आएगा कैसे, कौन है, ये फ्रॉड है, कोई नहीं आने वाले सारे के सारे। और तरसेम भाई, मैं आपको बताऊं, 2017 का वो जो प्रोग्राम था, मेरे को उसको ऐसा बनाना था कि बस दोबारा मेरे को किसी को बोलना नहीं पड़े कि मैं क्या काम करता हूँ। तो मैंने शैलेश भाई को ही बुलाया उसमें,
शैलेश लोढ़ा। शैलेश लोढ़ा को भी, और वो भी हमारे गांव के ही एक्चुअली, वहाँ पे जोधपुर से हैं बट हमारे गांव में पढ़े हैं वो। तो मैंने उनको बोला सर ऐसा ऐसा प्रोग्राम आपको आना है, कमर्शियली जो भी होगा हम देख लेंगे बट आपको आना है कैसे भी करके। तो जैसे मैंने उनको रायपुर बोला ना, तो वो 1 मिनट में उन्होंने हाँ बोल दिया, मैं आ जाऊँगा रायपुर। तो मुझे पता नहीं था, तो उन्होंने उन्होंने हाँ बोला, प्रोग्राम किया मैंने सारा का सारा। उस एक प्रोग्राम ने जो मेरी ब्रांडिंग की है गांव में, मतलब आप एमएलए से लेके एमपी से लेके कलेक्टर से लेके एसपी से लेके हर आदमी जानने लगा कि दुर्गाराम चौधरी कौन है और क्या काम करता है। और वो एक ऐसा प्रोग्राम था राजस्थान का जो आज तक कभी हुआ नहीं और आगे होगा भी नहीं, जहाँ पे राजस्थान का हर एक सिंगर नीचे स्टेज को छोड़ के नीचे पब्लिक के बीच में बैठा हुआ और सब इंतजार कर रहा है कि मुझे एक गाना गाने का मौका मिल जाए। सारे के सारे 200 कलाकार कम से कम आप नीचे बैठे होंगे, उसमें से मेरे ख्याल से 200 में से मुश्किल से 25 या 30 लोग आ पाए। और सुबह शाम को 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक प्रोग्राम चला था, वो पूरी रात भर। वहाँ पे एमएलए एमपी सरपंच जितने गांव के लोग हो सकते सारे उस मंच पे थे उस रात को पूरे के पूरे। वाह। और उसके बाद मुझे दोबारा बताना नहीं पड़ा कि मैं क्या काम करता हूँ। तो उस दिन आपको लगा होगा कि अब अचीव हुआ है ना? मैं बताऊँ, मुझे तभी प्राउड फील नहीं हुआ। मुझे तो बाद में लोगों ने बोला यार, तब बाद में जब लोगों ने भाई साहब आ गए भाई साहब आ गए, मतलब फिर तब उसके पहले जाते थे अलग नज़ारा था। 2017 के बाद अलग नज़ारा, तब मुझे लगा चलो ठीक है, बट वो मेरे दिमाग में नहीं चढ़ा तरसेम भाई। हाँ, वो दिमाग में तो वो नहीं दिमाग में नहीं चाहिए। चढ़ा कभी ना, इसके लिए फ़ायदा है। वो दिमाग में चढ़ जाएगा प्रॉब्लम हो जाएगी। वो बहुत बड़े बड़े एक्टर हैं, हाँ। बहुत बड़े बड़े लोग हैं। हम्म, उन सब लोगों की लाइफ में एक लेसन है, बहुत लोगों ने बोला ये बात कि जब तक लोग आपको कुछ समझ रहे हैं तो प्रॉब्लम नहीं है। जिस दिन आपने खुद को कुछ समझना शुरू कर दिया तो उस दिन वो आपका एंड है। बिल्कुल, उस दिन से वो एंड की शुरुआत होती है। बिल्कुल। सो दुर्गा जी, पहली बात तो दुर्गा थैंक यू सो मच, बहुत दिल से बात करने के लिए, बहुत मज़ा आ रहा है। तो अभी तक हमने आपकी कहानी सुनी, अब तक की कहानी सुन ली। अब हमारे कुछ सवाल है और कुछ सवाल है जो ऑडियंसेस ने हमको भेजे, तो हम सारे सवाल एक एक करके आपको पूछते हैं। जी। पहला सवाल है कि आपके बारे में इंटरनेट पे कुछ भी अवेलेबल नहीं है, तो ये कोई जानबूझ के कोई स्ट्रैटेजी है रखने की, या? मैं जैसे पहली बार मैं बात कर रहा हूँ, मैं नॉर्मली बात कर नहीं पाता मैं, और मेरे को ज़्यादा बोल के बताने में मैं बिलीव नहीं करता, मैं करके बोलने में करके दिखाने में ज़्यादा बिलीव करता। तो इसके लिए शायद कम होगा। मेरे को लोगों ने अप्रोच किया था बट आई थॉट कि भाई मेरा काम नहीं इंटरव्यू देना, मेरा काम सिर्फ काम करना है, मैं काम करता हूँ। ठीक है, तब हम और प्रिविलेज महसूस कर रहे हैं कि आपने पहली बार की है। थैंक यू। आपके हिसाब से बॉलीवुड से रीजनल म्यूजिक इंडस्ट्री बड़ा है? अगर मैं सारे रीजनल को काउंट करूँ तो यस, बॉलीवुड से बड़ा है। बिकॉज जब अगर इंडिया आप सिर्फ हिंदी पे आता है तो है, बट अगर मैं रीजनल को सारे को एक साइड में रखूँ और बॉलीवुड को एक में रखूँ तो रीजनल बहुत बड़ा है। बट अभी भी जैसे स्पॉटिफाई या कोई भी प्लेटफॉर्म है, उस पे इतना इम्पोर्टेंस क्यों नहीं मिलता? मतलब उस पर मैं आपको उसका मैं थोड़ा 2 पार्ट में कर लेता हूँ आपको उसको। स्पॉटिफाई का स्ट्रेटेजी क्या है, मैं उस पर शायद कमेंट नहीं कर सकता, बट मैं आपको यूट्यूब की आपको स्टोरी बताता हूँ। आज की डेट में जब हम रीजनल म्यूज़िक का कंजम्पशन की बात करते हैं और जहाँ पे टियर 1 और टियर 2 को अगर मैं हटा दूँ तो इंटरटेनमेंट का एक सोर्स है रेड बटन। लोगों को ये भी अब लोगों को पता चल गया, अदरवाइज लोगों को ये पता बस कि ये लाल बटन है, ये दबाने से यहाँ पे आपको सब कुछ मिलता है। म्यूज़िक से लेके मूवीज़ से लेके पॉडकास्ट से लेके आपके इंटरव्यूज से लेके जो आपको आप वॉट एवर यू कैन थिंक यू टाइप और सिस्टम आपको दिखा देगा। इवन आप गलत स्पेलिंग भी करोगे ना तो सिस्टम आपको कुछ न कुछ थ्रो करके आपको दिखाई देगा जो भी है सारा का सारा। तो एक तो जो मास लेवल तक जो यूट्यूब पहुंच गया वहाँ तक स्पॉटिफाई नहीं पहुंच पाया, नहीं पहुंच पाया। और दूसरी रीज़न है कि जो स्पॉटिफाई जो है वो सारी लैंग्वेज क्यूरेटेड नहीं करता है, सेलेक्टेड लैंग्वेज ही करता है। एंड आई एम श्योर वो धीरे धीरे स्लोली वो लोग काम कर रहे हैं उस पर। एंड मेरे को लगता है अगले 1-2 साल और लगेगा स्पॉटिफाई को एकदम रूट में जाने के लिए। बट यूट्यूब वहाँ पे ऑलरेडी लास्ट माइल्स तक जो बोलते हैं हम जिसको बोलते हैं ना एंड यूज़र जो है लास्ट में एकदम टियर 5 भी आप अगर बोलो गाँव खेड़े वाला, उसको पता है बॉस कि अगर मुझे म्यूज़िक डेटा है तो मैं यूट्यूब पे जो चाहिए जाके देख सकता हूँ। इसलिए मेरे ख्याल से यूट्यूब पे आपका कंजम्पशन रीजनल का बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा है। और रीजनल का यूट्यूब का कंजम्पशन भी जो अगर यूट्यूब का ओवरऑल भी अगर आप एनालिटिक्स देखोगे तो 2016 जून जुलाई के बाद में एकदम स्पाइक हुआ है। द डे जियो लॉन्च हुआ आपका कंजम्पशन ऑटोमेटिकली 30% अप था नेक्स्ट डे 2016 को। और आपको लगता है कोई ऐसे रीजनल लैंग्वेजेस हैं जो अभी भी बढ़ने वाली हैं आने वाले दिनों में? मुझे लगता है जो रीजनल लैंग्वेजेस में एक बंगाली बड़ा मार्केट है जो अब तक उतना नहीं बढ़ा जितना बढ़ना चाहिए।
आसामी है जो और बढ़ने के स्कोप है, मराठी है जो अभी तक अंडररेटेड है पूरा, गुजराती थोड़ा सा मार्केट एक्सपेंसिव हो गया बट स्कोप बहुत है वहाँ पे अभी भी, अभी भी है। अच्छा अभी भी स्कोप है। और बट प्रॉब्लम क्या हो गया कि जैसे कि जो प्लेटफॉर्म है वो इतनी लैंग्वेज क्यूरेटेड नहीं करते, उसकी वजह से वो रेवेन्यू उतना नहीं आ पाता है। आई एम श्योर कि जिस दिन स्पॉटिफाई और ये जितने भी बड़े प्लेटफॉर्म है उस दिन वो क्यूरेटेड करेंगे तो लैंग्वेज ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाएगा, बिकॉज अभी तक क्या हो गया कि एक ही प्लेटफॉर्म पे सारा का सारा आपका कंटेंट अवेलेबल है। ओके। और जैसे आप एक एंटरप्रेन्योर हो, आप हमेशा कुछ ना कुछ नया सोचते रहते हो। आपके हिसाब से जो अपकमिंग अभी आपके जैसे गांव में लोग बैठे हैं या कोई काम कर रहे हैं, उनके लिए आपके हिसाब से क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है म्यूजिक इंडस्ट्री में? अपॉर्चुनिटी तो हर लेवल पे अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, वो कैसे ग्रैब करते हैं और कितना उस पर कायम रहते हैं वो एक इम्पॉर्टेंट रोल है। तो कुछ एक दो आइडिया दे सकते हो? जैसे अगर मान लो सपोज कोई भी एक बंदा है, सपोज राजस्थान से है, गुजरात से है, अगर वो एक टारगेट लेके चले कि बॉस मुझे म्यूज़िक बनाना है या मुझे म्यूज़िक प्रोड्यूस करना है या मुझे स्टूडियो बनाना है या मुझे किसी आर्टिस्ट को साइन करना है, इन सब चीज़ों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है टाइम। आपको टाइम फ्रेम चाहिए बॉस कि मेरे को जितने भी बंदों को मैं जानता हूँ और जिन्होंने भी उसको एक टाइम के साथ में काम किया है वो सारे सक्सेसफुल हैं। और जितने लोग बंदों ने काम स्टार्ट किया और जो तीसरे महीने में बैठ के कैलकुलेशन करने लग गया बॉस के 5,000 लग गया 2,000 आए, वो आदमी धंधा नहीं कर पाएगा। तो इस पे अपॉर्चुनिटी हर लेवल पे अपॉर्चुनिटी है, बट आपको जो हमें जो पहले सक्सेस मिल गया तो पहले गाने से, अब वो पॉसिबल नहीं है। अगर आपको मिल गया तो आप करोड़ों में एक हो जिनको पहले दिन सक्सेस मिल गई है, आप हज़ारों में नहीं हो। तो आपको लॉन्ग टेल का सोचना पड़ेगा। बिकॉज अब वो टाइम नहीं। हाँ, आप लकी हैं अगर आपको पहले दिन गाना हिट मिल जाता है, आई एम सेइंग दैट यू आर द लकी पर्सन। बट अगर आपको एक टाइम फ्रेम के साथ काम करोगे तो अपॉर्चुनिटी अभी भी है। जैसे मैं कुकू टीवी का है, अगर मैं 6 महीने तक मतलब ये था कि अगर 2,000 व्यू जहाँ पे मेरी महीने की कॉस्ट ही 40-50 हज़ार रुपये है, वहाँ पे 2,000 व्यू का मतलब ये हो गया रोज़ का 10 या 12 रुपये का रेवेन्यू। तो आपको 6 महीना कम नहीं चलाया, हमने कहा हम 3 साल चलाएंगे बाद में देखेंगे। 3 दिन के अंदर कहानी चेंज हो गई, 2 से लेके 5 तारीख तक कहानी चेंज हो गई, बिकॉज वो 3,000 के व्यू लाख पहुँच गए 3 दिन के अंदर। ये कहानी कभी भी टर्न हो सकती है। फिर उसके बाद आपको रेगुलर कंटेंट प्रोड्यूस करना भी इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं ये गाना हिट हो गया फिर आप बैठ जाए, आपको रेगुलर, आपको अल्गोरिदम लॉन्ग टर्म एंड कंटिन्यूटी इज द मस्ट। बिकॉज जो डिस्कवरी, जैसे मैंने कहा डिस्कवरी अल्गोरिदम पे काम करता है यूट्यूब, जो भी आज की डेट में ऑनलाइन प्रोडक्ट है अल्गोरिदम पे काम करता है। अगर आप कंटेंट डिप्लॉय नहीं करोगे, प्लेटफॉर्म विल कंसिडर के बॉस आपका चैनल डेड है, आप इस पर एक्टिव नहीं हो। मोमेंट आप एक्टिव हो गए, आपका सजेस्टेड बढ़ेगा, आपका ब्राउज फीचर बढ़ेगा, आपका ऑटोमेटिकली उससे व्यू आ जाएगा सारा का सारा। ओके। अभी जैसे आपने रीजनल इंडस्ट्री के साथ आप इतना इतना ज़्यादा काम करते हो, तो रीजनल इंडस्ट्री के बढ़ने के लिए कौन से इश्यूज अभी भी हैं जो सॉल्व नहीं है, या कौन से चीज़ें हैं जिन पे ध्यान देना चाहिए ओवरऑल म्यूजिक कम्युनिटी को, जिससे आर्टिस्ट को भी फ़ायदा हो रीजनल में, रीजनल लेबल्स को भी फ़ायदा हो, और जो भी रीजनल में काम करते हैं सबको फ़ायदा हो? इस पे जैसे अभी अगर हम साउथ को लेते हैं और अगर हम बॉलीवुड को लेते हैं तो ये मार्केट ऑलरेडी एजुकेटेड है पूरा का पूरा, है ना। वहाँ पे सारा एक इकोसिस्टम सेट है और इकोसिस्टम में सारा का सारा काम होता है। बट जब हम अगर रीजनल पे जाते हैं हम सारे, वहाँ पे रीजनल पे अभी भी लैक ऑफ नॉलेज है। अभी भी जो प्रॉपर काम कर रहे हैं उनके पास नॉलेज है, बट अगर जैसे ऑल अबाउट म्यूज़िक है, आई एम श्योर कि उससे बहुत सारे रीजनल लोगों को पता चला कि बस म्यूज़िक इंडस्ट्री में क्या क्या होता है। अदरवाइज़ उनको ये पता होता था कि आपको गाना लिया, आपको दुर्गाराम को देना है या XYZ को देना है, ये गाना डिप्लॉय करेगा और आपको पैसा आएगा, यही पता था। बट जैसे ये ऐसे इवेंट होते हैं जहाँ पे लोग आते हैं और वहाँ से जो लोग सीख के वापस जाते हैं, उसमें बहुत 100% तो नहीं बट 10% लोगों को उससे फ़ायदा हुआ जो वहाँ से सारा का सारा समझे। अब रही बात इंडस्ट्री की, वो कैसे उसको हो सकता है, तो इंडस्ट्री लोगों को एजुकेट करके हो सकता है या उनको ऐसे माध्यम से जहाँ पे वो रेवेन्यू मैक्सिमम रीजनल लेवल तक पहुँचे, वो एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो आप बोल रहे हो कि एजुकेशनल इवेंट्स और होने चाहिए? और होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। ओके, फैंटास्टिक। और हमारे अभी शो पे लियोर कोहेन आए थे जो कि ग्लोबल हेड ऑफ म्यूजिक है यूट्यूब के। उन्होंने बोला था कि जब आप दूसरे देश पे कंटेंट लेके जाते हो ना, आप उस देश की अगर ऑथेंटिसिटी को रखते हो तो बाहर के लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। तो आप क्योंकि बोर होते रहते हो, तो ऐसा हुआ है कि आप इंडिया से बोर इंटरनेशनली भी कुछ करने का प्लान है? नहीं, वो नहीं सोच रहा हूँ।
और आपको ऐसा लगता है कि रीजनल कंटेंट को भी इंटरनेशनल ले जाया जा सकता है? वो ले जाया जा सकता है, बट मैं इंटरनेशनल बनाने का बिल्कुल भी नहीं सोच रहा हूँ। और जो नेक्स्ट मेरा जो वेंचर रहेगा वो प्योरली लोकल आर्टिस्ट को कैसे मैं लेकर आऊँगा, वही फोकस रहेगा कम्प्लीटली। ओके। और मेरे को ना आपके आपके यहाँ पे 150 लोग काम करते हैं, जी। उसमें से 2-4 लोगों ने कल मैसेज किया था, ओके। बोला कि ये बात ज़रूर पूछना, क्योंकि हम तो पूछ नहीं पाते हैं, हम बॉस से मिल नहीं पाते। आप जो टॉप 3 चीज़ें हैं वो क्या देखते हो अपने टीम में, जो आप उनको क्लियरली बताना चाहोगे, जिससे कि वो आपके जैसे आगे बढ़ पाए लाइफ में? मुझे लगता है कि स्टोरी देखेंगे तो सब समझ में आ ही जाएगा, उसमें सारा मैंने बता ही दिया। बट अगेन कोई भी बंदा अगर ये देखता है और वो आगे बढ़ता है, तो जैसा आपने कहा शॉर्टकट कुछ नहीं है, आपको उस चीज़ को टाइम देना है ना। आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, उसका एक चीज़ और मैं आपको उसमें थोड़ा और लंबा करके बता देता हूँ कि म्यूज़िक में मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ क्योंकि मेरे साथ में जो म्यूज़िक की दुकानें जितने भी लोग चलाते थे ना, वो सारे या तो इमिटेशन ज्वेलरी कर रहे हैं या इलेक्ट्रिक की दुकान कर रहे हैं, मोबाइल की दुकान कर रहे हैं। मैं यहाँ पे इसके लिए पहुँचा कि मैंने म्यूज़िक को छोड़ा ही नहीं। मैंने कैसेट बेची, मैंने MP3 बेची, मैंने DVD बेची, मैंने ब्लू रे बेची, मैंने मोनोपोली आया तो मोनोपोली बेचा, मैंने ट्रू टोन बेचा, मैंने CRBT बेचा, मैंने यूट्यूब बेचा, अब स्ट्रीमिंग आया तो मैंने स्ट्रीमिंग बेचा। मैंने म्यूज़िक को नहीं छोड़ा। अगर मैं म्यूज़िक को छोड़ देता तो आप मुझे आज यहाँ नहीं बुलाते हैं। तो मैंने उसको छोड़ा नहीं है, उसके साथ चला। तो अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो आपको आपके काम के अंदर आपको पता होना चाहिए बस कि मुझे क्या करना और क्या चीज़ मुझे आगे लेके जाएगी। अगर आप उस पर डेडिकेशन के साथ काम करोगे, आप डेफिनेटली, कोई भी आदमी हो, डेडिकेशन एंड टाइम के साथ काम करेगा तो डेफिनेटली आगे जाएगा कोई भी बंदा। ओके। चलो ये हो गया। हम लोग ना अभी ऑडियंस के क्वेश्चंस लेते हैं। जी। बहुत सारे लोगों ने आपके लिए क्वेश्चंस भेजे हैं। पहला है कि आप इंडस्ट्री में इतने टाइम से हैं, आपके हिसाब से म्यूजिक सुनने का बेहतर तरीका क्या है, कैसेट्स, सीडीज या स्ट्रीमिंग? और क्या आपको लगता है कि सीडीज का दौर वापस आ सकता है, स्पेशली अभी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म और लेबल के बीच में इश्यूज होते रहते हैं? सीढ़ी का दौर आएगा तो आई वुड लव टू स्टार्ट माई फर्स्ट रिटेल आउटलेट। अगर दौर आता है तो ट्रस्ट मी, RDC विल ओपन द फर्स्ट म्यूजिक स्टोर। बट ऐसा पॉसिबल लगता है आपको आने का? डाउट, आई डाउट। बट आपको पर्सनली क्या पसंद है, कैसे म्यूजिक आप म्यूजिक सुनते हो पर्सनली? बहुत सुनता हूँ म्यूजिक। तो आप स्ट्रीमिंग से सुनते हो, अभी भी पुरानी सीडीज लगाते हो? सीडीज है मेरे पास गाड़ी में, अभी भी पुरानी रखी हुई है, मैं सुनता हूँ सीडीज से निकाल के। मेरी दुकान के सीडी जो मैंने कंपाइलेशन किए वो अभी भी मैं उसकी करके ओनरशिप का एक अलग मजा होता था ना, जबरदस्त मजा आता मेरे को याद है हम लोग जब छोटे थे, मैं तो इतना अफोर्ड ही नहीं कर पाता था, बट किसी किसी के घर पे जाते थे ना, तो उसके घर पे जब वो एक कैसेट्स का ना एक रैक होती थी, सबके घर सामने स्पेशली शोकेस बनाते थे घर में, और पूरे जिसके के पास पूरे। जितनी ज्यादा कैसेट्स होती थी ना, ऐसा लगता था कि यार ये जिसके पास स्टार है सीडी, मतलब। जिसके पास सीडी होती थी वो पूरा रैक लगाता था सेपरेटली, और सीडी बकायदा होती थी सारी, हर सीडी सारा का सारा। और बहुत लोग तो सीडी के कवर को इतना साफ सुथरा रखते थे, हाँ पूरा एकदम क्लीन चिट्टा, ऐसा लगता था कि नई सीडी बिल्कुल निकली है वहाँ से जैसे आगे। इसमें एक और इंटरेस्टिंग है तरसेम भाई कि जब हम म्यूज़िक सुनते हैं, आज की डेट में जो म्यूज़िक कंजम्पशन जब हम करते हैं तो हम 90% है ना किसी और की प्लेलिस्ट सुन रहे होते हैं, 90% टाइम, है ना। करेक्ट, हाँ। आप अपना नहीं बनाते, हर आदमी का प्लेलिस्ट नहीं है। मैं 90% भी शायद ज़्यादा, कोई मेहनत भी नहीं करना चाहता कि 1 या 2% है ना। आपकी प्लेलिस्ट मैं सुन रहा हूँ, उसके आपके प्लेलिस्ट में मुझे 2 गाने पसंद है, इनकी प्लेलिस्ट में 2 गाने पसंद है, बट मैं उसको स्किप करते रहता हूँ। कैसेट और सीडी का दौर ये था ना, जो बंदा अपना कंपाइलेशन बनवाता था 100-125 रुपये दे के, तो वो 125 रुपये दे के वो 20 गाने लिख के लेके आता था, जिसको उसको गाना फॉरवर्ड नहीं करना होता था। वो 90 मिनट्स की कैसेट A और B साइड दोनों चलती थी। तो वो जो पर्सनलाइजेशन जो होती थी वहाँ पे, वो स्ट्रीमिंग में नहीं पॉसिबल है। पर मुझे ऐसा, देखो आपसे बात करते करते ऐसा लग रहा है जैसे सारेगामा कारवां है। सारेगामा कारवां डिजिटल जमाने में वो फैंटास्टिक प्रोडक्ट, वो बॉक्स रखने में बड़ा मजा आता है। मैं आपको एग्जांपल, मतलब छोटे मुंह बड़ी बात हो जाएगी, सारेगामा ने आज तक, अगर मैं कंपाइलेशन की बात करूँ, सबसे बेस्ट प्रोडक्ट निकाला वो फिल्म कारवां। अदरवाइज जब कैसेट का टाइम था और सीडी का टाइम था, सारेगामा का कंटेंट कभी भी टी सीरीज से बेटर नहीं बेच पाया। उसका रीज़न ये था, बेस्ट सिलेक्शन ऑफ द कंपाइलेशन। अगर टी सीरीज का मैं सारा देख लूँ, मतलब अगर मान लो सपोज मुझे याद है कि 2008 के स्टार्ट में टी सीरीज के पास नया रिलीज नहीं थी, बट टी सीरीज ने इतने कंपाइलेशन डाले थे कि वो जो जिनके पास नई मूवी थी उससे ज़्यादा कंपाइलेशन बिकते थे। बिकॉज जो सिलेक्शन ऑफ द सॉन्ग्स आपको ये हर प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो आप यूट्यूब ले लो, चाहे स्पॉटिफाई ले लो, चाहे वो आप एप्पल म्यूजिक ले लो, या फिर कैसेट ले लो, सीडी ले लो, सिलेक्शन ऑफ सॉन्ग इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स।
आप सिलेक्शन के सॉन्ग पे कैसेट पे बंदा 130 रुपये देने को तैयार था। मैं बता रहा हूँ आपको, मैंने 130 25 रुपये की कैसेट के ऊपर 100 रुपये रिकॉर्डिंग का देता था वो, उनकी इसकी मनपसंद 20 गानों के लिए। आज बंदे पैसे नहीं दे रहे हैं, उनको सबको फ्री म्यूजिक चाहिए। बट मैं कह रहा हूँ कैसेट और सीडी का जो दौर था ना, वो गोल्डन एरा था। अब इजी हो गया धंधा, पहले इजी नहीं था। पहले क्लोज इन्वायरमेंट वाला बिजनेस था, अब आपका ओपन इन्वायरमेंट वाला धंधा हो गया। आज कोई भी बंदा गाना गाता है, यूट्यूब पे डाल के नेक्स्ट डे उसकी म्यूजिक कंपनी लॉन्च हो गई। जब कैसेट और सीडी थी, आपको कैसेट का प्रोडक्शन करना, प्रोडक्शन करके डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंचाना, डिस्ट्रीब्यूटर पहुंचा के रिटेल तक पहुंचाना, उसको सेल करना, और क्या गारंटी है कि वो रिटर्न नहीं आएगी। तो जितने स्टेप आपका कंटेंट डिस्ट्रीब्यूट करने के थे, उतने ही स्टेप आपको कंटेंट वापस लेने के थे। करेक्ट। तो वो सारा का सारा जो सिस्टम था ना, वो इतना वो था कि उस पर और कोई बंदे कर ही नहीं पाते थे, म्यूजिक कंपनियाँ करती थी। और वो कैसेट का टाइम था, मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसा मुझे आज भी याद है, पहली बार जब कुछ कुछ होता है कैसेट रिलीज हुई थी, और ये इंडियन आइडल का पहला बंदा अभिजीत सावंत, मुझे याद है मैं 5 बार मार्केट गया था उस दिन। 10 कैसेट से ज़्यादा लाने के पैसे नहीं थे, और दुकान पे कैसेट रखी और कैसेट बिक गए। दोनों 2 बार ऐसा हुआ था। मोहब्बतें लुटाऊंगा कदे। नहीं, ये कुछ कुछ होता है, एंड अभिजीत सावंत का पहला Correct. एल्बम, पहला एल्बम मोहब्बतें लुटाऊंगा ही था ना। मुझे नाम तो नहीं याद है। हाँ, सोने ने मुझे रिलीज एल्बम किया का था, नाम कुछ सोने, अलग था, गाना बिकॉज वो एल्बम पहला इंडियन आइडल था। इतनी मार्केटिंग थी उसकी कि हम मैं 5 बार मार्केट गया, Correct. होलसेल मैंने अपना मार्केट। करियर उस टाइम शुरू किया था। हाँ, सीडी लाने के लिए तो लोग पैसे देते थे म्यूजिक के टाइम में। तो म्यूजिक का एरा बहुत था। आप म्यूजिक जब बनता था तो म्यूजिक की रिकवरी पहले लॉट से पब्लिश होता था। आपका अगर मान लो सपोज आपका एक डिवोशनल एल्बम है जिसकी आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट ₹1,00,000 है, तो ₹1,00,000 की रिकवरी के लिए आपको कितने सीडी और डीवीडी बेचना, पहले दिन लॉन्च वैसे होता था। और जैसे ही लॉन्च हो, रिपीट ऑर्डर आया मतलब सक्सेसफुल, रिपीट नहीं आया मतलब जितने गए उतने तो गए। तो काश कोई ऐसा प्रोडक्ट बना रहा हो भी हाँ। जिसमें लोग वापस सीडी प्लेयर खरीदना शुरू करें। हो सकता है, आई डोंट नो, यू नेवर नो, कि उसकी पैकेजिंग ऐसी अच्छी हो। एक आध प्रोडक्ट में नहीं होगा, बट अगर सारे लोग ये डिसाइड कर ले, सारी इंडस्ट्री के बॉस हम की प्रोडक्ट जो होते हैं वो सीडी पे बेचेंगे, तो माइट पॉसिबल। हाँ, मतलब इट माइट बिकम अ फैशन की आज जब आप आराम से सीडी प्लेयर लगा के सुनते हो, ऐसा हो हाँ सकता बिल्कुल, है। अलग अलग वो अलग मजा है। मैं आपको बता रहा हूँ, कारवा सुनने का अलग मजा है। ऑफ आप कोर्स, कारवा अगर आप रात को, मतलब आप तो मैं खैर तो चलो। कस्टमर हूँ उसका। हाँ, मतलब मैं खुद कस्टमर हूँ। पहले मैंने दिन कम से कम मैं 8-10 रात को, खरीद के गिफ्ट दिए। मैं रात को सोता था तो साइड में बजता रहता था वो कारवा, तभी वो बजता तो ही सोते थे। फैंटास्टिक गाने उसके, मतलब उससे बेटर कलेक्शन नहीं हो सकता। और आपको अबव 50 ईयर्स के ऊपर उससे बेटर गिफ्ट क्या दोगे आप? करेक्ट, करेक्ट। ओके, अगला सवाल लेते हैं। मेरे को ये सवाल समझ में नहीं आया, पूछता हूँ। कंटेंट री अपलोड करने का राइट परमिशन बड़ी कंपनी से कैसे ले सकते हैं? तो बड़ी कंपनी वाले बताएंगे। वो देती नहीं है बड़ी कंपनियां राइट्स को। यू हैव टू आस्क देम। आज देम काफी पैसे लाइक लगते हैं। जैसे हमने सोनी से डील किया, हमने वी हैव पेड ह्यूज मनी। तो आप कर सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, बट यू हैव टू पे देम। तो जिस कंपनी की आप बात करें उन कंपनी को आपको लिखना पड़ेगा, बिकॉज ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है। बिल्कुल। ओके। और तीसरा है कि मैं एक कन्नड़ आर्टिस्ट हूँ जिसके 25 मिलियन स्ट्रीम्स है। मेरे फैन बेस को ग्रो करने के लिए कोई सजेशंस है? 25 मिलियन ऑलरेडी वैसे तो लिसनर स्ट्रीम है, मतलब 25 Okay. मिलियन स्ट्रीम्स है, ऑडियो स्ट्रीम होंगे या यूट्यूब स्ट्रीम्स होंगे, सब्सक्राइबर्स नहीं है। सब्सक्रिप्शन नहीं है नहीं, स्ट्रीम्स दिखा उन्होंने। तो कंटिन्यूटी इज द मस्ट। कोई भी आप अगर यूट्यूब चैनल चलाते हो, कोई भी आर्टिस्ट हो, कंपनी हो या इंडिविजुअल कोई भी हो, कंटिन्यूटी इज द मस्ट। बिना कंटिन्यूटी के कोई भी चैनल आपका ग्रो नहीं हो सकता है। एंड पेड प्रमोशन भी कोई ऐसा नहीं है कि आपको पेड प्रमोशन करने से आपकी ऑडियंस लॉयल आपके पास आ जाएगी। सो बेटर है आप ग्रेजुअली, जितना ग्रेजुअली उसको ग्रो करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल है। ओके, क्या आपके पास प्लान्स है नए आर्टिस्ट को साइन करने का और नॉन कमर्शियल म्यूजिक प्रोड्यूस करने का? नया आर्टिस्ट साइन करने का यस प्लान है हमारा, हम उस और पर काम भी किसी, कर अगर रहे मैं हैं। वो आर्टिस्ट हूँ जो ये पॉडकास्ट देख रहा, तो कैसे पहुंचो अब तक? हमारा मेल आईडी हम दे देते हैं, वहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं, अपना वॉइस डेमो भेज सकते हैं, हम पर्सनली भी मिलेंगे। अगर हमें लगता है कि जो हमें चाहिए वो आर्टिस्ट है, तो वी लव टू वर्क विद द क्या न्यू ईमेल आर्टिस्ट। आईडी है, बता सकते हो? मैं आपको ईमेल एड्रेस दे दूँगा, कोई तो हम लोग डिस्क्रिप्शन में डाल यस देंगे। यस बिल्कुल। ठीक है, ओके। और नॉन कमर्शियल म्यूजिक प्रोड्यूस करने का भी प्लान है? फिलहाल तो नहीं। गलत आदमी ने पूछ रहे हो, मारवाड़ी कौन करे? ओके, अगला सवाल है कि ये सवाल जरूर पूछना, किसी ने लिखा है, हंगामा में विनय मिस्त्री के साथ काम करते वक्त कैसा एक्सपीरियंस है आपका? विनय मिस्त्री सर मेरा कलीग था रिलायंस में। ये जब मैंने नया नया, जैसे मैंने कहा कि मैं जब गांव गांव जा जा के सीढ़ी लेके आता था, तो मुझे गुजराती नहीं आती थी।
तो विनय था जो मेरा पहला मेडिटेटर बना था, बिकॉज ये गुजराती था, सिंगर भी था। तो मैं सीडी लेकर आता था, ये मुझे मेडिटेटर बना के देता था। बट ये लोग आपस में बात करते थे, बोले ये करता क्या आदमी सीडी ला के, बोले क्या करेगा इसका। तो हमारा उसने मुझे सपोर्ट किया पहला गुजराती। और जब मैंने हंगामा ज्वाइन कर लिया तो मैं इसको रिलायंस से हंगामा लेके आया था। तो स्वीट पर्सन, मैं जब भी कोई भी काम बोला उसने हमेशा मेरा काम किया है। अ, ये आज द गेस्ट के सवाल हो गए हमारे। अभी मेरे जैसे हम लोगों ने ये तो पूछ लिया कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए See, आज की डेट में क्या नहीं करना चाहिए, आप जो भी ये जितने भी प्रोसेस आपने समझे हैं, हो सकता है कि आपको मेरी कहानी सुन के सबको लग रहा होगा फिल्मी कहानी और इतना इजी है कि बस आपको जो मैंने जैसा बोला वैसा आप करोगे, अगर आप यहाँ पहुँच जाओगे, वो पॉसिबल नहीं है। आपको प्रोसेस समझ में आएगा तो ही धंधा करना चाहिए, अदरवाइज नहीं करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि बस आपको म्यूज़िक समझ में आता है, पूरा बिजनेस समझ में आता है, तो ही आपको करना चाहिए। बिकॉज पैसा लगाना आसान है, पैसा कमाना बहुत डिफिकल्ट है किसी भी बिजनेस में, है ना। तो सुनो सबकी, करो सिर्फ अपनी। अपने मन की। अल्टीमेटली आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि बॉस मैं ये काम कर लूँगा। एंड अगेन टाइम फ्रेम इज द मस्ट, बिना उसके नहीं हो सकता। ओवरनाइट स्टार कोई नहीं बनता है। किसी की 35-40 साल की कहानी 1-1.5 घंटे में बोली नहीं जा सकती। जी जी जी, बहुत कुछ है इसमें बहुत सारी चीज़ें। मैं बताऊँ आपको, अगर पूरी कहानी डिटेल वाइज डिटेल बोलने जाएंगे तो मेरे को लगता है 24 घंटे भी कम पड़ जाएंगे पूरा। तो हम लोग जनरली मैं ये सब करता नहीं, बट अगर बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट की कि हमको और जानना है तो फिर हम आपको वापस बुलाएंगे। हाँ, मैं आई लव टू कम अगर ऐसा होगा तो मेरे आखिरी 2 सवाल है जी। पहला सवाल है कि आगे और क्या, और अब आप क्या क्या करने आगे आगे 5 साल में आप क्या क्या करने वाले हो? से 5 साल में तरसीम भाई अभी फोकस अब ऐसा है कि जैसे मैंने आपको बताया कि अब सारे तो कर लिए मैंने, अब मैं आईपी पे फोकस करूंगा, आईपी बनाने पे। ओके, क्लियर फोकस है पूरा। ठीक है। और जैसे हर इंसान ये चाहता है कि उसको जानने वाले जितने भी लोग हैं, आपकी फैमिली है, आपके कॉलीग हैं, आपके दोस्त हैं, आपके पार्टनर्स हैं, उन सब के मन में सब मेरे बारे में ये एक इमेज या मेरे बारे में ये सोचें। आप अपने आप को कैसे याद रखना चाहोगे, मतलब लोग कैसे याद रखें आपको, लोग कैसे जाने आपको? जी, मैं अगर मेरे जानने वाले लोग सारे के सारे थे, मैं ये मेरी ये मतलब ये तो मेरी है कि लोग मुझे सिर्फ यही जाने कि मैं दुर्गा हूँ। कोई ये नहीं जाने कि बॉस, जैसे अभी आपने बोला, तो कोई ये नहीं सोचे बॉस कि इतनी बड़ी कंपनी बना ली, इतना बड़ा आदमी होगा। मेरे को उसमें मज़ा नहीं आता है। मेरे को मज़ा उसी में आता है जहाँ पे मेरी दादी वहाँ पे जाके खेत में बैठी, मैं उसके बाद पहुँचा और वो मेरे सर पकड़ के मेरे को बोलती है कि बेटा आजा बैठ इधर। मेरे को उसी में मज़ा आता है, मैं ऑनेस्टली बताऊँ आपको। मेरे को वो कहलाने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं जहाँ पे कोई बोलेगा अरे यार ये बहुत बड़ा आदमी होगा, इसको मत बुलाओ। बट अगर मैं वहाँ पे गाँव में जाऊँ और वो लोग सब मेरे साथ बैठते हैं ज़मीन पे और उसके साथ बैठ के खाते हैं, मैं वही रहना चाहता हूँ। फैंटास्टिक। सर, आपको अभी जब आपका काम चलना शुरू होता है, तो जैसा आपने पहले बताया कि पहले लोग विश्वास नहीं करते, फिर लोग आके बोलते हैं साथ में कुछ करना है, तो कंपटीशन भी बढ़ता है जी। और बहुत बार कंपटीशन बहुत डिफिकल्ट भी होता है, बिकॉज आज के दिन में बहुत पैसे लेके, बहुत बड़ा नेटवर्क लेके लोग बैठे हैं। बिल्कुल। तो उस कंपटीशन को कैसे हैंडल करते हो आप? सर, ये कंपटीशन को मेरी 20 साल की जर्नी हेल्प करती है मुझे। जो लोगों का ट्रस्ट, लोगों का रिलेशनशिप और मेरे बिजनेस में मेरी ट्रांसपेरेंसी, ये 3 चीज़ जो है मुझे उस जगह पे रहने के लिए बहुत है मेरे। जो मतलब जैसे मैंने आपको कहा, जो लोग मेरे साथ 2008 से थे वो आज तक है। तो उसमें सबसे, और ऐसा तो नहीं है कि उनके पास लोग पैसे लेके नहीं गए हैं। पैसे उन्हीं लोगों ने लिया जिनको 10 गुना मिल रहा था और उनको पैसों की ज़रूरत थी। अदरवाइज़ एक बंदा छोड़ के नहीं गया है। और दूसरा ये था कि आपको भी बहुत ऑफर मिले होंगे कि कंपनी बेच दो, स्टेक बेच दो, एडवांस ले लो, बहुत सारे ऑफर। बट आज तक आपने एक भी डील नहीं की ऐसी। मैं सर, वो एक्चुअली प्रॉब्लम वो है कि जब इतना सब करने के बाद मैं किसी को आंसर नहीं दे सकता, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मैं सुबह उठ के किसी को बोल नहीं सकता कि जैसे मैंने आज डिसाइड किया मुझे एनिमेशन करना है, मुझे मूवी बनानी है या मुझे कुछ भी करना, तो मैं सुबह उठ के मुझे अगर अच्छा लगा तो मैं डिसीजन लेना चाहिए। मैं वो काम नहीं करूँगा जहाँ पे मुझे किसी और को पूछ के डिसीजन लेना पड़े। इस लेवल पे आके तो मैं नहीं करूँगा, क्योंकि मैं तब भी नहीं की थी जब मैंने नौकरी छोड़ा था। जब मेरे पास कुछ नहीं था तब भी मैं किसी से पूछ के नहीं किया। मैंने स्टार्ट किया और फिर लोगों के पास गया कि मैं ये कर रहा हूँ, आप मेरे को इसमें सपोर्ट करो। तो सेम चीज़ वो है। अब इस लेवल पे आके मुझे पैसों की मोह माया नहीं है। भगवान ने जितना, मैंने जो मेरे विश थे लाइफ में कि मेरे पास 2 BHK का घर होना चाहिए, भगवान ने मुझे 4 BHK दिया। मेरे पास ऑफिस, छोटा ऑफिस होना चाहिए, मेरे पास बड़ा ऑफिस है। मैंने सोचा मेरा
अच्छी खासी नौकरी होनी चाहिए, मेरे खुद की कंपनी, मेरे सबका आशीर्वाद है कि मेरे पास आज मेरी अपनी कंपनी में 150 लोग की फैमिली है। तो ऐसा कुछ है नहीं कि बस जहाँ पे वो होगा, सब कुछ है। तो मैं किसी को आंसर नहीं कर सकता, मेरा बड़ा प्रॉब्लम है उस पर। बाकी ऑफर, ट्रस्ट में, किसी के साथ भी काम करना चाहूँगा तो कोई मना नहीं करेंगे अगर मैं करना चाहूँ तो। मतलब किसी के भी ऑफिस में जाऊँ तो वो यही बोलेगा कब कर रहे हैं बता। बट प्रॉब्लम ये कि मैं करूँगा क्या, पैसे मुझे चाहिए नहीं। मैंने जब बिजनेस स्टार्ट किया तो 0 रुपीज़ से बिजनेस स्टार्ट किया था, करेक्ट। 0 रुपीज़ से, कुछ जेब का नहीं था। जो था वो मेरी लॉयल्टी, मेरे रिलेशन और मेरा नेटवर्क, यही मेरा इन्वेस्टमेंट था। पैसा था नहीं मेरे पास देने के लिए लोगों को। जब मैंने हंगामा छोड़ के आया तो मेरे पास पैसे नहीं थे ऑनेस्टली। मैंने मतलब हो सकता पहले साल हो सकता मैंने 20-20 लाख का नुकसान किया होगा 2 साल तक, बट तीसरे साल मैंने कवर कर लिया। तो था नहीं। तो कंपटीशन है, एंड मैं कंपटीशन, जब तक हेल्दी कंपटीशन होता है आई एम श्योर कि जो लेबल है उसको फ़ायदा भी है, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ। और जिसको पैसों की जरूरत है उसको पैसे लेने भी चाहिए। अगर कोई बंदा 2 रुपये के ऊपर अगर 20 रुपया दे रहा है तो क्यों नहीं लेना चाहिए, करेक्ट। है ना। और जैसे किसी की भी लाइफ से प्रॉब्लम खत्म नहीं होती, प्रॉब्लम्स तो आती रहती है। यस यस, बिल्कुल। आज दुर्गा की लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स हैं जो डील कर रहे हो जिससे? माता रानी की मेहरबानी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्रस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं, माँ बाप का आशीर्वाद है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बिकॉज प्रॉब्लम तब होगी जब मैं सोचूंगा ये प्रॉब्लम है। अगर मान लो सपोज मुझे लगता है कि यार ये चीज़ नहीं है और ये नहीं हो सकता, तो मैं उसको भूल जाता हूँ, मैं उसको याद नहीं रखता। जब याद रखूंगा तो प्रॉब्लम होगी, याद ही नहीं रखा, वो नहीं था नहीं था, हो गया, बात खत्म हो गई। याद रखूँ, मैं रोज उसको याद करूंगा तो दिमाग में टेंशन है। अगर मैं याद ही नहीं करूँ तो क्या प्रॉब्लम है। वाह। और यही रीज़न है कि मैं रोज नया करता हूँ, तो अगर कहीं से 2 माइनस हुआ तो मैं 4 प्लस के लिए पहले दिन से ही काम कर रहा हूँ, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं है। दुर्गा, मुझे बात करके बहुत मज़ा आया। मेरे को याद है हम लोग 2016 में पहली बार मिले थे, म्यूज़िक मैटर्स था सिंगापुर में। हाँ और मैं भी पहली बार लाइफ में कोई म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस अटेंड करने गया था, जी। क्योंकि अगले साल मुझे कॉन्फ्रेंस करना था। जी और हम लोग शायद एक कोई इंडियन रेस्टोरेंट में बैठे थे। जी जी। आपको याद होगा, हम लोग जी मुझे याद है सब। पहली बार हम लोग उस टाइम मिले थे। मैंने गाना सुनाया था आपको। हाँ। मुझे गाना गवाना भी यार। तो अब उस बात को 8 साल हो गए। मुझे नहीं पता था कि 8 साल बाद हम ऐसे बात कर रहे होंगे। और हम एक्चुअली पिछले साल ही वापस मिले, जी जी। साल 1.5 साल पहले वापस मेरे को पता चला। अब मैं म्यूज़िक इंडस्ट्री में बहुत लोगों से मिला हूँ, मुझे लोगों से मिलना बहुत पसंद है। आपकी कहानी ना वन ऑफ द बेस्ट आई हैव एवर हर्ड है। थैंक यू। इसमें सब कुछ है सीखने के लिए। आप बहुत आसानी से बोल गए बहुत बड़ी-बड़ी बातें, लेकिन उसमें बहुत कुछ है कि लोग बोलते हैं माइंडसेट सही होना चाहिए, बट माइंडसेट कैसे सही होना चाहिए ये कोई नहीं समझा पाता, या कोई मेरे को समझ नहीं आता था लोगों से। माइंडसेट है कि आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम आई, आप घर से भाग के आए, फैमिली छोड़ के आए, बट आपने एक बार भी जिक्र नहीं किया कि आप बहुत दुखी थे। सर ये इंटरेस्टिंग पार्ट, मैं आपकी बात काट रहा हूँ। मैं इसके लिए नहीं किया मैंने कि अगर मैं सिंपैथी में चला जाता ना, मैं यहाँ नहीं पहुँचता। मेरे को ये पता, ये मेरा रास्ता था जाने का। आप रोड से आते हो, रोड पे खड्डे है, इसका मतलब बाहर खड़े होकर चिल्लाने से बेटर है स्लोली निकल जाओ आप सारा का सारा। मैंने वही किया। रास्ते में खड्डे थे, हैसल था, मैं धीरे धीरे निकल गया। और जब मुझे लगा कि बस अब मेरा भागने का टाइम है, भाग गया। ये जो इतनी आसानी से जो ये माइंडसेट है ना, ये लोग नहीं कर पाते। एंड मैं वापस आपको कंग्रेचुलेट कर रहा हूँ कि ये सिर्फ एक बात है। अगर ये एक बात दुनिया में कोई भी समझ जाए, लाइफ में प्रॉब्लम तो आएंगी, लाइफ में दिक्कतें भी आएंगी, कभी पैसे की दिक्कत आएंगी, कभी फिजिकल दिक्कत आएंगी, कभी मेंटल दिक्कत आएंगी। बट अगर माइंडसेट ये सीख जाए कोई, तो कोई 1 दिन में निकलेगा, कोई 1 साल में निकलेगा, कोई 10 साल में निकलेगा, वो निकल ही जाएगा। अब दुर्गा, आपने ये बताया कि आपकी लाइफ में बहुत लोगों ने सपोर्ट किया, बहुत लोगों ने हेल्प की, उसमें काफ़ी तरीके के लोग थे, बट लाइफ में आपका सबसे बड़ा सपोर्ट कौन रहा पिछले 20 सालों में? एक इंटरेस्टिंग चीज़ थी इसमें कि जब मैं राजस्थान से भाग के आया था तो मेरी सगाई हो चुकी थी। मैं 12 साल का था तभी। 12 साल में गए? सगाई हो गई थी मेरी। और मैं आ गया था यहाँ पे। और जब 10 साल के बाद गया था तो वो लड़की थी एज इट इज़, है ना। तो मैंने पहले 2-3 साल तो मना किया मैंने कि मैं नहीं करूँगा शादी। मैं तो बॉम्बे से आया हूँ, थोड़ा होता ना कि बॉम्बे से जाएंगे गाँव वाले सारे, बोले मैं तो नहीं करूँगा। तो फिर लास्ट में पिताजी नहीं माने तो मैं भी मान गया यार, मतलब एक ही खुशी और बाकी सब दुखी, तो लेट्स गेट शादी कर लेते हैं सारा का सारा। तो मैंने कहा मैं शादी कर लेता हूँ, लड़की तो दिखाओ। तो उन्होंने बोला लड़की नहीं दिखाएंगे। मैंने कहा लड़की नहीं दिखाएंगे तो बोले शादी कैसे करेंगे? बोले नहीं, शादी तो उसी से करना पड़ेगा, लड़की नहीं दिखाएंगे। तो वो लड़की रिलेशन में थी, मेरी बहन की जेठ की बेटी थी। तो उन्होंने दिखा दिया सारा, मतलब नहीं दिखाया। तो फिर हमने कहा चलो ठीक है शादी कर लेते। तो शादी मैंने कर ली, फिर बिना देखे हुए लड़की को शादी कर ली। मैंने क्या करता, ऑप्शन नहीं था मेरे पास। 2004 में मैंने शादी की।
शादी हो गई, टचवुड सब ठीक ठाक था, हाथ पैर बराबर थे सारे के सारे सारे के सारे सब बराबर था सारा। बट मैं आपको बताऊं, ये जो यहाँ तक पहुँचने में जो सबसे बड़ा रीज़न रहा है ना, वो एक वाइफ का जो घर में जो रहती है ना, वो बहुत आपको सपोर्टिव होता है। सपोर्ट ये होता है कि बस मैं जब नया नया बिजनेस कर रहा था, तो आप बिलीव करो कि मेरे बेटे की डिलीवरी हो रही थी और मुझे पता ही नहीं डिलीवरी होगी उसकी। वो गांव में है, माँ बाप के पास है, पूरी डिलीवरी होगी मुझे पता ही नहीं है। मुझे 2 दिन के बाद पता चलता है, अच्छा 2 दिन पहले बेटा हो गया तेरा और ये हुआ, बिकॉज तब फ़ोन नहीं होते थे, मैं काम में इतना बिजी रहता था। तो सारा हो गया, बेटी हुई मुझे। आज तो आप बेटी होते हो, आपके साथ रहते हो, मेरे को तो 8-8 10 10 घंटे के बाद पता चला, अच्छा घर में लक्ष्मी आई है, घर में बेटा आया, सारा का सारा। और एकदम सिंपल, मतलब आप ये समझ लो कि 2 साड़ी के अंदर तो उसने स्टार्ट के 3 साल निकाल लिए। मैं स्लम में रहता था, बाहर वॉश, गांव से आई हुई लड़की, मतलब कुछ पता नहीं है, हिंदी भी नहीं आता, सब कुछ नहीं आता, वो स्लम में रहती थी। वॉशरूम के लिए बाहर लाइन लगाता, लाइन लगाती थी आराम से, धीरे धीरे टाइम निकाला। बट उसने कभी मुझे ये क्वेश्चन नहीं किया बस कि तुमने मुझे कहाँ ला के रख दिया पूरा का पूरा, है ना। वो सारा उसने सपोर्ट किया मुझे पूरा हर चीज़ में, मतलब कभी आज तक क्वेश्चन नहीं किया कि तुम कहाँ जा रहे हो, कितने लेट क्यों आओगे, क्या हो, खाली एक ही बात पूछती, क्या खाना खाओगे और कब आओगे, बस। और कुछ नहीं, कहाँ हूँ किधर हूँ कुछ नहीं पूछती। तो वो जो रिलैक्सेशन था और काम करने का जो फ्रीडम था ना, तो वो भी एक बहुत मायने रखता है आपको लाइफ में ग्रोथ करने के लिए। जो आपको फैमिली जब आपको पूरा सपोर्ट करती है, आपको कुछ भी करो, हमारा ध्यान रखना बस पूरा तो का आपकी पूरा। लाइफ में सबसे बड़ा हाथ आपकी वाइफ का है, आप कह सकते हो वाइफ क्योंकि का, माँ का 2004 तक आशीर्वाद। तो स्ट्रगल ही कर रहे थे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मेरी डॉटर का आप कह सकते हो। ठीक है दुर्गा, थैंक यू सो मच, बात करके बहुत बहुत मजा आया। मेरे को थैंक यू एक्चुअली दर्शन मन भाई। नहीं कर रहा बात खत्म करने का। थैंक यू दर्शन भाई। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट पॉडकास्ट के लिए कुछ ना कुछ छोड़ दूँ, है ना, उसके लिए भी मजा आएगा। थैंक यू दर्शन भाई, थैंक यू थैंक यू दुर्गा, इनवाइट थैंक यू करने सो के लिए, मच। इतना ऑनर देने के लिए, और इतनी सारी चीज़ें बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। વાહ, મજો આવી ગયો. આપણો શો રાયપુર में भी ચાલશે. बोरिंग तो नहीं था? अरे सर यही सच्ची कहानी है. अब मुझे भी खुशी हो रही है कि मेरी टीम मुझे थोड़ी सी प्राउड से देख रही है. अब मुझे लग रहा है कि पॉडकास्ट करने का मकसद पूरा हुआ. पता है क्यों? जिसको सब जानते हैं उसके बारे में तो बात क्या ही करेंगे आदमी. इस आपके पॉडकास्ट में ना सब कुछ नया है. हाँ, अभी आपने भी जो अचीव किया है, अगर आप ध्यान से देखो कि 300 से 400 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन की, इंडिया में 10,000 कंपनियां होंगी, बट बहुत कम लोगों को पता होगा कि ऐसा है. हाँ मैं मानता हूँ इस चीज़ को। तो हमारे देश में 95% लोग तो देसी ही है ना. बिल्कुल उनको ये फीलिंग पता चलेगा कि यार कोई भी कुछ भी कर सकता है. बिल्कुल, तो ये बात तो मैं मानता हूँ। मैं बहुत खुश हूँ. इसमें भाई आधी चीज़ें छूट गई, अपन पूरा बैठे तो कल सुबह तक पूरा नहीं होगा।